खिलाड़ियां लगातार जब से ऑस्ट्रेलिया आए हैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड हैं कि उन्हें इतने बड़े टूर्नामेंट में, इतने बड़े वर्ल्ड कप में कप्तानी करने का मौका आखिरकार मिला है। आईसीसी वर्ल्ड कप में पहली बार कैप्टन बनाए गए हैं, एक बार वर्ल्ड कप जीते हुए खिलाड़ी है। यहां पर भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने साफ कर दिया कि 3 तेज गेंदबाज खेल रहे हैं, 2 स्पिनर खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या भारत के चौथे तेज गेंदबाज होने वाले, ये साफ हो चुका है। लेकिन यहां पर अब देखना, बाबर आजम गेंदबाजी ही करने का फैसला करने वाले थे, फील्डिंग वो भी करना चाहते थे। दोनों कप्तान यहां पर पहले फील्डिंग करने की कोशिश में थे, लेकिन यहां पर जो नतीजा टॉस का आया वो भारत के पक्ष में आया, भारत की तरफ आया है। और रोहित शर्मा ने पहले फील्डिंग चुनी है, बॉलिंग चुनी है और सामने से अपने सामने एक टारगेट देखना चाहते हैं। तो दोस्तों टीम के लिए बने रहिए, बहुत जल्द आपके सामने पूरी टीम आने वाली है। भारत की किस कॉम्बिनेशन के साथ भारत खेल रहा है, ऋषभ पंत किस नंबर पर खेलेंगे, क्या शमी खेल रहे हैं, क्या भुवनेश्वर कुमार और अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल दोनों खेलेंगे। अर्शदीप सिंह तो खेलने वाले हैं, ये बात तय है। शमी अगर खेलते हैं तो फिर शायद हर्षल पटेल को जगह छोड़नी पड़ सकती है या भुवनेश्वर कुमार को आराम दिया जाएगा। 3 तेज गेंदबाज हैं, 2 स्पिनर हैं, ये रोहित शर्मा ने बताया है। पहले गेंदबाजी करने का फैसला रोहित शर्मा ने बता दिया। पहले बता रहे थे कि पिच काफी अच्छी है, काफी ज्यादा अच्छी पिच के साथ ओवरकास्ट कंडीशंस क्योंकि है उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, बारिश का साया है, काले बादल छाना शुरू हो चुके हैं, तो ओवरकास्ट कंडीशन में पहले बॉलिंग भारत की है, स्विंग होगी गेंद शुरुआत में, इसका फायदा यहां पर भारतीय टीम उठाना चाहती है। तैयारियां जमकर हो चुकी है, रोहित शर्मा ने बता दिया है, और अच्छे प्रैक्टिस मैच खेले हुए हैं ब्रिस्बेन के मैदान में। और अब यहां पर मैदान पर आकर वो केवल मजे लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपने क्रिकेट को, ये रोहित शर्मा बता रहे हैं। और इस तरह का एक बड़ा जमावड़ा दर्शकों का, भारतीय सपोर्टर का और पाकिस्तानी फैन जो मैदान पर आकर इस माहौल को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक बना चुके हैं, इस बात को भी रोहित शर्मा ने सराहा है और बताया कि इससे कम वो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। और वो मान रहे हैं कि आज के इस दिन पर मनोरंजन करेंगे सभी का। और आज 7 बल्लेबाज हैं, उसमें से 3 स्पिनर और 2 यहाँ पर तेज गेंदबाज, 3 स्पिनर सीमर हैं और 2 स्पिनर हैं, तो यहाँ पर 5 गेंदबाज कुल मिलाकर बताए गए हैं। और गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी रोहित शर्मा, राहुल, विराट कोहली की होगी, सूर्यकुमार यादव होंगे और हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत नहीं है। तो यहाँ पर यह भारत का एक बड़ा फैसला, ऋषभ पंत को एक बड़े वर्ल्ड कप के मैच में, पहले मैच में नहीं खिलाया जा रहा है। भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद, शमी, अर्शदीप सिंह होंगे 3 तेज गेंदबाज और अश्विन यहाँ पर गेंदबाजी करने वाले हैं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बाबर आजम, रिजवान ओपनिंग करेंगे, शान मसूद नंबर 3 पर हैं, हैदर अली को नंबर 4 पर भेजा जाएगा या फिर बैटिंग ऑर्डर में चेंज हो सकता है। मोहम्मद नवाज है, शादाब खान है, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली है, यहाँ पर इनकी भी दमदार बल्लेबाजी है। ऑलराउंडर्स काफी बढ़िया बने हुए हैं। और साथ ही में तेज गेंदबाजों में अफरीदी है, शाहीन अफरीदी, हारिस रॉफ और नसीम शाह, 3 तेज गेंदबाज जिनका आना टीम के अंदर बिल्कुल भी तय था। पहले से इस मुकाबले से देखा जाए तो हसनैन और मोहम्मद वसीम जूनियर के लिए उतनी जगह नहीं बन पा रही थी जितनी शाहीन अफरीदी के लिए तो बनी चुकी थी, लेकिन नसीम शाह और उनके साथ देखा जाए हारिस रॉफ ही आगे से खिलाए गए हैं। तो ऋषभ पंत नहीं खेल रहे हैं, जो पिछले साल के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। ऋषभ पंत को हमें लग रहा था कि शायद शाहीन अफरीदी के सामने उतारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। गेंदबाजी में हर्षल पटेल नहीं खेल रहे हैं। अब देखेंगे शमी, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, ये 3 तेज गेंदबाज प्रमुख तेज गेंदबाज हैं। चौथे तेज गेंदबाज के रूप में हार्दिक पांड्या है। तो भारत के पास कुल मिलाकर दोस्तों आप देखें तो 4 तेज गेंदबाज हैं और 2 स्पिनरों में रवि अश्विन और अक्षर पटेल हैं। अश्विन को शामिल करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान के पास कई सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, शान मसूद से लेकर मोहम्मद नवाज से लेकर यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाजी को रोकने के लिए अब यहां पर अश्विन का इस्तेमाल किया जाएगा। अक्षर पटेल है लेफ्ट आर्म स्पिन और लेफ्ट आर्म बैटिंग करने के लिए तैयार। कार्तिक को खिलाया गया, बड़ा फैसला है, फिनिशिंग बल्लेबाजी उन्हें करनी है। किस नंबर पर आएंगे, अक्सर से आगे आते हैं या अक्सर से पीछे आते हैं, ये सवाल बना रहेगा भारतीय टीम मैनेजमेंट के मन में, लेकिन वो भी मैच के परिस्थिति के अनुसार बदलाव होगा। लेकिन पहले भारत की गेंदबाजी है तो नजरें होंगी अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार की तेज तर्रार गेंदबाजी पर और उनके लहराती हुई गेंदों पर से कितने विकेट आ पाते हैं पहले पावर प्ले में, ये तय करेगा मैच का रुख किस तरीके से नजर आता है। भारत की गेंदबाजी में अश्विन और अक्षर पटेल देखना है कितने ओवर डालते हैं, क्योंकि अगर गेंदबाजी का ही कंडीशन है, गेंदबाजी के लिए अनुकूल कंडीशंस में अगर हार्दिक पांड्या को गेंद दी जाती है तो शायद 4 ओवर का गेंदबाजी का आज स्पेल हार्दिक पांड्या भी ले जा सकते हैं। तो काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से रोहित शर्मा आज फैसले लेते नजर आएंगे। बहुत ज्यादा खुश नजर आए रोहित शर्मा टॉस के बाद, जब टॉस जीत चुके थे उनके चेहरे पर वो खुशी, वो मुस्कुराहट साफ नजर आई है। और इस बड़े मैच में आते हुए बाबर आजम ने बताया है कि टॉस उनके हाथ में नहीं है, नतीजा टॉस का उनके हाथ से बाहर है, लेकिन गेंदबाजी वो भी करना चाहते थे। वो मान रहे हैं कि आज के दिन पर आते हुए 160 से लेकर 170 रन तक का एक बड़ा टारगेट वो सेट करना चाहते हैं। तैयारी उनकी भी जमकर हुई है, उनका मानना है, और इस बड़े मैच के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। उन्होंने बताया है कि जो घर पर खेली गई T20 श्रृंखला इंग्लैंड के साथ थी, उसके बाद उन्होंने जो ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड के साथ खेली है, वो भी यहां पर उनके लिए तैयारी में काफी मददगार रही है। 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर बाबर आजम भी बता रहे हैं कि उन्होंने उतारे हैं। शाहीन अफरीदी आप देखेंगे, हारिस रॉफ और नसीम शाह इनके 3 तेज गेंदबाज हैं। शादाब और नवाज ये स्पिन गेंदबाजी करेंगे, इफ्तिकार भी जरूरत पड़ने पर स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं। और बाकी बल्लेबाजों में देखा जाए
फकर जमन नहीं खेल रहे हैं जो पिछले साल के वर्ल्ड कप मैच में थे। शान मसूद को मौका दिया जा रहा है। शान मसूद पर सबसे बड़ा आरोप रहता है कि वो काफी ज्यादा स्लो बैटिंग करते हैं। उम्र दराज खिलाड़ी के रूप में देखा जाए तो एक 3 नंबर के स्थान पर भेजे जा रहे हैं। अगर ऊपर से जल्दी विकेट गिर जाता है तो प्रेशर को अब्सॉर्ब करने के लिए, प्रेशर झेलकर मैच बनाने के लिए शान मसूद का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या शान मसूद तेज बैटिंग कर पाएंगे, ये यहाँ पर पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है अगर स्लो बैटिंग करते हैं। हैदर अली हैं जो कि यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में खेलते नजर आएंगे। हैदर अली एक देखे जाए तो आक्रामक शैली के बल्लेबाज करते हैं यहाँ पर कोशिश, लेकिन स्ट्राइक रेट फिर भी 127 का है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैदर अली, देखना किस नंबर पर आते हैं। इनसे बेहतर इफ्तिकार अहमद अगर देखे जाए तो अपना स्ट्राइक रेट दाहिने हाथ से दिखाते हैं। इफ्तिकार अहमद ने हालिया समय में एशिया कप में भारत के खिलाफ मैचेस भी खेले हुए हैं, बड़े रन भी बनाए हुए हैं, तो इफ्तिकार अहमद को थोड़ा आगे भेजा जा सकता है। आसिफ अली अपने नंबर पर लोअर ऑर्डर में आएंगे और नवाज को किस नंबर पर इस्तेमाल किया जाएगा इस पर नजर दोस्तों आपकी होनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद नवाज ही वो खिलाड़ी थे जो सुपर 4 में मैच में जब अचानक से आ गए और बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में जो उन्होंने 40 रन लगा दिए 20 गेंदों में, उससे उन्होंने मुकाबला अपनी टीम को जिता दिया था। शादाब खान की जबरदस्त बैटिंग होती है जरूरत पड़ने पर। देखना है किस तरीके से आज पाकिस्तान की बैटिंग होगी, कितना स्कोर सामने लगेगा। पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर निर्भर है कि कितना बड़ा ये मैच बनेगा। क्या ये 160-170 तक का टारगेट पहुंचा पाएंगे और क्या ये अनुमति मिलेगी भारत के खिलाड़ियों की तरफ से, क्या भारतीय तेज गेंदबाज हो या स्पिनर गेंदबाज हो, क्या ये यहाँ पर मौका देंगे इतना बड़ा स्कोर लगाने का, ये भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों टीमें आपके स्क्रीन पर हैं। केएल राहुल और रोहित शर्मा आज के ओपनर बल्लेबाज हैं। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाहीन अफरीदी के सामने आते नजर आएंगे। विराट कोहली नंबर 3, सूर्य कुमार यादव नंबर 4। टॉप 4 तकनीक और आक्रमण से, अनुभव से भरपूर खिलाड़ी हैं, कोई कमी नहीं है इन चारों बल्लेबाजों में। और अगर रन चेस करने की बात आती है तो आज सारी नजरें यहाँ विराट कोहली पर होंगी, रन मशीन पर होंगी, सूर्य कुमार यादव के अच्छे फॉर्म पर होगी और अच्छी शुरुआत पावर प्ले में 6 ओवर में 60 रन बनाकर अगर राहुल और रोहित भी दे देते हैं तो मिडिल ऑर्डर को कोई परेशानी नहीं होगी रन चेस करने में। लेकिन यहाँ पर खतरा शाहीन अफरीदी का पूरे मैच में खास करके शुरुआती ओवरों में बना रहने वाला है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में खेले जाने वाले इस वर्ल्ड कप के मुकाबले में। भारत ने टॉस जीत लिया है, पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लगातार वीडियो को लाइक करते रहिए। बहुत ज्यादा रोमांचक मुकाबला अगले कुछ ही मिनटों में शुरू होने जा रहा है। भारत की ओर से पहले बॉलिंग का फैसला रोहित शर्मा ने टॉस जीत कर लिया है और बाहर बैठे खिलाड़ियों में भारत के लिए जो आज के मैच में जगह नहीं बना पाए वो ऋषभ पंत हैं, युजवेंद्र चहल हैं, दीपक हुड्डा है और हर्षल पटेल हैं। हर्षल पटेल जो पिछले साल के वर्ल्ड कप के बाद से लगभग हर मैच खेल रहे थे, लेकिन चोटिल होने के बाद जब वापस आए तो उतना अच्छा फॉर्म नहीं दिखा पा रहे हैं। चहल ने भी देखा जाए एशिया कप उतने अच्छे से नहीं खेला था, पाकिस्तान के खिलाफ खासतौर पर उनकी गेंदबाजी उतनी असरदार नहीं रही थी, तो चहल नहीं खेल रहे हैं। दीपक हुड्डा को तो यहाँ पर टॉप ऑर्डर में जगह पाना नामुमकिन सी बात हो चुकी है जब से देखा जाए राहुल की वापसी हुई है और विराट कोहली की वापसी हो चुकी है। और अगर ऋषभ पंत की बात की जाए तो ये यहाँ पर देखा जाए दिनेश कार्तिक के साथ अपनी जगह खो बैठे हैं। कार्तिक विकेट कीपर बन चुके हैं, फिनिशर बल्लेबाज के रूप में एक अलग रोल अदा करते हैं और ऋषभ पंत को अगर देखा जाए एडजस्ट करना था तो मिडिल ऑर्डर में नहीं आ सकते थे, उन्हें ओपनिंग ही करवाई जानी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो ओपनिंग रोहित और ऋषभ पंत करते और फिर शायद दिनेश कार्तिक को बाहर बैठना पड़ता, लेकिन फिर नंबर 3 राहुल खेलते, नंबर 4 कोहली खेलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ज्यादा बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। जो टीम प्रैक्टिस खेलकर आ रही है उसी टीम को ज्यादातर मौके आगे से दिए जा रहे हैं। केवल उम्मीद यही है कि कार्तिक अपना काम बखूबी कर दिखाए, जरूरत पड़ने पर मैच फिनिश करने की अगर बात आती है तो कार्तिक उस काम के लिए तैयार नजर आएंगे, जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ छक्का चौका मारकर कर दिया है। घर पर खेले गए ऑस्ट्रेलिया के मैच में दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन फिनिश कर दिखाया था। तो यहाँ पर फिलहाल अब देखा जाए तो पिछले 6 T20 मैच जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खेले गए हैं तो उसमें से देखा जाए तो सारे के सारे मैच रन चेज करने वाली टीम की तरफ से जीते गए हैं और जो कप्तान टॉस जीतता है वो गेंदबाजी करने का ही फैसला कर चुका है। पिछले 6 T20 मैचों की हम बात कर रहे हैं और इसमें से देखा जाए तो भारत ने 4 मैच जीते हैं, 2 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं, लेकिन ये 6 के 6 मैच रन चेज करते हुए जीते गए हैं। और देखा जाए इसी रणनीति के तहत अब यहाँ रोहित शर्मा आना चाहते थे, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें कारण दिए हैं। उसके अलावा भी उन्होंने बताया है कि कितना ज़रूरी हो जाता है जब आप अगर पहले बैटिंग नहीं कर रहे हैं, तो अगर ओवरकास्ट कंडीशंस बनी हुई है और अगर गेंदबाजी यहाँ पर आप करना चाहते हैं, तो रोहित शर्मा का मानना है, अनुमान यही है कि ओवरकास्ट कंडीशंस में गेंद थोड़ी बहुत आगे से स्विंग हो सकती है और इस लहराती हुई गेंद का इस्तेमाल करते हुए सामने से ये झटके देना चाहते हैं पाकिस्तान की टीम को और फिर रन चेज करते हुए। डकवर्थ लुइस का नियम भी अगर लगता है बारिश की रुकावटों के चलते तो ज़्यादा कंट्रोल बैटिंग करने वाली टीम के हाथ में होने वाला है। तो यहाँ पर सामने से फिलहाल रोहित शर्मा गेंदबाजी और फील्डिंग लेकर अपनी टीम की तरफ से आने वाले अगले कुछ ही मिनटों में। टॉस का समय पूरा हो चुका है और अगले लगभग 18 मिनटों में वर्ल्ड कप के इस मैच का इंतजार जो हम पिछले 1 साल से कर रहे थे उसका यहाँ पर आगाज होने वाला है। पहली गेंद के साथ यहाँ पर भारत की ओर से इस गेंदबाजी मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और सामने से भुवनेश्वर कुमार आने वाले हैं। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये पहला मुकाबला ग्रुप बी का है
अगर आपको दोस्तों ताज़ा पॉइंट टेबल दिखा दें तो भारत और पाकिस्तान एक ग्रुप में बने हुए हैं। इनके अलावा बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड की टीम और साथ ही में जिम्बाब्वे की टीम भी अब क्वालिफायर खेलकर आ चुकी हैं। 6 टीमें हैं जो फिलहाल ग्रुप बी में है। ग्रुप ए में 6 टीमें हैं और ग्रुप ए का दोस्तों आज एक और मैच खेला गया श्रीलंका और आयरलैंड का। श्रीलंका ने मैच जीत लिया, 2 पॉइंट पर वो जा चुके हैं और ग्रुप बी में टॉप 3 टीमें पहले मैच के बाद न्यूजीलैंड, श्रीलंका और इंग्लैंड की नजर आ रही हैं। अफगानिस्तान, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने तो कल बहुत बुरी तरीके से मैच हारा है। कोई भी टीम टूर्नामेंट के पहले मैच में अगर बुरी तरीके से हार जाती है तो उसका नेट रन रेट नुकसान भरा हो जाता है और उस नेट रन रेट को सुधार पाना पूरे T20 के टूर्नामेंट में मुश्किल से नामुमकिन की तरफ बढ़ता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए परेशानी बढ़ चुकी है, -4.4 का उनका नेट रन रेट है। लेकिन भारत और पाकिस्तान का देखना है आज मुकाबला जब पूरा हो जाएगा कौन सी टीम ऊपर जाएगी और कितने नेट रन रेट के साथ कौन सी टीम कहां बनी रहेगी। तो यहाँ पर फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का मैदान पर मुकाबला बिना किसी देरी के शुरू हो चुका है, जहां पर लगातार पिछले 2 हफ्तों से या पिछले खास करके 1 हफ्ते से ये बात साफ थी कि बारिश होने वाली है और बारिश के चलते मुकाबले में देरी आएगी, मुकाबले में रुकावटें आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, आसमान साफ सही समय पर हुआ है, बारिश सही समय पर दूर रही है और ये बहुत ही बढ़िया संकेत है इस बहुत ही रोमांचक मैच को लेकर, जहां पर भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी अगले कुछ ही मिनटों में मैदान पर होंगे। बल्लेबाजी लेकर भारत के सामने पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आने वाले हैं और सामने से गेंदबाजी लेकर अर्शदीप सिंह एक बड़ा मैच खेलेंगे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में वो लहराती हुई गेंद डालकर जिस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड को जाकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को इंग्लैंड में परेशान किया था, कुछ उसी कंडीशन की तरह आज उछाल भरी पिच पर फायदा उठाने की कोशिश अर्शदीप सिंह करेंगे। अब मोहम्मद शमी की भी वापसी जबरदस्त तरीके से हो चुकी है, काफी सारा आराम लेकर आ चुके हैं, शारीरिक तौर पर और मानसिक रूप से भी आराम लेकर आ रहे हैं। तो मोहम्मद शमी पूरी तरीके से तरोताजा बने हुए हैं। ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं उन्होंने, पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप के बाद से एक भी T20 मैच उन्होंने खेला नहीं है। पिछले प्रैक्टिस मैच में केवल वो 1 ओवर का खेल डालते नजर आए थे और उसमें भी उन्होंने 3 विकेट निकाले थे। जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर यहां पर मोहम्मद शमी को भेजा गया और शमी ने आते ही पहले ओवर में अपने 3 विकेट निकाले, एक रन आउट भी निकाला। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही ज्यादा रोमांचक मुकाबला देखा जा अगले कुछ ही मिनटों में शुरू होने को है। और सामने से भारत की तरफ से जहां पहले बॉलिंग और फील्डिंग होने वाली है, बल्लेबाजी का काम करना है रिजवान और बाबर को। देखना है पहले बैटिंग करते हुए किस तरीके से रन बना पाएंगे, अब क्योंकि जिम्मेदारी इन पर बड़े रन बनाने की है और स्कोर पक्का नहीं है कि कितना स्कोर अच्छा होगा, कितना स्कोर जीतने लायक होगा। तो ये यहाँ पर देखा जाए एक अलग से दबाव होता है पहले बैटिंग करने वाली टीम पर। जो भी टीम T20 में पहले बैटिंग करती है ये अंदाजा लगा पाना कि कितना स्कोर, ऐसा स्कोर होगा जिसके साथ आप जीत सकते हैं, ये पता लगाना शायद पहले 6-7 ओवर के बाद ही यहाँ पर समझ आ पाएगा बैटिंग टीम को। लेकिन भारत की तरफ से देखना तब तक कितने विकेट लिए जाते हैं और कितने रन पहले पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम बना जाती है। पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनने बड़े जरूरी है। पावर प्ले में अगर रन बनते हैं तो आने वाले बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो जाता है, मिडिल ओवर का खेल आसान हो जाता है। लेकिन अगर पावर प्ले में रन नहीं बनते हैं तो यहाँ पर मुकाबला बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो सकता है बैटिंग टीम के लिए। पावर प्ले में रन बनाना 6 ओवर के पावर प्ले में जहां फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए गेंदबाजों के लिए जहां कंडीशंस बताई जा रही है, तेज पिच, उछाल भरी पिच है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, देखना है ये नई गेंद हवा में कैसे लहरा पाती है और कितनी ज़्यादा यहाँ पर उछाल के साथ बल्लेबाज को परेशान करती है। दूसरी तरफ बल्लेबाज भी उस उछाल का फायदा उठाएंगे, दूसरी तरफ बल्लेबाज भी बड़ा शॉट लगाना चाहेंगे बैकफुट पर रखते हुए, खास तौर पर जिस तरह का शॉट बाबर आजम मारते हैं, रिजवान मारते हैं, पुल शॉट्स के साथ लगातार बाउंसर गेंदों का जवाब देना चाहेंगे। किस तरीके से यहाँ पर ये शुरुआती गेंदों को खेलते हैं इस पर निर्भर करेगा कि इनके टीम का आज किस तरह का हाल होगा, पहले पारी में कितना स्कोर खड़ा कर पाएगी पाकिस्तान की टीम। जहां बाबर आजम ने टॉस के बाद माना है कि आज टॉस का नतीजा तो उनके हाथ में नहीं था, लेकिन वो कोशिश करने वाले हैं 160 से लेकर 170 के बीच का स्कोर खड़ा करने का। क्या इस बात में वो सफल हो पाएंगे या तो और ज्यादा सफल होते हुए शायद आगे ले जाना चाहेंगे, अपने स्कोर को 180 से लेकर 200 की तरफ ले जाना चाहेंगे। भारत की तरफ से वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने माना है कि पिच बड़ी अच्छी है, गेंदबाजी यहाँ पर लेकिन वो करना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस बनी हुई है। शुरुआत में गेंद थोड़ी लहराएगी, स्विंग होगी और उसका वो फायदा उठाना चाहते थे। तो दोनों ही कप्तान, बाबर हो या फिर रोहित हो, पहले बॉलिंग ही करना चाहते थे और एक ऐसे मुकाबले में जहां पर दोनों टीमों पर दबाव है, दोनों प्लेयरों पर दबाव है। ये जानते हैं कि किस तरीके से पिछले 6 T20 मैच जो आपस में खेले हैं उसके नतीजे आए हैं। पिछले 6 T20 मैचों में जिस भी टीम ने, भारत हो या पाकिस्तान की टीम हो, रन चेज किया है वो मैच जीतती नजर आई है। 4 बार इस तरीके से भारत ने रन चेज करते हुए मैच जीता है और 2 बार इससे पहले पाकिस्तान ने रन चेज करते हुए मैच जीता है। जो पिछले साल का वर्ल्ड कप का मैच था और इस साल के एशिया कप का सुपर 4 का मैच था, ये 2 जीते हैं जो पाकिस्तान ने दर्ज की हैं रन चेज करते हुए। और उससे पहले भारत ने लगातार T20 के मैचों में अब पाकिस्तान को यहाँ पर हराया हुआ है। पिछले 6 मैचों की हम बात कर रहे हैं
वहीं पर अगर देखा जाए तो आज के इस मुकाबले में आते हुए तैयारियां दोनों ही कप्तानों ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता दी है कि पूरी हो चुकी है। और तैयारियों के बाद आज रोहित शर्मा का मानना था कि अब मैदान पर आकर बस केवल वो अच्छा क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अपने क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं और एक बड़ा मैच खेलते हुए 2 पॉइंट जुटाना चाहते हैं। और जिस तरीके से आज दर्शक आए हुए हैं मैदान पर सपोर्ट करने के लिए दोनों टीमों को, रोहित शर्मा ने बताया है कि वो सीधा यहाँ पर अच्छा क्रिकेट खेलते मनोरंजित करना चाहेंगे, यहाँ पर दर्शकों को मनोरंजन करना चाहेंगे। और आज के इस मुकाबले में आते हुए जिस तरह का यहाँ पर माहौल बनता चले जा रहा है, रोमांचक माहौल बनता चले जा रहा है, ये यहाँ पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को उनका सर्वोत्तम प्रदर्शन देने पर मजबूर करेगा। सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देने की कोशिश खिलाड़ी खुद करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ आ रही है मैदान पर, जितना ज़्यादा ये मैदान गूंज उठ रहा है, यहाँ पर खिलाड़ी भी उतने ही उत्साहित अंदाज में खेलते हुए मैदान पर अब नजर आने वाले। अगले कुछ ही मिनटों में मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ी होंगे और भारत और पाकिस्तान का मुकाबला वर्ल्ड कप का आखिरकार यहाँ पर आगाज लेता शुरू करता हुआ नजर आएगा। तो ये भारत और पाकिस्तान का मैच जो पिछले वर्ल्ड कप के बाद से हम इंतजार में है, क्योंकि होता एक ही मैच है एक वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज का। अगर वो आगे चली जाती हैं तो यहाँ पर अगला मुकाबला शायद यहाँ पर फाइनल का होगा। भारत पाकिस्तान की टीमें फिलहाल देखी जाए तो ग्रुप स्टेज में एक बार आमने सामने आएंगी, लेकिन अगर दोनों ही टीमें पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा खेलती नजर आई, सेमीफाइनल भी जीत गई, तो फिर फाइनल खेलेंगी। लेकिन फेवरेट टीमें तो देखी जाए तो वही है जिस देश में मुकाबला चल रहा है। ये मुकाबला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर फेवरेट के रूप में उतरी तो थी, लेकिन पहला मुकाबला अपना हार चुकी है। दूसरी फेवरेट देखी जाए न्यूजीलैंड की टीम है, वो यहाँ पर पहला मुकाबला जीत चुकी है। 200 रन बनाकर 90 रन से उन्होंने कल के दिन पर मैच जीता है। और कल से लगभग 3 मैच पूरे हो चुके हैं और ए ग्रुप से सारे के सारे टीमों ने मैच खेल लिए हैं। अब 3 टीमें ऐसी हैं जो जिन्होंने खाता खोला अपने पॉइंट्स का, 2-2 पॉइंट्स न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड के हो चुके हैं। वहीं पर ग्रुप बी का आज से पहला मैच है। आज भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। कल मुकाबले में हिस्सा लेंगे बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नीदरलैंड के खिलाड़ी। कल के दिन पर कल लगभग देखिए जाए तो अब 24 तारीख का यहाँ पर दिन है जब सारी के सारे मुकाबले खत्म हो जाएंगे, सारी टीमों के शुरुआती मुकाबले खत्म हो जाएंगे और फिर पॉइंट्स टेबल एक काफ़ी ज़्यादा रोमांचक रूप लेते नजर आएगा आने वाले दिन से। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे टीमें होती नजर आने वाली हैं। तो भारत की तरफ से आज टॉस जीतना बहुत महत्वपूर्ण रहा। रोहित शर्मा के चेहरे की मुस्कुराहट बिल्कुल गायब नहीं हुई। टॉस जीतने के बाद जब वो टीम शीट्स पर भी नजरें घुमा रहे थे, टीम शीट्स एक्सचेंज होने के बाद जब पाकिस्तान की टीम की शीट उनके हाथ में थी, तो भी यहाँ पर उनके चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट थी, काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। बाबर आजम ने भी ज़्यादा दबाव ना लेते हुए कहीं ना कहीं माना है कि टॉस का नतीजा उनके हाथ में तो नहीं है, लेकिन वो बल्लेबाजी अच्छा करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास भी वो कॉन्फिडेंस है पिछले वर्ल्ड कप मैच की जीत का, एशिया कप की सुपर 4 के मैच की जीत का, कि वो चाहे पहले बल्लेबाजी कर रहे हो लेकिन एक अच्छा करीबी मैच खेलेंगे, कांटे का मैच खेलेंगे, क्लोज टक्कर देंगे भारत को। देखना है क्या इस काम में वो सफल हो पाते हैं। लेकिन बल्लेबाजी करते हुए पहले बैटिंग करना, अगर आप आज के मुकाबले में बात करें तो आसान नहीं होने वाला है। शुरुआत में ओवरकास्ट कंडीशंस में गेंदें अगर लहराती हैं, उछाल से अगर परेशान होते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज, तो ये उनके लिए दबाव भरी परिस्थिति बन जाएगी। और साथ ही में पहले बैटिंग करते हुए अंदाज़ा इन्हें नहीं है कि कितना स्कोर बनाकर मैच जीता जा सकता है, जो कि अंदाज़ा दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम के वो सामने होता है। और इसीलिए हम लगातार दोस्तों आपको वो आंकड़ा बता रहे हैं 6 मैचों का। पिछले 6 T20 मैच जो भारत और पाकिस्तान ने आपस में खेले हैं, ये सारे के सारे दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम ने रन चेस करते हुए जीते हैं। और इसमें से 4 मैच इस तरीके से भारत ने जीते हैं, रन चेस करते हुए 2 मैच इसमें से पाकिस्तान ने जीते हैं। तो रन चेस करना ही चाहती है यहाँ पर भारत की टीम, या तो पाकिस्तान की टीम भी। बाबर आजम ने भी वही माना, लेकिन अंत में टॉस एक ही तरफ सिक्का गिरा है और वो भारत की तरफ गिरा है। और पिछले साल के वर्ल्ड कप की तुलना में पूरी तरीके से विपरीत शुरुआत, ऑपोजिट स्टार्ट होता हुआ। पिछले साल के वर्ल्ड कप में बाबर ने टॉस जीता था, बैटिंग के लिए भारत को बुलाया था। इस साल रोहित शर्मा ने टॉस जीता है और बैटिंग के लिए बाबर और रिजवान को बुला लिया है और आगे से अपनी गेंदबाजी लगाने वाला है। अब देख रहे हैं पूरी तरीके से मेलबर्न का ये मैदान खचाखच भर चुका है और भारत और पाकिस्तान के झंडे यहाँ पर दोनों देशों के फैंस फहराते नजर आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा रोमांचक माहौल मैदान पर बन चुका है और ये ऑस्ट्रेलिया का मैदान लग ही नहीं रहा है। ये लग रहा है कि यहाँ पर एशिया में कहीं मैच चल रहा है। अभी अभी खेले गए दुबई के T20 मैच में भी जितना यहाँ पर देखा जाए दर्शकों का जमावड़ा नहीं था, उससे भी कहीं ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस नजर आ रहे हैं। और मैदान की कैपेसिटी 1 लाख दर्शकों की है और एक भी सीट खाली नहीं छोड़ी गई है। सारे के सारे यहाँ पर देखा जाए तो टिकटों की बिक्री हो चुकी है। और इस मुकाबले में आते हुए
दोनों ही देशों के फैंस यही उम्मीद के साथ पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर निगरानी कर रहे थे मौसम की कि बारिश ना हो। इस दिन के 3.5 घंटे ऐसे हों जहां बारिश बिल्कुल ना हो, लेकिन यहाँ पर मुकाबले से पहले नीला आसमान नजर आ रहा था। धूप से मुकाबले पर देखा जाए यहाँ पर मैदान ढक चुका था, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो हल्के काले बादल आ चुके हैं। लेकिन ये शाम का वक्त होने आ चुका है और अंडर लाइट से मुकाबला शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर आ रहे हैं। दोनों ही टीमें मैदान पर आकर नेशनल एंथम कार्यक्रम यहाँ पूरा करेंगी। राष्ट्रगान का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान का नेशनल एंथम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बजाया जाएगा और उसके बाद फिर मैच की शुरुआत होने वाली है। तो भारत की ओर से इस साल के वर्ल्ड कप में आने से पहले ऑस्ट्रेलिया आकर सबसे पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने अभ्यास मैच खेले। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में या फिर देखा जाए तो पर्थ में खेले गए 2 मैचों में उस लोकल डोमेस्टिक टीम के साथ भारत ने 1 मैच जीता, 1 हारा। लेकिन कई सारे दिग्गज खिलाड़ी दूसरे मैच से गायब थे। रोहित, विराट और सूर्य कुमार यादव तीनों भी नहीं खेल रहे थे। उसके बाद भारत ने जब मेन ऑस्ट्रेलियाई टीम से यहाँ पर मैच खेला, जो कि अभ्यास मैच 17 अक्टूबर का था, उसमें भारत ने एरन फिंच की टीम को हरा दिया। रोहित शर्मा ने एरन फिंच की टीम को हरा दिया और उसका बड़ा श्रेय दिया जाएगा बल्लेबाजी को राहुल और सूर्य कुमार यादव के, और फिर धारदार तेज गेंदबाजी को मोहम्मद शमी ने आते हुए यॉर्कर पर यॉर्कर लो फुल टॉस से फेंके और 3 विकेट निकालकर 1 रनआउट निकालकर अविश्वसनीय कैच विराट कोहली ने लिया और फिर आखिरी 2 ओवरों में 5 विकेट गिरा दिया ऑस्ट्रेलिया के और मुकाबला भारत ने जीता है। तो मेजबान टीम को प्रैक्टिस मैच में हराकर मिला कॉन्फिडेंस लेकर इस मुकाबले में आई है भारतीय टीम और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर अब भिड़ने वाली है। अब मैदान पर आते हुए बाबर आजम और साथी में रिजवान नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नेशनल एंथम शुरू होने जा रहा है। भारत की तरफ से यहाँ पर नेशनल एंथम होगा। पाकिस्तान का नेशनल एंथम यहाँ पर फिलहाल शुरू हो चुका है। राष्ट्रगान का कार्यक्रम जैसे ही पूरा होता है तो यहाँ पर मैदान पर भारत की पूरी टीम होगी और पहले फील्डिंग करते हुए कम से कम रनों पर पाकिस्तान को रोकने के इरादे के साथ यहाँ पर तेज तर्रार फील्डिंग, धारदार तेज गेंदबाजी और होशियारी वाली कप्तानी होगी। रोहित शर्मा भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी कुछ यहाँ पर उन्हें अभ्यास करना था, जो भी प्लान्स बनाने थे, वो समय अब खत्म हो चुका है। अब समय आ चुका है कि वो भारत की कप्तानी जो पहली बार एक आईसीसी वर्ल्ड कप में कर रहे हैं, उसमें वो सीधा पहले बार आईसीसी वर्ल्ड कप में कप्तानी करते हुए कप्तान है पाकिस्तान वाले मैच में, तो उनके लिए बड़ी उपलब्धि है, बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी हम बता दें कि 2007 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए थे। बहुत ही युवा खिलाड़ी हुआ करते थे उस समय पर, लगभग 20 वर्ष की उनकी आयु थी और रोहित शर्मा उस समय पर वर्ल्ड कप में मैच में तो पाकिस्तान के साथ अगर देखा जाए जब खेले हैं तो बोल आउट में भारत ने मैच जीता। MS धोनी की कप्तानी में भारत ने ग्रुप स्टेज का बोल आउट मैच जीता और फाइनल मैच मिसबा अलग के उस कैच के बाद, श्रीशांत के कैच के बाद भारत ने वो मैच जीता और वर्ल्ड कप भारत ने पाकिस्तान को हराकर ही जीता था। तो काफी पुराना इतिहास T20 वर्ल्ड कप का भी है इन दोनों देशों का और शुरुआती T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी इन दोनों देशों के बीच में खेला हुआ है। भारत ने एक बार T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता है। पाकिस्तान ने भी बिना ज्यादा देरी किए फिर 2009 तक आते आते अपना दूसरा ही T20 वर्ल्ड कप जो खेला गया वो पाकिस्तान ने जीता और फिर उसके बाद से ये दोनों ही टीमें कोई T20 वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई है। पिछले साल का भी जो एशियन कंडीशन में खेला गया T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें दावेदारी भारत और पाकिस्तान जैसी टीमों की मजबूत थी, वो दोनों टीमें वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई और एक नॉन एशियन टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आकर एशिया में दुबई में वर्ल्ड कप एरन फिंच की टीम ने जीता। तो ये काफी ज्यादा अनोखे अंदाज में पिछले साल का वर्ल्ड कप खेला गया, क्योंकि टॉस पर काफी कुछ नतीजा निर्भर हो जाता था और तैयारी यहाँ पर उस हिसाब से करनी पड़ती थी कि अगर टॉस जीतते हैं तो आप मैच जीतेंगे और वो काम लगातार बहुत बेहतरीन तरीके से एरन फिंच करते नजर आए। इसी बीच पाकिस्तान का नेशनल एंथम खत्म होने के बाद भारतीय राष्ट्रगान शुरू हो चुका है और भारतीय राष्ट्रगान पूरी तरीके से गूंज उठता हुआ मेलबर्न के इस मैदान पर और यहाँ पर फिलहाल भारत की ओर से मुकाबले में अब शुरुआत होने वाली है। बहुत इलेक्ट्रिक माहौल है, बहुत ही ज्यादा रोमांचक माहौल है और खिलाड़ियों के करियर का सबसे बड़ा दिन होता है जब ये वर्ल्ड कप का मैच इस तरीके से खेलते हैं। रोहित शर्मा यहाँ पर इमोशनल होते नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा की आंखों में आंसू आ चुके हैं और इससे ज्यादा यहाँ पर बड़ी तस्वीर अभी तक के वर्ल्ड कप की नजर नहीं आई है कि रोहित शर्मा भी अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने यहाँ भावनाओं को रोक नहीं पाए और जैसे ही यहाँ पर राष्ट्रगान भारत का शुरू हुआ था, रोहित शर्मा भी यहाँ पर देखे जाए तो इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि जानते हैं कितने बड़े मैच में आए हैं, कितने ज्यादा यहाँ पर देखा जाए बड़े तरीके से कप्तानी कर रहे हैं। उनके करियर का सपना, उनका भारतीय टीम की कप्तानी वर्ल्ड कप में करने का, वो पूरा होता नजर आया है और इस दौरान वो भावुक हो चुके हैं और अब यहाँ पर मैदान पर अपनी पूरी टीम को लेकर आने वाले हैं। बल्लेबाजी लेकर बाबर आजम सबसे पहले ओपनिंग करेंगे। कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे, अपनी तरफ से रन बनाने के लिए वो मैदान पर आएंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ गेम लेकर आना चाहेंगे, A+ गेम लेकर आना चाहेंगे। 92 मैचों का नंबर रखते हैं, 3231 रन है, 43 का एवरेज है, 130 का स्ट्राइक रेट है
29 अर्धशतक, 2 शतक, लाजवाब आंकड़े हैं बाबर आजम के। लेकिन एक आंकड़े में जो ये मार खा जाते हैं वो स्ट्राइक रेट का आंकड़ा है। बाबर आजम जैसे खिलाड़ी जो कि ओपनिंग करते हैं, पावर प्ले की ओर खेलते हैं, वहां पर स्ट्राइक रेट 140 से कम का होना ये थोड़ा बहुत अपनी टीम के लिए नुकसान भरा होता है। लेकिन क्योंकि ये भरोसेमंद तरीके से गारंटीड रन बना देते हैं तो इनका थोड़ा धीमा स्ट्राइक रेट भी उतना परेशान इनकी टीम को नहीं करता है। इनके बाद मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो इनके भी आंकड़े लाजवाब, एवरेज 52 का है। दुनिया के चुनिंदा बल्लेबाजों में से हैं जो कि 50 का एवरेज T20 के मैच में दिखाते हैं। 73 मैचों में लगभग 2400 रन है। लेकिन ये भी स्ट्राइक रेट के मामले में काफी धीमे पड़ जाते हैं और लंबी पारी खेलने के लिए दोनों बल्लेबाज जाने जाते हैं। पूरे 20 ओवर खेलने के इरादे के साथ खेलते हैं। और रिजवान देखे जाए तो यहाँ पर 128 का स्ट्राइक रेट जहां दिखाते हैं, 1 शतक इनका भी है और 66 छक्के मारे हुए हैं, 22 अर्धशतक हैं, लगभग 7 बॉल लेते हैं एक बाउंड्री मारने के लिए, जो T20 के मैचों में देखा जाए ज्यादा बुरा आंकड़ा नहीं है। लेकिन ज्यादा तेज भी ये बाउंड्री फिर मार नहीं पाते। बाबर आजम की अगर बॉल्स पर बाउंड्री देखी जाए तो बाबर आजम लगभग 6-7 गेंदे लेते हैं एक बाउंड्री मारने के लिए। लेकिन दोनों के एवरेजेस बहुत जबरदस्त हैं, 43 का बाबर का, 52 का रिजवान का। मतलब साफ कि आप अगर इन पर विश्वास दिखाए तो ये पूरी तरीके से रन बनाकर आपको देंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट में घटौती रहेगी। तो स्ट्राइक रेट तेज करने का काम पाकिस्तान ने बाकी बल्लेबाजों पर सौंपा हुआ है, जिम्मेदारी बाकी बल्लेबाजों पर सौंपी है। लेकिन फिलहाल दोस्तों मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। वीडियो को लगातार लाइक करते रहिए। भारत को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो भारत से कमेंट्स को भरिए। अगर आप पाकिस्तानी सपोर्टर हैं तो पाकिस्तान से यहाँ पर कमेंट्स को भरिए। लेकिन भारत और पाकिस्तान की ये मुकाबले में रोमांच की कोई कमी नहीं होने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच में खेले जाने वाला ये पहला मुकाबला इस ग्रुप बी के वर्ल्ड कप के मैच का शुरू होने जा रहा है और भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी यहां पर चुन ली है। पहले बल्लेबाजी का न्योता सामने से बाबर आजम को दिया है। बाबर आजम भी पहले बॉलिंग करना चाहते थे लेकिन फिर उन्हें बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला है। उन्होंने यहां पर पहले, अब देखा जाए तो बैटिंग करनी है और अपने टीम के लिए एक स्कोर खड़ा करना है भारत को, जिस स्कोर को पीछे दूसरी पारी में आकर रन चेज करना है। भारत की ओर से देखना है तेज गेंदबाजी शुरू होने जा रही है। भुवनेश्वर कुमार करते हैं गेंदबाजी शुरू या शमी, देखना है। भुवनेश्वर कुमार के हाथ में गेंद नजर आ रही है और सारे खिलाड़ी बहुत ज्यादा जोशीले अंदाज में, बहुत उत्साहित अंदाज में मैच शुरू करने के लिए तैयार है। भुवनेश्वर कुमार की लहराती हुई गेंदें दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए अंदर भी आएंगी, दूर भी जाएंगी। 2 स्लिप के साथ गेंदबाजी शुरू होने वाली है। मोहम्मद रिजवान ने स्ट्राइक ली हुई है। आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 के बल्लेबाज यहां पर तैयार हैं मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने के लिए। और पिछले साल के वर्ल्ड कप मैच की बल्लेबाजी वो दोहराना तो चाहते हैं, लेकिन भारतीय टीम ने भी इनके खिलाफ भरपूर प्लान बना लिए होंगे। इन्हें रोकने के लिए भुवनेश्वर कुमार देखना है किस तरीका यहां पर गेंदबाजी का अटैक ले आते हैं। फिलहाल बाबर आजम 28 वर्षीय दाहिने हाथ के बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर पर कप्तान पाकिस्तान के आईसीसी रैंकिंग में नंबर 3 पर हैं। और वहीं भुवनेश्वर कुमार के अगर आंकड़े देख लिया जाए तो जबरदस्त आंकड़े उनके भी रहते हैं। इकोनॉमी रेट के मामले में भुवनेश्वर कुमार ने भी बहुत कसी हुई गेंदबाजी अपने पूरे करियर में की हुई है। आईसीसी रैंकिंग 12वें नंबर पर आते हैं। 32 वर्षीय अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, राइट आर्म फास्ट मीडियम तेज गेंदबाज। यहां पर भुवनेश्वर कुमार ओवर द विकेट से शुरू करेंगे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऐतिहासिक मैदान पर आज के दिन पर भारत और पाकिस्तान के साथ ये ग्रुप बी का पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। सारे के सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं, केवल 2 खिलाड़ी अनुमति पाते हैं सर्कल के बाहर खड़े होने की। दोस्तों लगातार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए और लगातार चैनल पर बने रहिए। लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ, ताजा अपडेट के साथ और लाइव मैच के साथ। लगातार मजा उठाइए मैच का। भुवनेश्वर कुमार दौड़ते हुए मोहम्मद रिजवान के लिए।
देखते हैं लाइन एंड लेंथ। पहली चीज होती है लाइन एंड लेंथ, उसके बाद आपकी डेवलप हो सकती है। पर लाइन एंड लेंथ जो चाहिए पहले 4 गेंदों में ऑन द मार्क भुवनेश्वर कुमार, ऑन द मार्क, ऑन द मनी। और अभी सामना कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान। 2 स्लिप्स मौजूद, ऑफ स्टंप के बाद बड़ा ड्राइव खेलने का प्रयास, वापस आउटसाइड एज से पार गई है, कोई नुकसान नहीं। और 5 डॉट बॉल लगातार पहले ओवर में। ये थोड़ा रिलीज शॉट खेलना चाहते थे, ऐसा लग रहा था मोहम्मद रिजवान। 4 गेंदे, एक भी रन आई नहीं थी मिडिल ऑफ द बैट, अभी भी संपर्क हुआ है नहीं, इसीलिए आउटसाइड द ऑफ स्टंप फिर से सीम पे थोड़ा सा ऑफ आउट स्विंग होता हुआ ब्यूटीफुल शेप, बैट जस्ट वेंट फॉर इट, पर कोई भी संपर्क हुआ नहीं, इसीलिए डॉट बॉल पर। क्या सीम प्रेजेंटेशन है भुवनेश्वर कुमार एज यूजुअल। और यही बात है ना कि उनका प्रदर्शन बल्कि पावर प्ले में बहुत ही बढ़िया रहा है। अगली गेंद अंदर आते हुए ये वाइड, मगर क्या विकेट कीपिंग दिनेश कार्तिक द्वारा। अभी भी ये जवान है जी बिल्कुल, 5 रन हो सकते थे, ये 5 वाइड्स हो सकते थे। दिनेश कार्तिक ने बचाया, ऐसे डाइव वो मारते ही थे। 2007 का वर्ल्ड कप याद होगा, वो जो वो ग्राहम स्मिथ का कैच पकड़ा था, विदाउट ग्लव्स कैच पकड़ा था। तो ये तो डीडीके बोलते विदाउट ग्लव्स में पकड़ सकता हूं। फन फैक्ट, ये क्या है? फन फैक्ट, वो मैच में वो कैच के बाद ना महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लव्स उतारे और दिनेश कार्तिक को दे दिए कि आप विकेट कीपिंग कीजिए, क्योंकि धोनी को थोड़ी इंजुरी की वजह से दिक्कत हो रही थी। मगर आखिरी गेंद अंदर आई है, जोरदार अपील लेग बिफोर के लिए, मगर हाइट मुझे लगता है बहुत हाई है। मगर बेहतरीन ओवर, यहाँ 1 वाइड, और उसी के साथ भारत ने पाकिस्तान को खाता खोलने दिया, मगर रिजवान ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। सो 1 for no loss, इट्स बीन अ वेरी गुड ओवर। आखिर के 2 गेंदों में इन्होंने कोशिश की गेंद अंदर लाने के लिए। याद होगा आपको कि भुवनेश्वर कुमार ने 2012 में पाकिस्तान के सामने ही डेब्यू किया था और पहले T20 इंटरनेशनल में 4 विकेट लिए थे, जिसमें से मुझे अभी भी याद है वो अंदर गेंद आने वाली, उससे उन्होंने डैमेज क्रिएट किया था। तो वो स्विंग जो है उनका, खास करके न्यू बॉल के साथ, बहुत ही लाजवाब है। अभी आएंगे मोहम्मद शमी मेरे ख्याल से। मोहम्मद शमी आएंगे, देखते हैं कौन आता है। पर भुवनेश्वर कुमार की यही खासियत है ना, दोनों ओवर वो स्विंग कर सकते हैं। पिच कैसा भी हो, सीम हो, आउट स्विंग कर रहे थे पहले 4 गेंदों पे, फिर इन स्विंग थोड़ी सी बहुत ही इन स्विंग हो गई, इसलिए वो वाइड बॉल दिनेश कार्तिक ने बचा, नहीं तो 5 वाइड हो सकते थे। उसके बाद एक और इन स्विंग आया, खेल लिया मोहम्मद रिजवान ने डॉट बॉल। और एंथम के दौरान आपने नोटिस किया होगा रोहित शर्मा के चेहरे पर एक्सप्रेशन, वो सोक इन कर रहे थे, पहली बार भारत की कप्तानी कर रहे। ऐसे बड़े क्राउड के सामने, पाकिस्तान के सामने, ये एक सपना होता है, मगर अगर किसी का सपना अभी पूरा हो रहा है वो है अर्शदीप सिंह। वो आए हैं ये ओवर की शुरुआत करने। 1 स्लिप मौजूद, शॉट थर्ड मैन, और फील्ड जो है बाबर आजम के लिए प्रेडोमिनेंटली ऑफ साइड, क्योंकि ड्राइव अच्छा मारते हैं ये। मोहम्मद शमी नहीं तो अर्शदीप सिंह आए हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं वो बाबर आजम। पहली गेंद का सामना कर रहे हैं और ये जोरदार अपील, और ये आउट, पहली विकेट दिया है। मरा इरास्मस हैज रेज्ड हिज फिंगर। पहली गेंद पे अर्शदीप ने विकेट ले लिया। अभी भी 13 सेकंड है। क्या बाबर आजम रिव्यू लेंगे? बाबर आजम ने रिव्यू लिया, क्यों नहीं? ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ही हैज टू टेक अ रिव्यू। मुझे लगता है रिव्यू का यहाँ पे फायदा होगा या नहीं बाबर आजम को। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म सीमर, वो मिडिल स्टंप पे गिर के अगर थोड़ी सी अंदर आई है तो ठीक है, पर ज्यादा अगर अंदर आई है, लेग स्टंप को अगर मिस कर रही है, तो फिर द रिव्यू विल गो इन फेवर ऑफ बाबर आजम। हाइट तो डेफिनेटली है नहीं, हाइट तो नहीं है, काफी फुल गेंद थी। मुझे लगता है आई थिंक इट्स प्रीटी एडजेसेंट, एक बार देख लेंगे। इट इज पिचिंग इन लाइन, मुझे लगता है अंपायर्स कॉल है, अंपायर्स कॉल होगा ये, पिचिंग इन लाइन। और अगर कुछ इम्पैक्ट इन लाइन लगेगी तो लेग स्टंप पे लगेगी ये गेंद। अच्छी डिसीजन। मरा इरास में से तो आउट तो दे दिया है, कि ये बिल्कुल स्टंप्स को लगेगी या नहीं उस पे डाउट है, शायद हाफ लग सकती है। और वहीं पे निशात कह रहे हैं अंपायर्स कॉल शायद हो सकता है। इट्स क्लिपिंग लेग स्टंप। प्रोटोकॉल के हिसाब से सब देखा जाएगा। नो बॉल तो थर्ड अंपायर देखते ही हैं, तो नो बॉल तो है नहीं। उसके बाद देखा जाएगा कि पिचिंग किधर है, इम्पैक्ट किधर है, और फिर स्टंप्स को जाके लग रही है या नहीं। तो प्रेशर है, हर जगह पे प्रेशर है, अंपायर्स पे प्रेशर है, थर्ड अंपायर पे भी प्रेशर है, और यहाँ पे टाइम लिया जा रहा है डीआरएस के लिए। अंपायर्स पे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अभी लाइनअप होनी है, और अंपायर्स के प्रेशर की अगर बात करें तो वो ज़रूर एक रहता है। बल्कि साइमन टॉफिल की अगर आपने बुक पढ़ी होगी, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के सेमीफाइनल को अंपायर किया था। और अभी बॉल ट्रैकिंग की ओर देखते हैं, आई थिंक या इट्स आउट, विकेट्स हिटिंग, यानी कि रिव्यू भी खोया इन्होंने। और बाबर आजम पहली गेंद पर चलते बने, एक बहुत बड़ी सफलता अर्शदीप सिंह के लिए। बहुत ही बेहतरीन गेंद, स्विंग देख लीजिए, राइट ऑन द मनी। और बाबर आजम का वो स्ट्रॉन्ग जोन है ना कि वो क्लिप करते हैं लेग साइड में, इस बार चूक गए। और भारतीय फील्डर्स
जरूर सेलिब्रेट करके, बट दे हैव ऑल गॉन टू देयर मार्क, दे आर लुकिंग अप फॉर द चैलेंज। देखिए एक बात होती है कि विकेट गिरने पर आप सेलिब्रेट करते हो, मगर ऐसे होने के बाद जब आप जाते हो अपने मार्क पर, आप एक मैसेज देते हो ऑपोजिशन को कि वी मीन बिजनेस। ठीक है, एक विकेट ले लिया, अभी और 9 बाकी है मैच में, अभी पाकिस्तान के बल्लेबाजी में और 19 ओवर बाकी है। वी आर देयर विद द इंटेंसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑल दोज ओवर्स। एब्सोल्युटली बड़ा लॉस हो चुका है पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम पहले ही गेंद पे कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम आउट हो चुके हैं। इन स्विंग आया था लेफ्ट आर्म सीमर का, और ये इन स्विंग हम देखते हैं शाहिद अफरीदी थे, पर यहां पे थे अर्शदीप सिंह। इन स्विंग किया था, बाबर आजम अटक गए वहां पे और उन्होंने रिव्यू लिया तो अंपायर कॉल नहीं तो आउट आया था। इसका मतलब कि पाकिस्तान में जो 2 रिव्यू है उनके पास, उनमें से अभी सिर्फ एक ही शेष है, बिकॉज ये उनका अनसक्सेसफुल रिव्यू आ चुका है। जो शुरुआत की अपेक्षा थी इंडियन बॉलर्स से रोहित शर्मा को, वो कर दिया है अर्शदीप सिंह ने। और शान मसूद आए। शान मसूद पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, फकर जमान के एक्सपेंस पर उन्हें लाया गया है इस टीम में। क्लासी बल्लेबाज हैं, कुवैत में अपना समय बिता चुके हैं और जो है काफ़ी अरसे से टेस्ट प्लेयर माने जाते थे, मगर हाल ही में उन्होंने अपना वनडे गेम, वाइट बॉल गेम बहुत ही इंप्रूव किया है। अगली गेंद बहुत ही बेहतरीन मिडिल और ऑफ, बल्कि ऑफ पर पिच करके अवे गई, और ये रहा उनका रिकॉर्ड। कुछ खास नहीं लग रहा है अभी, मगर ट्रस्ट मी ही इज़ अ वेरी वेरी केपेबल प्लेयर। केपेबल प्लेयर है शान मसूद। 13 मैचेस 220 रन उनके पास है, 24 का एवरेज है, 125 का स्ट्राइक रेट है। पर अर्शदीप सिंह क्या मार्क पे बॉलिंग डाल रहे हैं। लेफ्ट हैंडर यहाँ पे आया है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बराबर टप्पा गिर के सीम हुआ है, स्विंग हुआ है, और आउटसाइड द एज के काफी दूर से गया था, तो यहाँ पे कोई अपील बड़ी की नहीं थी। और एक बात मैं कहूँगा, ये मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेला करते थे, रिजवान के साथ ओपनिंग की, और उनका अप्रोच एक बहुत अच्छा था एज एन ओपनर, और अटैकिंग बल्लेबाजी ज़रूर करते हैं, मगर टेक्निकली काफ़ी सॉलिड है। और इस बार अर्शदीप ने ना गेंद अंदर लाई। देखिए हमारे पास बॉल था यहाँ, आपको बता सकते थे फिर कि कैसे गेंद अंदर आई, बट चैतन्य, मैं एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज था कि यहाँ रिव्यू लिया, क्योंकि एक तो बाबर आजम ने बहुत शफल किया था टूवर्ड्स द ऑफ साइड, और फिर वो गेंद खेलते हुए चूक गए। बाबर आजम ने ट्राई किया, बिकॉज उन्हें भी पता था कैप्टन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट है, तो उन्होंने ट्राई किया वहां पे। पर अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट ली, उसके बाद जो लेफ्ट हैंडर आए उन्हें एक आउट स्विंग, उसके बाद एक इन स्विंग, तो स्विंग का बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। भुवनेश्वर कुमार, उसके बाद अर्शदीप सिंह का 1 पे 1 है पाकिस्तान। यहाँ पे फिर से आउट स्विंग, फिर से बीट हो चुके हैं, बैट और बॉल का यहाँ पे संपर्क ही नहीं हो रहा है। फिर से वैसी गेंद 132 की स्पीड पे आउटसाइड द ऑफ स्टंप बीटन। मगर चैतन्य, आपने नोटिस किया कि उन्होंने जो है गेंद खेलने का लास्ट मिनट डिसाइड किया, छोड़ना चाहते थे और फिर कलाइयों के साथ ऐसे ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे, इसलिए चूक गए, थोड़े लेट थे। तो यानी कि अभी इनके मन में ना थोड़ा वो डाउट है, खेलना है नहीं खेलना है, बॉल हिल रही है, कैसे अभी ये अप्रोच करना है। बल्ले से अभी तक रन नहीं आया, जो 1 रन आया वो वाइड के बदौलत आया है। अर्शदीप सिंह ने बढ़िया शुरुआत की है, बैकिंग अप भुवनेश्वर कुमार। अगली गेंद इसे ड्राइव किया है मिड ऑन के क्षेत्र में, और डायरेक्ट हिट हो सकता था, तो फिर शान मसूद अपने आप को शॉट पाते विराट कोहली ने तेजी से आए, उठाया और फेंका स्टंप्स पर। जानते हैं वहां मौका था, भारत को मौका था, ये तो विकेट थी, और वो भी विराट कोहली के हाथ में मारा था मसूद ने, और वो निकल पड़े थे, मिड ऑफ पे थे, अंडर आर्म थ्रो करना था, फ्रेम में ही नहीं थे शान मसूद। दूसरी विकेट मिल सकती थी इंडिया को, और चूके कौन, तो विराट कोहली से ये चूक हुई थी। डायरेक्ट हिट हमेशा हम एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज वो लेवल पे है विराट कोहली, कि ऐसे चूक हम एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे। तो यहाँ पे मिस हिट हुआ, उनके चेहरे पे भी दिख रहा है कि ये मैं कैसे हुआ, ये मेरे से ये मिस कैसे हुआ। पर यहाँ पे एक लाइफ मिली है जरूर शान मसूद को, और ये थोड़ा पैनिक नजर आ रहा है, क्योंकि आपने सीधे उनके हाथों के पास मारी है, इतने तेज फील्डर, वरना आप रन नहीं लेते। ये जोखिम हो सकता था यहाँ। ठीक है, 50-50 लगेगा नहीं लगेगा वो अलग बात है। आपको, मुझे लगता है, थोड़ा अभी काम डाउन करना पड़ेगा पाकिस्तान, क्योंकि अभी भी 18 ओवर इसके बाद बाकी है। ठीक है, 1 विकेट खोया, ज़्यादा रन नहीं आए, जस्ट काम डाउन। शायद ये कभी कभी ना ये एक स्टेज का प्रेशर ज़रूर हो जाता है, मगर अभी अगली गेंद, एक स्लिप मौजूद, एक यॉर्कर डालने का प्रयास, मगर इस फुल टॉस को कन्वर्ट किया और रिजवान ने फाइन मारा है ये 4 रनों के लिए। रोहित जो है ने खुश नहीं है इस ओवर के अंत के साथ, मगर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। स्विंग नज़र आ रहा है, बाउंस नज़र आ रहा है,
and a lot has happened in the first 2 overs. ओ कितना कुछ हो चुका है। अर्शदीप का प्रयास था इन स्विंगिंग यॉर्कर डालने का था, पर यॉर्कर लेंथ वो हिट नहीं कर पाए, पर अच्छा संपर्क किया था यहाँ पे मोहम्मद रिजवान ने। फाइन लेग था, पर इतना फाइन जो शॉट मारा था मोहम्मद रिजवान ने, पेस भी थी अर्शदीप की, इसलिए 4 रन मिल गए हैं। मोहम्मद रिजवान इज ऑफ द मार्क। तो यहाँ पे स्कोर तो बढ़ते जा रहा है। अच्छी ओवर थी अब तक, एक विकेट ली थी पहली गेंद पे बाबर आजम 0 पे आउट हो चुके थे, पर अभी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोहम्मद रिजवान पे। शान मसूद आ चुके हैं, जैसे निशाद कह रहे थे, प्रेशर में थे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जा रहा था। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में विराट कोहली के हाथ में वो बिल्कुल नहीं भागते, पर ये प्रेशर सिचुएशन था, इसीलिए वो उन्होंने रिस्क लिया। और भुवनेश्वर अभी शान मसूद की ओर गेंदबाजी करेंगे। देखना ये क्या ये राउंड द विकेट आएंगे या ओवर द विकेट, बल्कि ओवर द विकेट ही आएंगे। और अभी मुझे लगता है इनसे शेप अवे कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 स्लिप लगाए हैं और दबाव भारत बनाना चाहता है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वापस अवे शेप करके कट मारने का प्रयास। बाउंस इज व्हाट इज रियली सरप्राइजिंग मी चैतन्य भुवनेश्वर की गेंदबाजी पर। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, भुवनेश्वर को यहाँ पे बाउंस मिल रही है, और यहाँ पे वाइड बॉल का इशारा किया था और टक्कर की जीत भी शामिल है। तो इस तरह से भारत की जो संभावनाएं हैं, भारत की उम्मीदें हैं, वो हमेशा से ही बेहतर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और एमसीजी का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का ये जो मैदान है ना प्रकाश, ये दोनों ही टीमों के लिए बहुत यादगार है। इस बीच नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। उनका ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में केवल 1 रन दिया था और अभी भी 2 स्लिप लगा के रखी हैं। और नए ओवर की पहली गेंद भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, ऑफ स्टंप की लाइन में टप्पा खाकर बाहर की तरफ मूव होती हुई और अपने शरीर पर खड़े जगह पर खड़े खड़े खेलने की कोशिश की शान मसूद ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तो भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप दोनों ने ही बहुत बेहतरीन शुरुआत भारत को दी है। और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला है कप्तान रोहित शर्मा का, उसे अब तक सही साबित किया है। और इस बार ये गेंद, बढ़िया मूवमेंट उस गेंद में देखने को मिला। मिडिल और लेग स्टंप की लाइन में टप्पा खाकर गेंद अचानक काफी ज्यादा उछली और कुछ भी समझ में नहीं आया वहां पर शान मसूद को, और गेंद उनके पैड के ऊपरी हिस्से से लगकर, जी हाँ, पैड के ऊपरी हिस्से से लगकर गई स्लिप्स की तरफ। कैच तो लपका गया, लेकिन चूंकि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था, इसलिए आउट होने का सवाल नहीं। तो बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप पर जोरदार अपील, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही है। कोई असर नहीं अंपायर पर, लेकिन जो गेंदबाजी हो रही है बहुत ही घातक, भेदक, पैनी और अचूक। Sunil, you can just think back how the Pakistan bowlers must be thinking, because these are ideal conditions to bowl, and the Pakistan attack not able to take first use of it, but at the moment the ball is stalking at the MCG and both the Indian bowlers making it move both ways. बिल्कुल, और MCG का ये मैदान दोनों ही टीमों के लिए यादगार रहा है। और अगली गेंद इस बीच भुवनेश्वर की और स्विंगिंग यॉर्कर, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई। देख रहा है बैट से लगी या पैड से, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। 1 रन और जुड़ता हुआ पाकिस्तान के खाते में, और स्कोर अब 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर, बल्कि 2 रन का इजाफा हुआ पाकिस्तान के लिए। लेकिन जिस लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम। बहुत ही सदी हुई, नपी तुली, कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं दे रहे, रूम नहीं दे रहे स्ट्रोक खेलने का। इस ओवर की चौथी गेंद, तीसरा ओवर, और इस बार भी आगे की तरफ गेंद को पिच कराया। और जो लेंथ, जो टप्पा पकड़ के रखा है ना प्रकाश, भुवनेश्वर और अर्शदीप ने, उसकी तारीफ करनी होगी कि गेंद को आगे की तरफ पिच करा रहे हैं। और जब आप आगे की तरफ पिच कराते हैं तभी गेंद मूव होती है, हरकत करती है, और जब गेंद हरकत करेगी तभी गेंदबाज की बरकत होगी। Absolutely, unless the ball is really pitched up, you don't give it enough time to swing, Sunil, and that's exactly, as you pointed out, what both the bowlers are doing for the moment. तो 30 गज के दायरे के बाहर केवल 2 ही फील्डर हैं, एक थर्ड मैन बाउंड्री पर और एक फाइन लेग बाउंड्री पर। अगली गेंद, और इस बार भी यॉर्कर लेंथ की गेंद, और रन लेने में थोड़ी सी झिझक, लेकिन आखिरकार छोर बदल ही लिए, रन पूरा कर ही लिया, और 1 रन और जुड़ गया पाकिस्तान के खाते में। 10 रन अब 1 विकेट पर। एमसीजी के इसी ऐतिहासिक भव्य मैदान पर भारत और पाकिस्तान का आमना सामना 1985 के वर्ल्ड सीरीज ऑफ क्रिकेट फाइनल के बाद कभी नहीं हुआ है प्रकाश। और जब सुनील गावस्कर की कप्तानी में भारत ने चैंपियनशिप जीती थी,
और पाकिस्तान को पराजित किया था। और वहीं पाकिस्तान के लिए भी ये एमसीजी का ये मैदान बहुत ही यादगार है। 1992 में इमरान खान की अगुवाई में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था वो इसी मैदान पर। इस बीच अगली गेंद और फिर से बहुत बढ़िया आगे की तरफ पिच की हुई गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी, किसी तरह से बामुश्किल उसे खेल पाए शान मसूद। ओवर की समाप्ति हुई 3 ओवर के बाद 10 रन 1 विकेट पर। What is very interesting to see, Sunil, is how both the Indian bowlers are inserting or putting in the Yorkers very early on. This has been one of the criticisms of the Indian bowlers, is that they haven't tried the Yorker early enough. And that boundary that Rizwan got of the last ball of Arshdeep's first over was a very near thing, because the ball did swing in and he just got a little bit of inside edge onto his pad, which got him his first boundary. So the two Indian bowlers at the moment looking on song, Pakistan wanting to just settle down a little bit here and then look at putting up some runs. Here's Ashwin with his second over. Runs in, nice easy run up to the wicket ball, then Masood has flicked it away fine. This will probably run away to the boundary. Yes, it will. 4 more runs down towards fine leg, just erring in line to the left-hander, and Masood helps himself to 4. He goes up to 8 now, and the Pakistan total with that boundary moves up to 13, is it? 14 with that boundary down to the fine leg fence. And of course, one of the interesting innovations now is that the teams that are fielding have positioned fielders, non-playing players around the boundary to make sure that the ball comes back quickly and saves a few minutes, given the new rules in completing the overs in time. Very smart innovation that. Arshdeep bowls, and this time Masood tucks it away on the onside, will race through for a single before it's fielded at the short mid-wicket area, and the total moves up to 15. He's on 9 now, is Shan Masood, and Rizwan is on 4. So Pakistan looking to rebuild a little. जी हाँ, एक साझेदारी की सख्त जरूरत है पाकिस्तान को। मोहम्मद रिजवान और शान मसूद कोशिश यही करेंगे कि ये एक पार्टनरशिप बनाए, एक साझेदारी बनाए, लेकिन जो पावर प्ले का लाभ है उसका फायदा शायद न उठा पाए, क्योंकि बहुत ही सधी हुई नपी तुली गेंदबाजी दोनों छोर से कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह। Arshdeep ready with the next delivery of this over. He's certainly coming into this game with a lot of confidence, it would appear. He's got that early wicket, which always makes a bowler feel good. Here he is into Rizwan. Oh, wonderful delivery again. This time just kept his wrist straight and angled it past the right-hander. He was looking for the ball coming in, had to make a late adjustment, and the ball is through into the gloves of Dinesh Karthik. This is exceptionally good bowling. Just running his fingers along the side of it, and it moves away from the right-hander. So keeping the batsman guessing there both ways as to, and it looks like he's got the ball on a bit of a thread at the moment. He can move it the way he wants, and that's exactly what the doctor ordered from an Indian perspective. There's a slipper man at short third, backward point cover, mid-off on the offside. Arshdeep's come racing in bowls, and this time he beats him yet again with another Jaffa. This time the ball not quite carrying through as much as the previous one. 81 miles an hour, that delivery from Arshdeep Singh, but he is, after giving away 4 runs of that first ball to the left-handed Shan Masood, he's been right on target, Sunil. बहुत ही बुद्धिमानी से, सूझबूझ से गेंदबाजी कर रहे हैं अर्शदीप सिंह, और डाउट क्रिएट कर रहे हैं लगातार बल्लेबाज के जहन में कि गेंद भीतर आएगी या बाहर की तरफ निकलेगी। और यही खेल होता है दरअसल, गेंद और बल्ले के अलावा जो मानसिक द्वंद्व होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। Arshdeep again in passes Sampire Erasmus bowls, and down the leg side, this one's gone up in the air. Is there anybody close by? Just falls in short of Virat Kohli, who comes running in. This was a close shave again for Rizwan. The ball went up into the air, I think off the leading edge, but fell in no man's land. Virat Kohli came charging in from his position. As we watch the replay now, we'll wait and see how close Virat finally got to it. Leading edge, looking to flick it away on the onside, and Virat Kohli falling maybe 5 inches short as he came charging into the practice pitch. Full effort from the former Indian captain, just a little bit more on it, Sunil, and that could have been the end of Rizwan. We'll come back to that as here's Arshdeep again. Bowls, and this time he's hooked it, the ball's gone in the air, and he's been taken! Bhuvaneshwar Kumar takes the catch, and Pakistan lose their talismanic opener, and he's gone for 4. Pakistan in serious trouble at the end of 4 overs, 15 for 2.
This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो 4 ओवर के बाद पाकिस्तान को झटके पे झटके लगते हुए और झटके दिए हैं दोनों ही बार अर्शदीप सिंह ने, और सबसे पहले उन्होंने बाबर आजम को चलता किया और अब वापस डगआउट की राह पकड़ी है मोहम्मद रिजवान ने। कॉट भुवनेश्वर कुमार बोल्ड, अर्शदीप केवल 4 रन जोड़ पाए और पाकिस्तान की शुरुआत बहुत ही खराब, बहुत ही निराशाजनक। इस समय 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो वाकई जो गेंदबाजी भारत की हो रही है वो आला दर्जे की देखने को मिल रही है, और इसी दर्जे की वजह से, इसी स्तर की वजह से पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो बहुत मायूस, बहुत ही असहज नजर आ रहे हैं भारत के खिलाफ। और जो दबाव बनाया ना लगातार डॉट बॉल्स करके दोनों एंड से भुवनेश्वर और अर्शदीप ने प्रकाश, उसी वजह से मोहम्मद रिजवान उस स्ट्रोक को खेलने के लिए विवश हुए, मजबूर हुए, क्योंकि वो जो हताशा थी, शायद उस हताशा की वजह से ही वो स्ट्रोक खेला। जो इंतजार था स्ट्रोक का वो आ नहीं रहा था। आखिरकार एक शॉर्ट पिच गेंद पर कोशिश की रिजवान ने, लेकिन टॉप एज लगा और कोई गलती नहीं की फाइन लेग बाउंड्री पर भुवनेश्वर कुमार ने। तो इस तरह से 2 विकेट खो चुकी है और नए ओवर की शुरुआत भुवनेश्वर कर रहे हैं। 2 ओवर में केवल 5 रन दिए हैं भुवनेश्वर कुमार ने। नए बल्लेबाज आए हैं इफ्तिखार, लेकिन इस समय स्ट्राइक पर हैं शान मसूद 12 गेंदों में 9 रन बनाकर। अर्शदीप का गेंदबाजी का विश्लेषण, उन्होंने 2 ओवर किए हैं, कोई मिडन नहीं, 10 रन और 2 विकेट। जो दोनों विकेट पाकिस्तान के गिरे हैं अर्शदीप की ही झोली में, उनके ही खाते में। लेकिन कमाल की गेंदबाजी की है भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप ने, और उनकी गेंदों का कोई जवाब नजर नहीं आया है पाकिस्तान के दोनों आरंभिक बल्लेबाजों के पास। इस बीच अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी और उस गेंद को प्लेस कर दिया है, बढ़िया निकाला है। मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। बाउंड्री बहुत लंबी है, मैदान बहुत बड़ा है, चौका तो मिलेगा नहीं, लेकिन रन जरूर वहां पर 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए इफ्तिखार और शान ने। तो उन 3 रनों के साथ पाकिस्तान का स्कोर अब 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो एमसीजी का ये जो मैदान है विश्व का सबसे बड़े मैदानों में इसका शुमार होता है प्रकाश। तो यहाँ पर बाउंड्रीज यानी चौके और छक्के हमें बहुत कम देखने को मिले, और इसका फायदा स्पिनर्स को भी काफी मिल सकता है। Absolutely. In fact, most grounds in Australia are what I would call proper cricket grounds. Their boundaries are large. Sometimes the square boundaries are very, very long. And that's why it's very important, both from the batting and a fielding perspective. Batsmen can get 2s and 3s, and the fielding side has to make sure that the field positioning is absolutely right. अगली गेंद करने के लिए भुवनेश्वर और आगे की तरफ पिच कराया, इस बार बढ़िया फ्लिक किया है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर उसके पीछे, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा कर रहे हैं और 2 के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। इससे पहले कि कप्तान रोहित शर्मा का थ्रो आए, 2 रन का और इजाफा पाकिस्तान के खाते में और स्कोर अब बढ़कर 20 रन हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। तो मैदानों की जो डायमेंशंस हैं उनको लेकर भी एक चर्चा चल पड़ी है प्रकाश की, यदि इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाना है तो डायमेंशंस सभी मैदानों का एक सा हो। I don't know if that's at all practical. We'll talk about that later, Sunil. जी, इस बीच अगली गेंद करने के लिए भुवनेश्वर और इस बार अच्छा उछाल, लेकिन दिशा ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर, और उस गेंद को देखा परखा और बल्ला हवा में देके छोड़ दिया इफ्तिखार ने। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस महामुकाबले को देखने के लिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 1.25 लाख से ज्यादा दर्शक मौजूद हैं और खचाखच भरा हुआ है ये दर्शक भारत और पाकिस्तानी समर्थकों के रूप में। तो मैदान भले ही ऑस्ट्रेलिया का हो, इस बीच शॉर्ट पिच गेंद और पुल कर दिया उसे, गेंद जारी है मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से, इस बार 4 रन मिल जाएंगे इफ्तिखार को। शानदार चौका, कड़क शॉट, और इस बार अपना मौका ताड़ा। जैसे ही शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मिली पीछे हटे और उस गेंद को पुल कर दिया पूरी सफाई के साथ, पूरे नियंत्रण के साथ, और ये सुनिश्चित करते हुए कि गेंद जमीन के रास्ते ही मैदान के बाहर जाए, और उस उम्दा शॉट के जरिए, उम्दा चौके के जरिए 4 रनों का और इजाफा, और स्कोर बढ़कर हुआ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंट स्ट्रोक काफी लंबे अरसे बाद देखने को मिला। इस बीच अगली गेंद 2 स्लिप अभी भी है और इस बार अच्छा उछाल, लेकिन दिशा बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे आराम के साथ छोड़ दिया। 5 ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर के खाते के बाद पाकिस्तान का स्कोर है
24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और अब छठा और अंतिम ओवर होगा पावर प्ले का, तो पावर प्ले का जो लाभ मिलना चाहिए वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी लेने नहीं दिया है भारतीय गेंदबाजों ने, और 2 विकेट भी निकाले हैं। So it's been a good power play so far, but it's not over yet. As we all know, T20 cricket is the kind of format where one over can make a complete change in the momentum of the game. Let's see who's going to bowl the 6th over. It looks like Mohammed Shami will get a bowl. I'm also intrigued to see Bhuvaneshwar Kumar bowl 3 overs on the trot. You normally see him being held back, but I suppose the Indian team now on recent form have decided that they're going to bowl Bhuvaneshwar up front, and since he bowled tightly, it's pretty good to see. We just noticed that Pandya has walked off the field and gone into the dugout. Let's hope there's nothing seriously wrong. Here's Shami with his first ball of the game and brings it into the left-handed Sharma, who's in a spot of bother as he drops the ball down, and it trickles away towards short mid-wicket. So 24 for 2 now. Mohammed Shami in that practice game or warm-up game against Australia bowled just the 1 over, and we all know what happened there. Cleaned up the tail and brought an unlikely victory at that point in time to India. But that was, of course, just a warm-up game, but the intensity was there. Shami's been out of T20 cricket for a while, and it's only because of the injury to Bumrah that we see him here. He comes in, bowls again, straps him over the pad, but the angle of the ball clearly would have taken him down the leg side, and therefore not even bothering with an appeal. That's 140 clicks already. So Shami is generating some good speed here, missing the pace of Bumrah, but Shami, I think, more than capable of a good replacement. Sunil. बिल्कुल, और शमी ऐसे गेंदबाज हैं जो शामत बनकर कहर बरपा सकते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर, और जो अभ्यास मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 ओवर किया था मोहम्मद शमी ने, 3 विकेट निकाले थे और जीत दिलाई थी भारत को. Indeed, here's Shami. Third ball of his over, balls wide outside the off stump, cracked away. This will run away to the boundary, and that's a gift really. A poor delivery from Shami, one has to say. There was width and it was short, and all that the batsman had to do was place it, which Sharma did, and that's 4 important runs to Pakistan, which takes their total up to 28 now for 2 in the 6th over of the game. Our statistician telling us that this is the 16th T20 World Cup game at the MCG. Team batting second has won 9 times, team batting first has won 5 times, and there was one game where there was no result. Thank you, Sharma ji. And of course, all these statistics mean very little when you're out in the middle. It's a new game, it's a new chapter, and the 2 teams will do their very best. Here's Shami wide of the crease, balls and flicked away beautifully. This turning out to be a bit of an expensive over, as this one's running away towards the boundary. The ball might just win the race or might just pull in inside the boundary. It does, in fact, and I suspect they will have run 3 definitely, because as Sunil was telling you earlier, it is a very long boundary down there, and the rain would have slowed down the outfield. So 3 more runs to the total, and the Pakistan total now gathering a little bit of momentum, 31 for 2. Both the openers back in the pavilion. The first to go was Babar Azam, trapped leg before of the very first ball that Arshdeep Singh bowled, and then Rizwan caught on the boundary trying to play a hook from outside the off stump to a well-directed bouncer from Arshdeep. Since then, Shan Masood and Iftikhar Ahmed have batted together well and have taken the total up to 32. Mohammed Shami, of course, had a bout of COVID, so missed the Australia and the South Africa series that was played here in India. Picked on experience and potential. Here he is, over the wicket to the right-hander. Down the leg side is going. He's tucked away on the onside. They think of a run. Akshar Patel quickly to it. No run possible. Shami just looking a little bit rusty, but that is to be expected, Sunil. जी हाँ, लेकिन जो काबिलियत है, जो क्षमता है, उससे पूरा विश्व क्रिकेट वाकिफ है कि मोहम्मद शमी क्या कर सकते हैं मैदान पर, और ख़ासतौर पर डेथ ओवर्स में उनकी जो गेंदबाजी होती है वो बहुत ही घातक होती है, और ज़्यादातर विकेट उनके डेथ ओवर्स में ही वो निकालते हैं. Yes, Shami, last ball of the power play. Balls to Iftikhar, who turns it square on the wicket. There'll be a bit of a chase for Akshar, who gets there and gets the ball back into the gloves of Karthik fairly quickly to ensure that no more than a single accrues. That's the end of the power play. 32 runs have been scored, and as Sunil was saying, India will be very pleased with the power play, especially the fact that they've got 2 wickets. बिल्कुल, 6 ओवर में केवल 32 रन लेने दिए हैं पाकिस्तान को, और 2 बड़े विकेट
बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी की थी भारत के खिलाफ पिछले विश्व कप में और 10 विकेट से जीत दिलाई थी इस जोड़ी ने, तो उस खतरनाक जोड़ी को एक के बाद एक चलता किया। पहला विकेट एक के योग पर गिरा जब कप्तान बाबर आजम आउट हुए अर्शदीप की गेंद पर एलबीडब्ल्यू, और उसके बाद 15 के कुल स्कोर पर मोहम्मद रिजवान को चलता किया अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर, जबकि फाइन लेग पर भुवनेश्वर कुमार ने वो कैच लपका था और दूसरा विकेट टपका था पाकिस्तान का। और उसके बाद से ये जोड़ी कोशिश कर रही है। गेंदबाजी में तब्दीली, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं, उनका ये पहला ओवर और उनके सामने है इफ्तिखार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज। 6 गेंदों में 7 रन अब तक बना चुके हैं हार्दिक पांड्या। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए तैयार इफ्तिखार को, और ये गेंद बढ़िया उछाल उस गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर पड़ने के बाद और ज्यादा उछली और उठी और कुछ भी नहीं कर पाए उस गेंद के साथ इफ्तिखार, और गेंद छोड़ती हुई चली गई विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के दस्तानों में। लेकिन खराब शॉट खेलने जा रहे थे वहां पर इफ्तिखार, अपने शरीर से दूर वो गेंद को खेलना चाह रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तो पाकिस्तान की टीम इस समय लड़खड़ाती हुई 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद, और इस बार शॉर्ट पिच गेंद, और इस बार उठाकर मारा है, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, लेकिन बाउंड्री लाइन तक पहुंचेगी नहीं। जैसा कि हम बार बार आपको बताते आ रहे हैं कि मैदान बहुत बड़ा है और आउटफील्ड भी धीमा है, उस वजह से बाउंड्रीज लगाना इतना आसान नहीं है। फिर भी 2 रन और बल्कि 3 रन जुड़ते हुए पाकिस्तान के खाते में, और स्कोर अब हो गया है 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो पावर प्ले में 32 रन पाकिस्तान ने बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, और जो पावर प्ले के दौरान गेंदबाजी हुई उसमें 13 डॉट बॉल्स भुवनेश्वर कुमार ने की और 8 डॉट बॉल्स अर्शदीप सिंह ने की और 3 डॉट बॉल्स मोहम्मद शमी ने की, और इसी वजह से जो रन है वो काफी कम नजर आ रहे हैं। केवल 32 रन आए थे पावर प्ले के दौरान। तो अब अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं हार्दिक पांड्या, और 1 रन लाइन पर। तो पाकिस्तान को जरूरत है एक पार्टनरशिप की, एक साझेदारी की। ये बहुत बड़ा और कड़ा मुकाबला है और दुनिया भर की निगाहें और भारत और पाकिस्तान के तमाम जो करोड़ों दर्शक हैं वो टकटकी लगाए इस मैच को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से। आकाशवाणी की कमेंट्री टीम में मैं हूं सुनील वैद्य, मेरे साथ हैं प्रकाश वाकड़कर, सांख्यिकी विशेषज्ञ ओम प्रकाश शर्मा और हमारे स्कूलर सुनील लांडगे। तो पांड्या अपना पहला ओवर कर रहे हैं और स्कोर है पाकिस्तान का 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिछली गेंद पर 3 रन आए थे, अगली गेंद पांड्या की और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े थे और डायरेक्ट थ्रो हार्दिक पांड्या का लगा है, बहुत ही सटीक अचूक निशाना और खतरे में नजर आ रहे हैं वहां पर बल्लेबाज शान। लेकिन शान की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे लग रहा है कि वो समय रहते क्रीज के अंदर दाखिल हो गए थे, लेकिन जो अटेम्प्ट किया, जो एफर्ट हार्दिक पांड्या ने दिखाया उसके बारे में क्या कहेंगे प्रकाश? कितनी चपलता, कितनी चुस्ती दिखाई कमाल का होता है। और जितने राष्ट्रीय झंडे भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के दौरान मैदान पर स्टेडियम में देखने को मिलते हैं, उतने किसी भी और टीमों के बीच में जब मैच होता है तो वो नेशनल फ्लैग्स इतनी बड़ी तादाद में नजर नहीं आते। Looks like Shan Masood's hurt his finger as well. The physio is out in the middle again, taking a look at that finger, and I suspect that the temperature at the ground is probably not very warm, and that always makes it hard when you've got a little blow on a fingertip. And both the Pakistan batsmen with their physio and a substitute having a drink, just trying to
make sure that the batsman is not in too much pain and can continue. These interruptions, of course, sometimes work well for the batsman, sometimes for the bowler, but from a batting perspective, generally interruptions tend to dislodge the concentration. Everything seems to be okay now. Shan Masood's got his glove back on. The magic spray came out again. But that is going to be a trend, I suspect, on these drop-in pitches, which are not reared or kept in the soil. They are actually big cranes that bring them in and drop them in just before the season starts. While during the off-season, when these grounds are used for other sports, the pitches are being nurtured behind in the nursery areas. And that's a unique thing that Australia have started. Haven't seen it in too many other parts of the world, but it seems to work rather well. Hardik Pandya also getting a little bit of help from the umpire. Everyone now, of course, very conscious, Sunil, of the clock, because they know they have to complete the overs within a given time frame. बिल्कुल, ये समय की जो पाबंदी है बहुत सख्ती से उसका पालन भी किया जा रहा है. अगली गेंद पांड्या की, और इस बार उसे दिशा दी है थर्ड मैन की तरफ. थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद की थी, लेकिन अर्शदीप वहां पर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया. तब तक एक रन के लिए दौड़ पड़े इफ्तिखार और शान. तो एक रन और जुड़ता हुआ पाकिस्तान के खाते में. अब स्कोर हुआ 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तो दूसरा विकेट जब गिरा था तब स्कोर था 15. तो उसके बाद 21 रनों की ये साझेदारी हो चुकी है तीसरे विकेट के लिए इफ्तिखार और शान मसूद के बीच में. तो हार्दिक पांड्या जो अपना पहला ओवर कर रहे हैं, पावर प्ले के बाद उन्हें गेंद सौंपी गई है, लेकिन पावर प्ले के दौरान जो गेंदबाजी भुवनेश्वर और अर्शदीप की देखने को मिली वो कमाल की थी. इस बीच अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप पर, और उसे टर्न किया है मिड विकेट की तरफ. जब तक मिड ऑन से दौड़ कर जाए अपने दाहिनी तरफ, फील्डर गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, फिर से एक बार मौका छोड़ बदलने का इफ्तिखार और शान के लिए. तो एक रन और जुड़ता हुआ. तो इक्का दुक्का रनों से ही काम चल रहा है पाकिस्तान का, और बहुत ही अनुशासित गेंदबाजी की है तमाम भारतीय गेंदबाजों ने. इस पारी का ये 7वां ओवर है और 4 गेंदबाज हमने देखे हैं. शमी जरूर थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन भुवनेश्वर, अर्शदीप और हार्दिक ने भी बांध करके, जकड़ करके रखा है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को. अंतिम गेंद 7वें ओवर की करने के लिए आ रहे हैं हार्दिक पांड्या, और उनके सामने है शान मसूद. पांड्या की अगली गेंद, और इस बार शॉर्ट पिच गेंद, और पुल किया है, और गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन. बढ़िया शॉट, उम्दा स्ट्रोक इस बार शान मसूद के बल्ले से आता हुआ. और ये देखते हुए कि वहां पर फाइन लेग पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है, बिल्कुल बेखौफ होकर, निडर होकर वो शॉट लगाया शान मसूद ने. 4 रन अपने लिए और अपनी टीम के लिए और बटोरे. तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर है 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर. That last ball from Hardik Pandya, looking to get the ball up around the badge of the helmet area, just erring in length a little, and because it drifted a little onto the right shoulder of the batsman, he was able to easily play it fine. There was a man down at long leg where Mohammed Shami was in waiting for a top edge. On this occasion, Shan Masood was in full control. So 41 for 2, 9 runs coming off that first over from Hardik Pandya, and we'll check with our scorer whether that was the most expensive over so far. Probably was. Yes. It is. We got confirmation. Here's Shami in now to bowl to Iftikhar down the leg side. This will be called wide unless it's taken something. Yes, umpire Rasmus spreading his fingers, his arms rather, wide to signal an extra. That will be the second white ball of the innings, is it, Lange? Third white ball of the innings, I'm told, and that is the third extra as well. Remember that these wides do add up in the end. The margin of victory and defeat can be very, very close, and each of these extra wides means not only is there a run to the total, but there's also that extra ball. Here's a Shami in again, bowls, and this time just does him for pace a little. The ball gets to him a little bit quicker than he thought, looking to play square on the offside of the car, and the ball just trickles away behind the wickets. There is no run. 42 for 2. Iftikhar Ahmed, if our listeners will remember, in that last tournament in the Middle East in Dubai, he was not really someone that had been part of the top order for Pakistan, but then he was sent up in that floating sort of a role, and he played so beautifully, Sunil, that very clearly then he's been promoted up the order. Here's Shami in again, bowls, and this time again exaggerated movement onto the thigh pad. It will be a leg bye, I think. We'll wait for Erasmus to signal. Yes, Mariah signalling a leg bye there. So one more to the total nevertheless, 43 for 2.
Shami is getting that exaggerated movement, but is a little bit off target. The radar just needs some fine tuning. जी हाँ, और ये बात शमी भी बखूबी जानते होंगे, समझते होंगे, और कोशिश यही करेंगे कि उसी रडार में जिसका जिक्र प्रकाश कर रहे हैं वो अपनी गेंदों को रखें. Mohammed Shami, been one of the finest bowlers in this newfound Indian pace bowling attack over the last 5, 7, 8 years. Here he is now wide of the crease to the left-hander who gets inside the line, and this time it's gone in the air and it's been taken, has it? It looks like Ashwin might have just taken the catch. We're waiting for confirmation. Shami shrugs his shoulders. The Indians are celebrating, and we'll have to wait and watch whether the umpire wants to have another look. It was a hook shot played by Shan Masood. It took the top edge. It went in the air. The two umpires are conferring, and we'll have to wait for the soft signal, because that might be the key, unless that has been done away now, and the third umpire will have to have a look. Not sure. Ashwin was not very happy, but the soft signal from Mariah Erasmus is that the catch has been taken cleanly, which means again that the third umpire, Sunil, will have to judge and have conclusive evidence to overturn the decision, and that is always difficult, because when you see two-dimensional images and the catch actually happens in 3 dimensions, never ever easy. But looks like the catch has been taken, because the fingers may have gone underneath the ball. Whoa, I'm not sure. He looks like he might have grounded it. The fingers might have turned underneath, and I think that this will be overturned. I think the ball might have just hit the ground and Ashwin's grounded it, but very difficult for the fielder to see. Third umpire will take the call. बिल्कुल, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने कोशिश जरूर की. लंबे ऊंचे करके खिलाड़ी हैं अश्विन, उनकी पहुंच भी अच्छी है, और आगे की तरफ डाइव करके कैच को लपकना बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है, और अपनी हथेलियां गेंद के नीचे ला पाना आसान नहीं होता. कोशिश तो जरूर की रविचंद्रन अश्विन ने, लेकिन अभी देखना है, निर्णय का इंतजार है टीवी अंपायर के कि वो आउट हैं या नहीं. नॉट आउट का इशारा आया, तो इस वजह से बचे बाल और स्कोर अभी भी 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर. Never easy. Ashwin, of course, not the quickest in the field, and sometimes a little bit difficult to gauge where the ball's coming from. And in this very, very big ground coming out of the night sky, here's Shami now into the right-handed Iftikhar, comes in and bowls, and Iftikhar has a big swing, almost as if he was teeing off from a golf course. Head went up in the air, and the ball and the bat had no connection, went straight through into the gloves of Dinesh Karthik. As we watch that hook again, this time he got the bouncer right in the place, and Ashwin just misjudging it, because if he'd taken half a step forward, it might have There's been a leg by, a wide, and 1 run off the bat, which in fact, Sunil, was that catch that went down at fine leg, where Ashwin made a brave attempt, but I suspect he will be very disappointed. At international level, you expect these catches to be taken. The last ball of Shami's second and the 8th over of the innings. Pakistan 44 for 2 here. Shami is in, bowls, and Iftikhar swishes and misses, and Karthik takes it behind the wicket. End of a good over. Could have been a wicket. Wasn't to be. Pakistan 44 for 2. बहुत अच्छी वापसी की है Brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो बहुत बढ़िया वापसी की मोहम्मद शमी ने. पहले ओवर में 8 रन दिए, लेकिन दूसरे ओवर में केवल 2 रन खर्च किए मोहम्मद शमी ने, और एक बार फिर रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब रहे मोहम्मद शमी, जबकि स्कोर है 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 8 overs have been bowled. 8 ओवर के बाद 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर. तो प्रकाश 16 अक्टूबर को इस विश्व कप का आगाज हुआ, शुरुआत हुई, क्वालिफायर्स खेले गए, और उसके बाद क्वालिफायर्स के दौरान भी कुछ चौंकाने वाले परिणाम हमें देखने को मिले. और कल भी जब पहला मैच खेला गया, तब ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी न्यूजीलैंड ने. गेंदबाजी में तब्दीली, अश्विन आए हैं नए ओवर में अपना पहला ओवर करने के लिए. 36 वर्षीय ऑफ स्पिन बॉलर, विश्व के माने हुए धाकड़ गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन
और इस बड़े मैदान का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा अश्विन को। और पहली गेंद लेग स्टंप पर थी, दिखना है बैट से लगी या पैड से, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ और 1 रन के लिए दौड़े हैं खिलाड़ी, लेग बाइस का इशारा और स्कोर में 1 रन का और इजाफा। 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो रविचंद्रन अश्विन के पास जो तजुर्बा है, जो अनुभव है और जो वैरायटी उनकी गेंदबाजी में है, जो मिश्रण अपनी गेंदबाजी में करते हैं, उन्हें खेलना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए। इस बार गाइड किया उसे थर्ड बैंक की तरफ, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 9वां ओवर ये किया जा रहा है। तो रविचंद्रन अश्विन का ये पहला ओवर है जिन्होंने पिछले ओवर में कोशिश की थी कैच पकड़ने की अपने आगे की तरफ डाइव करके, लेकिन कामयाबी के साथ सफलतापूर्वक उस कैच को कंप्लीट नहीं कर पाए। इस बीच अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके आगे आकर उस गेंद को इफ्तिखार ने खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन के लिए। तो जैसा मैंने कहा, लगातार 1-1 2-2 रनों के साथ ही काम चल रहा है पाकिस्तान का। जो आक्रामक स्ट्रोक्स हैं, बड़े स्ट्रोक्स हैं, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे और उसकी वजह है भारत की अनुशासित गेंदबाजी। और इस बार भी आगे आकर कदमों का इस्तेमाल किया है, ड्राइव किया है, लेकिन रन 2 ही मिलेंगे। तो 2 रन और जुड़ते हुए शान मसूद और पाकिस्तान के खाते में 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो कल जो पहला मुकाबला खेला गया था इस विश्व कप का वर्तमान चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विरुद्ध, जिसमें न्यूजीलैंड ने करारी शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया को और चौंकाया सभी को। इस बीच अगली गेंद और इस बार अंदर की तरफ आई थी और इसे खेला ऑफ साइड में डीप कवर की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद, केवल 1 ही रन। तो 4 रन आ चुके हैं 5 गेंदों में अश्विन के, जबकि 9वां ओवर ये पाकिस्तान की पारी का किया जा रहा है। इफ्तिखार है स्ट्राइक पर। अगली गेंद अश्विन की और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, कट किया उसे खूबसूरती के साथ, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की तरफ, शमी ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन तब तक केवल 1 ही रन ले पाए पाकिस्तान के खिलाड़ी। ओवर की समाप्ति हुई, 5 रन आए इस ओवर से और 9 ओवर के खात्मे के बाद पाकिस्तान का स्कोर 50 रन पूरे हुए 2 विकेट के नुकसान पर। India will be quite satisfied, I think, at this stage in the innings. 9 overs gone, 50 runs on the board. But I do suspect that this wicket is giving a little bit of extra assistance to the bowlers. So one shouldn't be looking at these massive scores that one normally associates with T20 cricket. You have to, after all, play the conditions. So India will want to try and limit the scoring. Pakistan, of course, have a very strong middle and lower order in terms of the big shots that they can play. Shadab, Haidar, Nawaz. And then, of course, there's Asif, Afridi, Naseem and Rauf, the batters to come for them. But for the moment, having lost the second wicket at 15, these two have taken the total up to 50. So 35 runs have been added by Shan Masood and Iftikhar Ahmed. Pandya continues. First ball driven inside out, square on the wicket, opening the face. The ball will run away towards the point boundary. It will be dragged in just inside by KL Rahul, who runs around and sends in a throw on the bounce to the man fielding it about 15 yards away from the boundary, from the wickets, I beg your pardon, and the batsmen take 2 runs comfortably. So Iftikhar settling into a good batting rhythm now. 15 he's got of 18. Shan Masood, lucky to have been put down by Ashwin on the fine leg boundary, is on 28 of 24. So they are doing some good repair work for Pakistan. Here's Pandya in again, bowls, and this time he's played it fine down to third man, 2 bounces, and Deepak Hooda is the man fielding there. So there's somebody who's off the pitch, one of the substitutes, Deepak Hooda, and he fields at the third man boundary, limits the scoring to a single. 53 now for 2, and that takes Iftikhar up to 16 with Shan Masood on 28 now to take strike. Hardik Pandya, who's of course had those problems with injury and then has made such a strong comeback through the last edition of the IPL and indeed thereafter. Gets back to the top of what is a long run-up, really has become aware of his body and now paces his bowling perfectly. 3 men inside the ring on the onside, 1 on the offside. That's the field and the others all on the boundary. Pandya into Shan Masood, and Shan Masood is not able to get the ball off the square, but good running there, Sunil. Quick single taken by the 2 batsmen. बिल्कुल हल्के से गेंद को टैप किया था और जब तक फॉलो थ्रू में दौड़ कर आए हार्दिक पांड्या या विकेट के पीछे से दिनेश कार्तिक आए, भरपूर समय था छोर बदलने का। और एक रन कितना अहम है, महत्वपूर्ण है, और रनों का तो वैसे अकाल पड़ा है।
टंटा पड़ा है यहाँ पर पाकिस्तान को, तो एक एक रन के लिए वो जा रहे हैं और इस मिले हुए मौके को बहुत अच्छी तरह से भुनाया पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों ने। 54 for 2, and what is very interesting, our scorer Lange just pointing out to me that in the 10th over and only 5 boundaries have been scored by Pakistan so far. Here's Pandya in bowls, and this one's thickish outside edge. This will run away to the boundary. It's been struck well, square towards the backward point area. Just some width on offer from Hardik Pandya, and Iftikhar is a firm striker of the ball. So as I was counting the boundaries, here's the 6th one for Pakistan. So the 6th boundary of the innings. 58 now for 2 with that, with those 4 runs. This was square, it was in the air but well wide of the man at short backward point and raced away even on this massive ground at Melbourne. The famous MCG where Olympic games have been played, the Olympic opening ceremonies have been conducted here at the Melbourne Cricket Ground. It's a multi-purpose stadium, as most big grounds in Australia are. Here's Pandya in again, bowls, and this time he's been pulled on the onside. So the short ball theory being put into practice, but well controlled by Iftikhar, and will pick up a single down to the deep square leg boundary where Kumar Yadav does the fielding. It's 59 for 2 now in the 10th over in progress, with 1 ball to come in the last ball of the 10th to be bowled by Hardik Pandya. So Iftikhar run a ball 21, Shan Masood on 29 of 25. And the 2 men out, of course, at the top, Rizwan and the skipper Babar Azam, the latter being out without scoring. This is an expensive over by the progress so far. 9 runs have come off it already. Last ball of the over, tickled away, doesn't make any contact. It will be a leg by, no doubt. Rasmus will signal. Yes, he does. So 10 runs coming off that over. Pakistan go to 60 for 2 at the end of 10 overs. So 6 runs in over. Fairly straightforward mathematics. India keeping the Pakistani batting in check, but Pakistan will be hoping to now really make the last 10 overs count with 8 wickets in hand. बिल्कुल प्रकाश, और पावर प्ले में 6 ओवर में केवल 32 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, लेकिन पिछले 4 ओवर में, जबकि 10 ओवर अब पूरे हुए हैं, स्कोर है 60 रन, यानी 28 रन पिछले 4 ओवर में जोड़े हैं। 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से इफ्तिखार और ईशान मसूद ने, और अब ये साझेदारी उम्मीदें पैदा कर रही है पाकिस्तान के लिए कि एक सम्मानजनक, एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर सके पाकिस्तान को, ये देखते हुए कि भारत की जो बल्लेबाजी है बहुत ही ताकतवर है, मजबूत है। तो भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले का बहुत ही बेसब्री से सभी को इंतजार था, और कल परसों से अटकलें लगाई जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद बारिश की वजह से आज के खेल में विलंब हो, देर से खेल शुरू हो, लेकिन मौसम मेहरबान रहा, और मौसम की मेहरबानी की वजह से बिल्कुल समय से और पहली गेंद से ही इस मुकाबले का जो आंखों देखा हाल है वो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से। Sunil, what is interesting is the weather gods also did not want to miss the India-Pakistan match, so they decided to turn it around and make sure that we get a full day's cricket. So remarkable, and it's a good thing because the world looks forward to India-Pakistan games, and it would have been a real shame if the weather had played spoil sport. लेकिन क्या बात है, क्या खूब बात कही आपने प्रकाश की, वेदर गॉड इज ऑल्सो डजंट वांट टू मिस दिस गेम। वाकई ये जो मुकाबला होता है बहुत ही रोमांच और उत्तेजना पैदा करने वाला होता है, और न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दर्शक समर्थक बल्कि तमाम विश्व क्रिकेट के फॉलोअर्स इस मुकाबले का इंतजार करते हैं। और जब मुकाबला विश्व कप के लिए हो तब तो इसका जो रोमांच है और इसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वही नज़र आ रहा है। जबकि स्कोर है भारत का 60 रन, माफ कीजिएगा पाकिस्तान का 2 विकेट के नुकसान पर। Drinks on the field and the players taking a little bit of a break. जी हाँ, तो भारत और पाकिस्तान का दोनों का अभियान विश्व कप का इस मैच से शुरू हो रहा है, और जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जैसा बड़ा मैदान हो, लंबी बाउंड्रीज हो प्रकाश, तब जो फील्डर्स हैं उनकी भी एक परीक्षा होती है, इम्तिहान होता है उनके थ्रोइंग कैपेसिटी का कि वो कितना थ्रो कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे लगता है लगाना पड़ता है फील्डर्स को। Not only that, Sunil, I think every fielder has to be conscious about where he should be fielding, because if you stand right on the boundary, batsman will play it short and take 2 or 3 runs. If you come in, you could be in trouble. Ashwin starts a fresh over. और 9 ओवर की पहली गेंद ऑन साइड में टर्न किया है, मिड विकेट की तरफ 1 रन पूरा किया, और 1 ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा, और स्कोर
1 रन से आगे बढ़ता हुआ 61 रन अब हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। अश्विन अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहले ओवर में 5 रन खर्च किए थे रविचंद्रन अश्विन ने। दिनेश कार्तिक बहुत ही सजग सतर्क चौकन्ने विकेट के पीछे, बिल्कुल विकेट से चिपके हुए। अगली गेंद और इस बार लेग स्टंप पर थी, देखना है लगी बैट से या पैड से। 1 रन के लिए जाना चाह रहे थे लेकिन फाइंडिंग सर्कल के अंदर है और उस वजह से अपने इरादे को बदला और कदम वापस खींचे क्रीज में बल्लेबाज ने। It's an amazing delivery. Ashwin has so many different ways to bowl the ball. This was fired into the pads. जी हाँ, वही मिश्रण परेशान करता है, हैरान करता है बल्लेबाजों को। इस बार इनसाइड आउट खेला है और ये फील्डर को बीट करते हुए गेंद जा रही है कवर की तरफ और अवसर जैसी बात लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि गेंद हवा में थी और कोशिश पूरी की थी हवा में डाइव करके गोता लगा के उस गेंद को कैच में तब्दील करने का। अपने ऊंचे उड़कर उस गेंद को कोशिश की थी लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और 1 रन मिल गया। इस बीच अगली गेंद और इस पर ऑन साइड में खेला, फॉलो थ्रू में खुद दौड़ कर आए रविचंद्रन अश्विन, फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं स्कोर अभी भी 63 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये साझेदारी अच्छी चल रही है पाकिस्तान के लिए, लेकिन यहां से जरूरत है स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की तेजी के साथ। और अब हवाई रास्ता दिखाया है और पहुंचा दिया है स्टैंड्स में और ये पहला छक्का आता हुआ पाकिस्तान की पारी में। इस लंबे ग्राउंड पर, एमसीजी के इस बड़े मैदान पर पूरी ताकत अपनी झोंकते हुए इफ्तिखार ने उस गेंद को हवाई रास्ता दिखाते हुए 6 रनों की मंजिल हासिल की और 6 रनों का उछाल अब पाकिस्तान के स्कोर में 69 रन स्कोर हुआ। लेकिन क्या बढ़िया फुटवर्क, क्या बढ़िया अपने आप को तैयार किया था। गेंद के नीचे आए और पूरे बल्ले के फॉलो थ्रू के साथ उस गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से लहराती हुई गेंद, गगनचुंबी छक्का, ये इफ्तिखार का। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार, आखिरी गेंद इस ओवर की और इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, पीछे हटे, टर्न किया मिड विकेट की तरफ और अश्विन खुद दौड़े, फील्ड किया लेकिन तब तक 1 रन पूरा कर ही लिया। तो 10 रन आ गए इस ओवर से। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 70 रन 2 विकेट के नुकसान पर। So the last 2 overs have yielded 19 runs, if Lange can confirm that to me. 9 in the previous one, 10 of this over. So Pakistan now getting a move on, getting some momentum going into their innings. And that's 6 from Iftikhar, the first of the innings, as Sunil just told you. But I think that it was a tough chance. But again, you expect fielders of the caliber of Rohit Sharma to take that catch. So that run out by Virat Kohli, the drop chance on the fine leg boundary by Ashwin, and this half chance which Rohit Sharma couldn't take. Also, just a few misses by India here, which could have made Pakistan's life that much more difficult. And they say catches win you matches. So India certainly guilty of not being 100%. I know it's hair picking, but in a needle encounter in a World Cup game, at the international level, you expect these to be taken. Change in bowling, and we have left arm spin for the first time. Patel comes in and bowls, and this one's gone, dispatched big time into the air, down towards the long on boundary, wide of long on for another 6. So Iftikhar Ahmed now turning the heat on and taking on the Indian bowlers. He's really getting a move on now. He's gone up to 36 with that 6. So 6 runs of the very first ball, putting pressure on Akshar Patel. And I had thought that Akshar Patel will be the bowler that Pakistan will target, and they seem to be doing just that. Now we'll have to see how Akshar Patel responds to this challenge. It's always a cat and mouse game. Here he is now, comes in, bowls, fires it in, and off the back foot, Iftikhar looks to whip it away on the onside, but comes in quickly. It'll be a good test. और प्रकाश, लगता है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को भी इस बात का एहसास हो गया है कि अगर अब बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो गेंद को जमीन नहीं आसमां दिखाना होगा। Akshar bowls down the wicket, comes Iftikhar, and he's hit this firmly. I think he's going to go sailing over the top again. Yes, it is. In fact, about 8 or 10 rows back over the side screen. So Iftikhar Ahmed making his intentions very, very
और स्कोर अभी कोई बहुत बड़ा नहीं है। रन रेट यदि हम देखें तो 7 बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और अब शाहीन शाह अफरीदी वो आए हैं मैदान से वाइड घोषित की गई। 1 रन और जोता हुआ अतिरिक्त के रूप में पाकिस्तान के खाते में और स्कोर अब हो गया 123 7 विकेट पर। यदि वही गेंद होती यॉर्कर लेंथ की तब मुश्किल में पड़ सकती होती यॉर्कर लेंथ की तब मुश्किल में पड़ सकते थे और शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आखिरी गेंद इस ओवर की करने के लिए अर्शदीप सिंह शाहीन शाह अफरीदी को, और इस बार धीमी गेंद की थी लेकिन अच्छा खेला उसे कवर की तरफ। कवर पर सफाई से फील्ड नहीं हुई लेकिन स्वीपर कवर पर मौजूद है विराट कोहली। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया तब तक, और इसके साथ ही 2 रन और समाप्ति ले लिए और उसके साथ ही ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन पाकिस्तान का स्कोर है नुकसान पर। 125 रन ओवर 7 विकेट के नुकसान पर। प्रकाश 3 ओवर अभी बचे हैं, 18 लेजिटिमेट डिलीवरीज बाकी हैं। Well, I mean, they've lost 7 wickets. Shan Masood really is the man who's got to take the attack to the Indian bowlers, and Pakistan will be very disappointed if they get anything less than 150. I think 150, 155 is what Pakistan will want, so about 30-35 runs ideally. So they need one really big over like they got when Akshar Patel bowled, but I don't think we're going to see Akshar Patel bowl anymore because from my recollection, Shami has 1 over to go. Shami has 2, is it? 1. Shami has 1, Arshdeep has 1, and that will be over number 18 and 19. There's still the 20th over to be bowled. I suspect that India
will have to go to somebody else. We'll see who they have available. Bhuvaneshwar, who will probably have to come in. And Bhuvaneshwar's record in the 1920th over hasn't been great. So Rohit Sharma will be hoping that Shami and Arshdeep can clean up the innings and pick up the 3 wickets in the next 2 overs. So Bhuvaneshwar doesn't have to bowl that last over. But we'll wait and watch. Here's Shami. Over number 18, round the wicket, comes in bowls, and he's moving around and looking to whip it around or play the paddle sweep and scoop it over the fine leg region is Shan Masood, and there is no chance. He doesn't make any contact. If he had, I suspect there would have been some runs for Pakistan. 125 for 7 it remains. 7.28 runs. Now a little bit of a change in the field. Man from short fine, I think, is being dropped back towards the boundary because that shot was attempted. Here's Shami now once again coming into bowl. The second ball of his 4th and last over, bowls to Shan Masood, and he gets a thin outside edge on the offside, gets 4 runs to down to third man. Fortunate runs. He made room outside the off stump, looked to play on the offside and didn't get the full face of the bat, just got enough of an edge, and it bisected the keeper and the man at short third inside the ring, and the only place the ball was going to go was 4 runs. The bowler will feel a little bit disappointed and a little unlucky, but that's just the way it goes. Another day that ball could have just taken an edge and gone straight into the gloves of the keeper, or might even have played onto the stumps. On this occasion for Pakistan, fortuitously 4 runs accruing down to third man. Rohit Sharma going up and having a word with Shami, just discussing where he might need that field. Everything seems to be settling in now. Shan Masood meanwhile playing that anchor role, acting like the Fevicol to this Pakistan innings, really just holding it together, the glue. He waits for Shami. Shami is in again, wide of the crease balls, and this time he's driving it away just wide of mid-on. This will be 4 more runs. Very, very good batting by Shan Masood. He's decided that he's going to hit the ball past the Ashwin, and that will bring up 48. Yeah, so he's gone to 48, and the total for Pakistan 133 now for 7. He's gone to 48 in the 17th over, and he's gone to 48 on 133 now for 7 in the 17th over. This one was deliberate. He's gone to 48 of 37. Played it wide of Ashwin. Saw that Ashwin is at the edge of the circle, not the sharpest fielder, as we've always said. Disappointment there again for Rohit Sharma, but remember, Rohit Sharma put down Shan Masood early when he tried to jump up and take a catch but couldn't latch on, but that's now all part of history. This time Shami bowls short, digs it in, looking to work it away on the offside with Shan Masood not able to make contact. Score remains 133 for 7. This is now the phase where the cat and mouse game really begins. Shan Masood has played a fantastic innings. Iftikhar Ahmed, of course, powering himself to that 32 ball 50 to build some momentum for Pakistan, and then lost his wicket in the very next over. But Shan Masood has continued to play well. Ashwin dropping him off the bowling of Shami, really being the only blemish in his innings. Shami bowls down the leg side, worked away fine. It will be fielded by Arshdeep on the fence, and he will take just 1 run. So 49 now to Shan Masood. Invaluable runs for Pakistan as they move up to 134 for 7 now. The last ball of the 18th over coming up, and one gets the feeling that Shan Masood just telling Shaheen Shah Afridi, look, don't try anything great, just don't lose your wicket. The physical gestures at least suggesting that, Sunil, not that we can hear what the batsmen are saying to each other at the MCG many miles away. 134 for 7, the last ball of Shami's spell actually coming up, and so far Shami's given away 34 runs, and he's coming into ball now, and this one's been whipped away on the onside. They will get 1, maybe 2 if they are fast enough. It's Virat Kohli who sends in the return, keeps the scoring down to a single, and that is very good work indeed. So 135 for 7, 18 overs bowled, and Shami's bowled his 4 overs now and given away 25 runs for 1 wicket. So a good piece of bowling by Shami in the end. बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही किफ़ायती और कसी हुई गेंदबाजी की, रनों पर भी अंकुश लगाया और एक महत्वपूर्ण विकेट भी निकाला मोहम्मद शमी ने। तो 135 इस समय स्कोर है 7 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का। 18 ओवर हो चुके हैं, अब केवल 12 गेंदें बची हैं। देखते हैं कहां जाकर ठहरता है पाकिस्तान की पारी का स्कोर, जबकि अफरीदी खेल रहे हैं 5 पर और शान मसूद
अपने अर्धशतक से केवल 1 रन दूर। 49 के व्यक्तिगत योग पर गेंद हाथ में है अर्शदीप सिंह के, जो अब तक 3 ओवर कर चुके हैं और 19 रन देकर 3 विकेट उन्होंने अब तक निकाले हैं, जिसमें उनकी 9 डॉट बॉल्स हैं। इकोनॉमी 6.33 की। अर्शदीप के चौथे और अंतिम ओवर की पहली गेंद, और गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर थर्ड बैन की तरफ जा रही है और 1 रन आसानी से मिल जाएगा अफरीदी को। अफरीदी अब पहुंचे 6 पर और पाकिस्तान 136, 7 विकेट के नुकसान पर। शान मसूद अपने अर्धशतक से 1 रन के फासले पर सामना करेंगे अर्शदीप सिंह का। तो शान मसूद ने बहुत ही संभल कर और सूझबूझ से बल्लेबाजी की, कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं उठाया और वो जानते थे कि एक छोर यदि वो पकड़े रहे, रोके रहे तो उम्मीदें बनी रहेंगी पाकिस्तान की और एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन दूसरे एंड से साथ नहीं मिल पाया शान मसूद को। इस बार फिर से धीमी गेंद और फिर से थर्ड बैन की तरफ खेल करके ये 1 रन और आता हुआ। तो 1-1 रन से ही स्कोर बोर्ड आगे बढ़ रहा है। कोई बड़े आतिशी स्ट्रोक देखने को नहीं मिल रहे हैं प्रकाश, जबकि अंतिम ओवर्स में अक्सर हम बड़े स्ट्रोक्स देखते हैं। शान मसूद के 50 रन पूरे हुए, शानदार अर्धशतक पूरा किया है। 40 गेंदों में 50 रन पर शान मसूद, जिसमें उनके 5 चौके शामिल हैं। छक्का एक भी नहीं लगाया और ये बात प्रमाणित करती है कि कितना एहतियात बरता है अपनी इस पारी के दौरान शान मसूद ने। तो ये अर्धशतक, ये 50 जरूर उनकी शान में इजाफा करेगा। और अगली गेंद करने के लिए अर्शदीप, और इस बार शॉर्ट पिच गेंद और इस बार हवाई रास्ता, हवाई हल्ला करते हुए उस गेंद को दफा कर दिया है स्टैंड्स में शाह अफरीदी ने और गेंद चली गई सीमा पार। शानदार षटकार अफरीदी के बल्ले से आता हुआ। 6 रनों का उछाल पाकिस्तान के स्कोर में 143 स्कोर हुआ 7 विकेट के नुकसान पर और जो रन रेट है वो अब 7.73 का हो चला है। बहुत ही खराब ढीली गेंद थी और उसे सही नसीहत दी, पूरी ताकत झोंकते हुए 92 मीटर लंबा वो छक्का जड़ा शाह आफरीदी ने। तो अर्शदीप की गेंद पर लगने वाला ये पहला बड़ा शॉट और स्कोर हो गया पाकिस्तान का 143 रन 7 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद खेलने के पहले काफी मंत्रणा, बातचीत, सलाह मशवरा दोनों बल्लेबाजों के बीच में कि इन बची हुई गेंदों को किस तरह से खेलें। 9 गेंदें बची हैं और कहाँ स्कोरिंग ऑप्शंस है, वो आपस में बातचीत कर रहे होंगे कि यहाँ से रन आ सकते हैं। तो अर्शदीप को इंतजार करना पड़ रहा है अपनी अगली गेंद के लिए, लेकिन अब तैयार और बोनस बैक ड्राइव ताकत के साथ झंझनाटेदार चौका आफरीदी के बल्ले से आता हुआ। गोली की रफ्तार से गेंद वो बाउंड्री के बाहर गई। जिस तेजी से गेंद को किया था उससे दुगनी तेजी से आफरीदी ने उस गेंद को भेजा सीमा पार। एक और बेहतरीन 4 अफरीदी के बल्ले से आता हुआ, 1 6 और 1 4। तो अफरीदी ने जगह बनाई अपनी जगह से हटकर और उसको क्या बढ़िया टाइमिंग के साथ और ताकत के साथ खेला कि हक्के बक्के भौचक्के रह गए वहां पर अर्शदीप भी और 4 रन और मिल गए पाकिस्तान को। उन 4 रनों के साथ 147 अब स्कोर हुआ 7 विकेट पर। अगली गेंद अर्शदीप की, आफरीदी को 6 गेंदों में 16 पर पहुंच गए हैं और इस बार किस्मत ने साथ दिया और इनसाइड एज लगकर शायद गेंद जा रही है फाइल लेग की तरफ। 1 रन जरूर मिला, यहाँ 1 रन और जुड़ता हुआ पाकिस्तान के खाते में, लेकिन लेग बाई के रूप में ये रन आता हुआ। तो इनिंग्स का जो टाइमर है भारत बिल्कुल सही समय से चल रहा है ओवर्स करने के मामले में और ये लेग बाइज के रूप में रन आता हुआ पाकिस्तान को। स्कोर अब हुआ 148 7 विकेट पर और शान मसूद ठीक 50 के व्यक्तिगत योग पर सामना कर रहे हैं अर्शदीप का। उनका चौथा और अंतिम ओवर, अंतिम गेंद और उनके सामने शान मसूद 3 विकेट निकाल चुके हैं। इस बार खराब गेंद और फुल टॉस थी, लेग स्टंप पर उसे टर्न किया लेकिन फील्डर को पाया डीप फाइन लेग बाउंड्री पर भुवनेश्वर के रूप में और केवल 1 रन मिला। तो 19 ओवर पूरे हुए। 19 ओवर के खात्मे के बाद पाकिस्तान का स्कोर 149 7 विकेट पर, लेकिन अर्शदीप का कमाल का ये कोटा 4 ओवर में 32 रन और 3 विकेट। क्या कहेंगे प्रकाश, अर्शदीप का ये पहला T20 विश्व कप है और पहले ही मैच में वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन कमाल की गेंदबाजी। Yes, he certainly bowled very well, except for that last over where I think Shah Afridi took him
took him on. 13 runs came off that last over, Sunil, and that really is where he might feel a little disappointed. When you're bowling so well and nailing the Yorkers, I wonder whether there's a need to try and bowl the slower ball. The 6 was hit of a ball that was 115 kilometers an hour. And I think this is where sometimes the maturity and the experience over the years will train this young man to be even more potent. But make no mistake, he broke the back of the top of the Pakistan order with those 2 wickets. And just think back to the amount of criticism that he got for that dropped catch in that game in Dubai. This is the beauty of this wonderful game, that one day people can criticize you illogically for no rhyme or reason, and then you have to stand up and applaud the spirit of the young man for the way he's come back and performed today. The game is far from over. This last over is going to prove, I think, very, very crucial, Sunil. It's 149 for 7, another 10 odd runs here, and we could have a really good game given the fact that Pakistan have such a good bowling attack, and the conditions do seem at the moment to be such that they are going to help the bowlers a little bit. Here's Bhuvneshwar Kumar, last over, and he begins with a horrible wide ball. I think it was on the 17th stump if there had been one, and quite rightly the umpire signals one wide. Shan Masood's 50 coming, his third 50, says Om Prakash Sharma, but he's played really well, and Ravichandran Ashwin must be really feeling bad, because that catch, if he had taken, we might have seen a very, very different story. At the end of the innings, we will have a mid-innings program, but at the moment, Bhuvneshwar bowls driven on the offside, but straight to the man at the edge of the circle. There'll be a single to be had for Shan Masood, 151 for 7. Free hit 2020. Our experts are going to be Venkat Sundaram, a former international player, and G. Rajaraman, senior sports journalist. The anchors will be Sakshi Mandwal and Adesh Gupt. They will talk to you, all our listeners, wherever you are in the listening to us from. And the program is Free Hit 2020. At the end of this over, when the mid-innings is complete, a little bit of a hold-up in play. There are lots of stewards on the ground. Maybe someone came onto the pitch, or maybe there was something else. And that is giving Bhuvneshwar Kumar and Rohit Sharma, the Indian captain, a chance to have a conversation amongst themselves and to just decide how they're going to strategize for the last 5 balls of this over, which are crucial, with Pakistan at 151 for 7. And I must confess that at the middle of the innings, 10 overs gone, Pakistan were 60 for 2, and now they're 151 for 7. So they've scored, 91 runs in these last 10 overs, with 5 balls still to be bowled. Bhuvneshwar bowls, and this one's gone back into the hands of Bhuvneshwar. Yes. And that is Shaheen Shah Afridi getting a leading edge, I think, ending up looking to tonk this over mid-wicket for another big hit, this time through the shot early, and the ball just lobbing back as a gentle cotton-bowled opportunity for Bhuvneshwar, who makes no mistake, and India pick up their 8th wicket. Afridi gone, top of the bat, straight back to the bowler, simple catch, and that, according to Om Prakash Sharma, is Bhuvneshwar's now makes him the highest wicket taker for India in T20 internationals with his 86th wicket. The earlier was Yuzvendra Chahal, who had taken 85. This is the speed and the agility of our statistician Om Prakash Sharma. The wicket was taken, and in a flash there was this orange card in our hands, and that's what helps us bring all these wonderful stats to you, our listeners. So thank you, Om Prakash. 151 for 8 now, Pakistan. 19.2 overs have been bowled, and the man coming into bat is Haris Rauf, who, as Sunil told you, in the BBL plays for the local Melbourne franchise. So this is his home ground. He knows the conditions here. Just judging by the jerseys and the wind that seems to be blowing there, it's going to be an interesting evening, I think, when India come out to bat. There'll be some swing on offer. At the moment, Rauf has the bat in his hand, over-pitching the attempted Yorker, and the man is not able to do anything at the deep mid-wicket boundary other than watch it sail over the boundary, as I think he played it with the wind, and 6 important runs, and Pakistan move on to 157 for 8. Fantastic shot from Haris Rauf. This is what happens. Pakistan's tail is always very, very strong, and India's death bowling has been a serious problem for a long time to come. Attempted Yorker, just missing its length by a couple of inches, and that's a low full toss put away over deep mid-wicket for 6. Pakistan's highest team total, 157 versus India in T20 World Cup, says Om Prakash. This one's a big swing and a miss by Rauf.
and the ball lodges safely in the gloves of Dinesh Karthik. So 2 balls to come. Pakistan 157, which according to Om Prakash Sharma now is the highest total against India in T20 World Cups, mind you. They have scored more, but not in a World Cup game. The earlier was 152 at Johannesburg in that 2007 edition, when of course India went on to win that tournament. Here's Bhuvaneshwar bowls, and again Rauf has a big swing and a miss, and there is no possibility of a run. The last ball of the innings coming up. Shan Masood desperate to get on strike, but he's not going to be able to get on strike now. Just 1 ball left. और बहुत चतुराई से पिछली 2 गेंदें की हैं प्रकाश, ये देखते हुए कि ऑन साइड के तरफ देख रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखा है और स्ट्रोक के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं दी है. अच्छी वापसी भुवनेश्वर की वो 6 खाने के बाद. 157 for 8. Last ball of the innings, last ball of the 20th over, unless it's a wide or a no ball. Here's Bhuvaneshwar, comes in bowls, and once again there's a swing and a miss. And Dinesh Karthik misses the stumps, and so does Bhuvaneshwar, and they will yield another run. This was schoolboy cricket there from Karthik and Bhuvaneshwar. India give up an extra run for no rhyme or reason. 20 overs have now been bowled. It's 159 for 8, and that is where Pakistan's innings ends. So India will have to get 160 runs to win this match. तो भारत को के सामने लक्ष्य 20 ओवर में 160 रन बनाकर इस मुकाबले को जीतने का, और भारतीय पारी का आगाज जैसा ही होगा हम फिर से हाजिर होंगे आकाशवाणी पर उस पारी का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए. लेकिन इस बीच दरमियान आकाशवाणी के स्टूडियो से हमारा एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, फ्री हिट 2020, जिसमें विशेषज्ञ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर वेंकट सुंदरम और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन. और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी साक्षी मांडवाल और आदेश गुप्त. तो अब से कुछ ही देर बाद फ्री हिट 2020. But this time Kohli audaciously lost this one, which is taken on a half volley, and that ball has been sent racing to the fence for a spectacular 6. Channel of the Nation, All India Radio, brings you live action of T20 World Cup 2022 from 22nd of October. All India matches on FM Rainbow Network, primary channels LRS, FM relay stations DRM and DTH. All other matches on LRS, FM relay stations DRM and DTH. So don't forget, just tune into All India Radio for the live action of T20 World Cup. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. Free Hit 2020. फ्री हिट 2020 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त. छोटी दिवाली भारत में, लेकिन पटाखे छूट रहे हैं आज एमसीसी ग्राउंड में, जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं. 101,25,000 दर्शक भरे हुए स्टेडियम में, यानी कि खचाखच भरा स्टेडियम. और यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारी टीम मौजूद है ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर 8 विकेट खोकर 159 रन बनाए हैं निर्धारित 20 ओवर में. और बाकी जो कुछ इंट्रोडक्शन है वो साक्षी मंडवाल के हाथों. Shukriya Adeshi, and a good afternoon to all the listeners of All India Radio. The present story standing: India winning the toss, choosing to field first, putting Pakistan to bat, and Pakistan going on to make 159 in 20 overs for the loss of 8 wickets. 160 being the target for India to 1. I'm joined in the studio by former India international cricketer Venkat Sundaram and senior sports journalist and expert G. Rajaraman. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon. Good afternoon. Venkat, आपके साथ शुरुआत करूंगी. 160 on board as target. Good score put up by the Pakistanis today, should we say? Yes, because they had a very shaky start. They lost their prime top order, Babar Azam and also Rizwan, before 20 runs were on the board. So after that it was a bit of a struggle. But I think they fought well. Their other batsmen, Shan Masood and also Iftikhar, they batted particularly well, because it was not an easy wicket to dominate the bowling. There was always something happening on the pitch, and Indian bowlers generally bowled well, I think, and they were trying too hard to get wickets. In the process, they gave away a few runs, but
anything on 160 is always a good score in a 20-over game, and we're going to be in for an exciting finish. I think those people who are nervous should be very careful not to bite their nails because this is going to be a close match. It can be anybody's game. Yeah. But I think the Indian batsmen should stay at the wicket. The people who have scored are those who have stayed at the wicket. No matter how difficult it is, if you get out to a good ball, fine. But otherwise, you have to stay at the wicket and wait for the right ball. राजा अर्शदीप और हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की, 3-3 विकेट ली, लेकिन काफी महंगे साबित हुए अक्षर पटेल, 1 ओवर में 21 रन। होता है आदेश, हम 5 या 6 बॉलर जब खिला रहे हैं, हर एक के दिन एक समान नहीं होते, और अक्षर पटेल का पेस शायद इफ्तिकार अहमद ने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया। 3 छक्के लगाए उन्होंने, और लगातार जब आपके शॉट्स पड़ते हैं तो खराब ही दिन निकलता है आपका। बट 160 चीजेबल स्कोर है। अगर एक टीम 159 बना सकती है तो दूसरी टीम 160 क्यों नहीं बना सकती है, जब आपके पास अच्छे बल्लेबाज हो। यू गॉट गुड बैट्समैन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक। आई थिंक 160 इज अ गेटेबल स्कोर। इंडियन टीम को भी ये मानना होगा। शायद 10 रन ज़्यादा हो गए, एक समय ऐसा लग रहा था कि 140 भी मुश्किल होगा, but they finished with 159. Credit to the Pakistan batting. Okay, Venkat, once they get down to now, once the Indian team gets down now to bat first, exactly what do you think is the strategy that they'll be looking at? We need a good opening partnership, or we need a stable innings up to the first 5 wickets at least? See, cricket is a game of partnerships, whether you're bowling or you're batting. So if you get a good opening stand, even if it's a bit slow, if it's steady, that is important. Because if you lose wickets up front, why did Pakistan score 160? Because they lost only 2 wickets. In the first 10 overs, they had lost only 2 wickets. So then the batsmen came in and threw their bat and got away with it. So they had nothing to lose. Otherwise, they would have got about 135, 140. Now they've got 160 because they had wickets in hand. So if you got wickets in hand, you can take the chance and go for the shots. But I think it's important to have a good start. Maybe 30 runs in the first 5-6 overs for no loss would be a very good, because if their fast bowlers are good, you have to negate that. If you lose 3-4 wickets up front, this 160 will look like 320 or 220 or whatever. True. राजा, जो आकाशवाणी का ड्रेसिंग रूम है उसमें आप टिप्पणी कर रहे थे जब भारत बॉलिंग कर रहा था, तो आपका अनुमान था कि 4 बॉलर 16 ओवर डालेंगे, पेसर्स या फिर ऑलराउंडर, और स्पिनर शायद 4 ओवर ही डालें, तो ऐसा ही देखने को मिला, 3 ही ओवर ही किए। तो पिच स्पिनर्स के खिलाफ ही था, मैं ये बोलूँगा, और पेस बॉलर्स के फेवर में था। जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने उछाल का प्रयोग किया पहले, और देखिए सब लोग शिकायत कर रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार 19वें और 20वें ओवर सही नहीं करते, लेकिन उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। 4 ओवर में 22 रन दिए। व्हेन यू हैव गॉट बॉलर्स ऑफ दैट क्वालिटी, अच्छी बात हो जाती है। बट एक आध ओवर खराब जाता है, तो अक्षर पटेल से हुआ नहीं। बट अश्विन उसको कवर कर गए, और हार्दिक पांड्या को तारीफ करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले 2 ओवर में रन दिए, लेकिन बाद में 3 विकेट छटका के उन्होंने, और अर्शदीप ने वेंकट जिस तरह से अपना दमखम दिखाया, फैंटास्टिक। नहीं, वो देखिए कि युवा खिलाड़ी है, वो इतना बड़ा ग्राउंड में इतना लोगों को नज़र के सामने वो खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अक्ल से बॉलिंग करा, इंटेलिजेंट बॉलिंग, और वो ज़्यादा पेसी नहीं है, 128, 130 मैक्सिमम होगा उनका स्पीड, लेकिन वो जिस तरह वेरी करते हैं लेंथ, शॉर्ट बॉल पे 2 विकेट देखे बाउंसर पे, बाकी बाउंसर्स को लग रहे थे शॉट्स, उसके बाउंसर पे लोग आउट हो रहे थे, तो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। तो आई थिंक ही इज गॉट ऑल द qualities of a good bowler. Speed he can always improve a little bit if required, but he is moving the ball both ways. वो अच्छा quality है. But then do you think, Raja, that this somewhere puts a kind of a pause or silences down the fact that our death over bowling has now kind of not been that bad this time? Very quickly, very quickly. Too soon, just one game now. So too soon to pass any judgment on death over bowling. Today they bowled pretty well. They have done a good job. Arshdeep, unfortunately, in his last over went for a few runs. But other than that, I think India has no reason to complain about the bowling. Well, clearly we should have no reason to complain with 160 being the target. Here's now all of us from the
expert studio team over here from All India Radio saying goodbye. We'll now hand it over to yes, we'll hand it over to our commentary team. Go ahead, enjoy the chase of the game. Free Hit 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। Kohli audaciously lost this one, which is taken on a half volley, and that ball has been sent racing to the fence for a spectacular 6. Channel of the Nation, All India Radio, brings you live action of T20 World Cup 2022 from 22nd of October. All India matches on FM Rainbow Network, primary channels, LRS, FM relay stations, DRM and DTH. All other matches on LRS, FM relay stations, DRM and DTH. So don't forget, just tune into All India Radio for the live action of T20 World Cup. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. सीधे पॉइंट बाउंड्री की दिशा में तीर की तरह गेंद जा रही है। एक और चौका भारत को मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगा है वहां पर। आपका अपना प्रिय चैनल आकाशवाणी ले आया फिर से आपके लिए T20 वर्ल्ड कप 2022। 22 अक्टूबर से भारत के सभी मैच FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल्स, LRS, FM रिले स्टेशंस, DRM और DTH पर, और अन्य मैचों की कमेंट्री LRS, FM रिले स्टेशंस, DRM और DTH पर। तो सुनना ना भूलें T20 वर्ल्ड कप का रोमांच सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। For ball-by-ball commentary, let's go across to our commentary team for the live action. Welcome back. India needing 160 runs to win this opening encounter of their campaign in the T20 World Cup. Pakistan will be wanting to try and restrict India. And the last time that India failed to overtake a total of 160 was 6 years ago when India were playing New Zealand in the World T20 in 2016. Since then, India have not failed to get past a total of 160. But that was another day, another time, another era. And of course, the conditions here at the MCG, from what one can see on our monitors, a bit windy. Shah Afridi, who's back from a long layoff and injury, will be dying to go. And he'll be remembering those two deliveries of which got the two Indian openers early on in that first encounter in the previous T20 World Cup. The Indian batters will also be cognizant of it, and KL Rahul, as he gets ready to take strike with Rohit Sharma at the non-striker's end, will want to make sure that they are able to blunt the early onslaught that will be Pakistan's trump card. They will be wanting to make sure that they can get some early breakthroughs against the Indian top order, just as India did against Pakistan. So here we are, the second half of this pulsating, exciting, romantic game at the MCG, packed house. Anywhere between 90,000 to 100,000 packed into the stadium. I know Sunil said 125. He probably is counting all the policemen as well, as we do at the Eden Gardens, because I don't think there are 125,000 seats there. But who knows? There may be more than that number as well, because that's the kind of excitement that this game generates anywhere in the world. You could be in any part of the world. We've had messages from Oslo, we've had messages from Sweden, we've had messages from Europe, from the Caribbean. People are just excited and follow this game wherever they can. Right then, we're about to get underway. Shah Afridi with the ball. Interestingly, one slip is all I can see on our monitors, and he is going to start things off for Pakistan. KL Rahul is the man on strike, and let's see how India's reply progresses. Afridi, left arm over, one of the finest in the world, goes in and bowls nice and full, and he plays that almost straight back to Afridi, just falling short of Shah Afridi there. KL Rahul, nervy start there, Sunil. जी हाँ, पूरा मौका था शाहीन शाह अफरीदी के पास उस कैच को लपकने का, लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए और थोड़ा सा गेंद आगे गिर गई अफरीदी के, और बाल बचे वहां पर। राहुल लो फुल टॉस वो की थी और जिसे सफाई से नहीं खेल पाए, जमीन पे नहीं रख पाए KL राहुल।
Yeah, trying to just block it there, Sunil, and thinking that the ball was going to be a Yorker. It actually was a little bit fuller than he thought and ended up just tapping it. Very, very lucky indeed that the ball did not go straight back to the bowler. And Afridi, coming off that injury to his knee and ankle, will also be cognizant, not diving forward or taking a big chance. But certainly a moral victory for the Pakistan quick at the start of this over. Just the one ball bowled so far. India looking to chase 160 for their first victory. Pakistan, of course, will want to try and prevent that from happening. Afridi turns at the top of his bowling run. Rahul waits. In comes Afridi, bowls, and KL Rahul comes forward. The ball squeezes between him and the stumps, inside edge, and he's off the mark. And will get the Indian innings off the mark as well. But this was again a moral victory there for the bowler there, Sunil, because that ball could have easily gone on to hit the stumps. बिल्कुल, और भीतरी किनारा लगकर वो रन मिलता हुआ तो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंद की थी शाहीन शाह अफरीदी ने, और बिल्कुल सहज नहीं नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल अफरीदी के सामने। और अफरीदी ने ही वो कहर बरपाया था पिछले विश्व कप के दौरान जब एक ही ओवर में उन्होंने रोहित शर्मा और केएल राहुल को आउट किया था। Well, Rohit Sharma now going to face the first ball. Umpire Erasmus has gone all the way down to the boundary to speak to one of the stewards. Not sure exactly what the problem was, but that's a little hold up in play. And Indian batsmen don't always like it. Oh, one can see what it is now. The placards which have 4 and 6 printed on them, a couple of them have drifted onto the side screen or the area around the side screen where there is a big black cover that blocks both sides. And I think Rohit Sharma's body language might be suggesting that it's all right, I'll just hit 4s and 6s, don't worry about it. But a little hold up in play as the ground staff gets ready. They'll have to send somebody there, Sunil, because it's sort of in the middle of nowhere. That one placard which has 4 on it and 1 6 which is sitting on that black covering that is protecting this area around the side screen. But many funny reasons for what cricket can get held up. But I think Erasmus is comfortable now. Things are okay. KL Rahul still pointing behind the bowler's arm to try and get something away. Some very strange things. Umpire Tucker as well moving his hands around, now frustrated. They're almost like 2 traffic policemen there at the moment, Erasmus and Tucker, in their pink coloured jackets. And now he's put his head down. Rod Tucker. Rohit Sharma is getting irritated. He's just got to keep calm here. Rohit got a big job to do. India have got 1 run on the board. We're still in the first over. And Afridi is ready now. I think everything seems to be all right. There's a man at slip, a backward point cover, mid-off, mid-on, mid-wicket, and a man inside the ring at 45. Afridi is in to Sharma, nice and full, and Rohit Sharma's clipped it away on the onside towards square leg. He'll get 1. The man coming off the boundary does the fielding there into the gloves of Rizwan. And India move to 2 without loss in the first over. Shaheen Shah Afridi, one of the finest bowlers in world cricket today. And it's really interesting to see that despite all the needle, despite all the razzmatazz and all the controversy and everything else that goes around between an India-Pakistan game, Sunil, the friendship, the camaraderie, the understanding between the players is really quite legendary. As here's Afridi in again, bowls, and this time it's outside the off stump and it's been glided away. They will get 1 as a diving attempt by Shan Masood at backward point doesn't quite stop the ball cleanly, and Rahul moves on to 2. India go up to 3, and that brings Rohit Sharma back on strike for the next delivery from Afridi. 4 balls have been bowled. India chasing 160 to win this game. और रोहित शर्मा और केएल राहुल को किसी भी तरह की हड़बड़ाहट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है। विकेट पर यदि रुका जाता है, टिका जाता है, तो ये लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है और शुरुआत भारत को मजबूत मिले, ये बहुत ज़रूरी। Afridi again, top of his run, goes away from us now to bowl to Rohit Sharma. Bowls, and Rohit Sharma plays on the offside quietly. Just get the feeling that the 2 Indian openers just a little bit circumspect. They don't seem to be wanting to go hard at anything. They're very tentative with their stroke play. Another day, another time, Rohit Sharma would have been leaning into that drive because this ball had the width
but it is the late swing that Afridi gets that often is the cause for concern. And once again, Rohit Sharma playing with no movement of the feet, and that has really been the problem for Rohit, playing the left arm seamers. He's always been a candidate to be LBW bowled, and this time Rohit Sharma is easing it nicely into the gap. They'll get at least a couple as Babar Azam runs around from his position at mid-off. He'll do the fielding, and the batsman, they're content with just a single. I thought they might push for the second run, but Rohit Sharma is content with just one. India move up now to 4 without loss at the end of the over. So first over gone. India, both openers on 2 each, 4 without loss. तो रोहित शर्मा और लोकेश राहुल पर जिम्मेदारी दारोमदार, भारत को एक ठोस शुरुआत देने की, विश्वसनीय शुरुआत देने की, लेकिन पहले ही ओवर में बाल बाल बचे केएल राहुल जब अफरीदी की एक लो फुल टॉस को ठीक तरह से वो टाइम नहीं कर पाए और फॉलो थ्रू में उस कैच को लपक नहीं पाए थे शाहिन शाह अफरीदी। लेकिन उस मिले हुए मौके को अब भुलाना होगा लोकेश राहुल को। तो एक ओवर के बाद भारत 160 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 रन बिना कोई विकेट खोए। इस बीच हम बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले के सीधे प्रसारण से यदि अभी अभी आप जुड़े हों तो जिन श्रोताओं ने अपने रेडियो या ट्रांजिस्टर सेट्स या एफएम चैनल्स देर से ट्यून किए हों उनको बता दें कि भारत ने आज टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, दावत दी पाकिस्तान को बल्लेबाजी की और पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 159 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। नसीम शाह युवा प्रतिभा, जवां साल 19 वर्षीय तेज गेंदबाज, वो अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं और उनके सामने है लोकेश राहुल। 2 के व्यक्तिगत योग पर 2 फील्डर हैं 30 गज के दायरे के बाहर, एक थर्डमैन पर और एक डीप स्क्वायर लेग पर, और जोरदार अपील पहली गेंद पर नसीम शाह ने की, लेकिन उस अपील का कोई असर, कोई प्रभाव नहीं एम्पायर पर। नसीम शाह एक युवा प्रतिभा है, एक खोज है पाकिस्तानी क्रिकेट में तेज गेंदबाजी की, और नसीम शाह को खोजा था अब्दुल कादिर के जो बेटे हैं, उन्होंने अपनी एकेडमी में नसीम शाह को देखा था और फिर उनसे प्रभावित होकर उनको बैकअप किया, उनकी हौसला अफजाई की और एक बढ़िया तेज गेंदबाज के रूप में उन्हें तराशा है। तो नसीम शाह अपना पहला ओवर कर रहे हैं और उनके सामने भारत की 2 दिग्गज ओपनर केएल राहुल और रोहित शर्मा। नसीम शाह दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अगली गेंद राहुल को, और इस बार ओवर पे स्ट्रेट ड्राइव किया लेकिन सीधे फील्डर के पास मिड ऑफ पर गई गेंद, रन लेने का कोई अवसर नहीं। रफ्तार देखिए नसीम की, 143 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद कर रहे हैं। वहीं पिछले ओवर में आफरीदी की जो रफ्तार थी वो औसत 135-136 के आसपास थी, तो रफ्तार के मामले में नसीम शाह आफरीदी से कहीं आगे। तो नसीम शाह, लेकिन रफ्तार से काम नहीं बनता, आपको विकेट निकालने होते हैं और किस चतुराई से आप गेंद करते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। और इस बार थर्डमैन की तरफ दिशा देते हुए 2 रन तो निश्चित रूप से मिलेंगे, और गेंद की गति का बेहतरीन इस्तेमाल किया था राहुल ने और 2 रन और जुड़ गए राहुल और भारत के खाते में, और स्कोर भारत का 7 रन बिना विकेट खोए, जबकि दूसरा ओवर ये चल रहा है। तो पाकिस्तान की पारी की खासियत रही 2 अर्धशतक। पहला अर्धशतक लगाया था इफ्तिखार अहमद ने, 34 गेंदों में 51 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, जिसमें उनके 2 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वहीं शान मसूद ने नाबाद 52 रन की पारी खेली 42 गेंदों में 5 चौकों की मदद से। अगली गेंद नसीम की, और इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ऑफ और मिडिल स्टंप पर, और गेंद को ठीक पीछे आते हुए बल्ले के बीचों बीच लेते हुए रक्षात्मक ढंग से राहुल ने खेला, कोई रन नहीं, और स्कोर अभी भी 7 रन बिना विकेट खोए। तो नसीम शाह एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी में, और तेज गेंदबाजी हमेशा से ही प्रकाश पाकिस्तान का मजबूत पक्ष रहा है, और क्या कमाल का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है तेज गेंदबाजों के मामले में। पाकिस्तान का एक से बढ़कर एक तेज खौफनाक गेंदबाज पाकिस्तान ने विश्व क्रिकेट को दिए हैं। इस बीच अगली गेंद और इनसाइड एज लगकर, भीतरी किनारा लगकर आउट हो गए केएल राहुल, और पहला झटका दे दिया जवां साल युवा होनहार प्रतिभाशाली नसीम शाह ने। अपने पहले ओवर की 5वीं गेंद पर
केएल राहुल को उन्होंने चलता किया और केएल राहुल गेंद के पीछे नहीं आ पाए, भीतरी किनारा लगा, सीधे स्टंप्स पे जाकर गेंद लगी और पहली क्षति भारत की होती हुई केएल राहुल के रूप में। और गेंद थोड़ी सी उठी ज्यादा और बल्ले के ऊपरी हिस्से से भीतरी हिस्से से लगकर गेंद गई स्टंप्स पर, तो नसीम शाह ने ये कामयाबी दिलाई। क्या कहेंगे उस गेंद के बारे में प्रकाश? Well, I think it wasn't any great delivery. I think the problem is that Rahul was so circumspect, so watchful, that a delivery that he could have played standing tall, just pushed it away, looking to be ultra defensive. And I think this has been the challenge for both the openers when they play against Naseem Shah, Afridi, Rauf, or the other Pakistani bowlers, because at the top of the order, defense takes over rather than be positive and offensive. But that said, it's a very important breakthrough for Pakistan, just what they wanted. They'll now get Virat Kohli in, who will come in to bat, and Naseem Shah will fancy his chances against Virat Kohli. So like I said, India-Pakistan game, 160 to get. This is not going to be a walk in the park. जी हाँ, तो निराशाजनक शुरुआत भारत के लिए, 7 पर पहला विकेट खोया और अब कप्तान माफ कीजिएगा विराट कोहली आए हैं। इस बीच कोहली को ये गेंद और उसे खेला पॉइंट की तरफ, लेकिन कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो विराट कोहली वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 9 T20Is में 67.67 की औसत से रन बनाए हैं और 4 T20 विश्व कप मुकाबलों में 3 अर्धशतक लगा चुके हैं विराट कोहली पाकिस्तान के विरुद्ध। उनका न्यूनतम स्कोर 36 का है पाकिस्तान के साथ। तो विराट कोहली से यही उम्मीद होगी कि अपने उसी फॉर्म को जो पाकिस्तान के खिलाफ वो दिखाते आए हैं बरकरार रखें और एक बेहतरीन पारी भारत के लिए खेलें। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी पर अब जिम्मेदारी इस पारी को संभालने की, जबकि पहला झटका भारत को मिल चुका है केएल राहुल के रूप में। Shah Afridi starts a fresh over, and the total is 7 for the loss of the wicket of KL Rahul, who played on to Naseem Shah. Like he has done in the past couple of games that he's played against India, he's always come out and struck. And Rahul there, just watching that replay, I think ultra defensive and paid the price when he plays the ball behind his pads. But that's done and dusted. Virat Kohli and Rohit Sharma, the two most experienced of the Indian batsmen, now at the crease. Here's Afridi to Sharma. Sharma plays again far from his body, dabs it away on the offside, and they stake a quick single. This is important because if you can't get the big shot away, the singles have to come. So Rohit Sharma with that single is up to 4 now, and India 8 for the loss of KL Rahul's wicket. Virat Kohli, the topic of discussion really, I think second only to the World Economic Affairs across the world. Everybody's been talking about Virat Kohli. Good, bad, ugly, not so different. Some runs in recent times have sort of quietened the critics a little bit. And this is a great opportunity for the champion batsman if he is to really put a lock on all those criticizing people. But right now he's got a job on his hands. Afridi comes in and bowls to Kohli. Kohli watches it go outside the off stump. Intelligent bowling by Afridi there, inviting Virat to play the big booming drive on the offside, which he likes to play. But Kohli, recognizing the situation, this time just watches the ball go through into the gloves of Mohammed Rizwan behind the wickets. Just looking at the kind of runs he scored, Virat Kohli there, and someone who's been so consistent over time till just before the pandemic, before that historic tour of India to Australia, sort of fell away in form and has been battling his way back. Here's Afridi, balls to Virat. Virat drives on the offside, and this was a good-looking shot. Didn't quite time it as well as he normally does. Should get 2 before Shadab Khan completes the fielding and sends the return in. And I think they'll be content with those 2 runs. So 2 runs to get off the mark for Virat Kohli, and India move up to 10 in the third over, having lost the wicket of KL Rahul, playing on, attempting to play a defensive shot, and the ball coming back onto his pad and then ricocheting on to hit the stumps and dislodging the bails. So a soft dismissal for KL Rahul, as we've seen many a times at the top of the order for him. Kohli settles and waits now for Afridi, who comes round the wicket, and once again a little bit away from his body there, Virat Kohli, getting a thick inside part of the bat into the ground, so no damage done, but certainly not the Virat Kohli of old. It's almost like you feel Virat's been trying too hard, and then before the last Asia Cup he took some time off,
and that may have just been the right thing to do. Many were suggesting that. He went away for a while, went away from cricket, and by his own admission didn't touch a cricket bat for a period of time, and now looks to try and reassert and re-establish himself at the top of the world rankings. Bowled a good ball from Afridi, coming back in sharply, maybe doing too much as he came in round the wicket, angled the ball in sharply, and Virat Kohli was beaten completely. Appealed to umpire Erasmus, but no interest in DRS by the Pakistan captain. Clearly the ball missing the leg stump. End of the second over. India have gone up to 10 but have lost the wicket of KL Rahul. तो 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज केएल राहुल, बोल्ड मोहम्मद नसीम शाह। तो इस तरह से विराट कोहली को पिछले ओवर में कुछ दिक्कत आई शाहीन शाह अफरीदी के सामने, तब जब अपना एंगल बदला, अराउंड द विकेट गेंद करने के लिए आए शाहीन शाह अफरीदी, तब थोड़ी से दुश्वारी में नजर आए थे विराट कोहली। और गेंदबाज जब राउंड द विकेट अपना एंगल बदलता है तब बल्लेबाज को भी अपने स्कोरिंग ऑप्शंस ढूंढने पड़ते हैं, अपनी सोच बदलनी पड़ती है कि इस एंगल से इस गेंदबाज को मैं कैसे खेलूं। तो थोड़ी सी दिक्कत में जरूर नजर आए, लेकिन कोई नुकसान नहीं। 3 ओवर के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर बता दें कि पाकिस्तान ने 159 रन बनाए 8 विकेट पर। 20 ओवर में भारत की ओर से सबसे कामयाब गेंदबाज रहे अर्शदीप सिंह, 4 ओवर में 32 रन 3 विकेट। वहीं पांड्या को भी 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट मिले। एक विकेट भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को मिला। तो इस बीच ये अगली गेंद और गेंदबाजी में तब्दीली हुई है। राउफ अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, जो कि बहुत खतरनाक तेज गेंदबाज हैं और जिनका जिक्र प्रकाश ने भी कुछ देर पहले किया था कि वो इस वक्त अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि जो बिग बैश लीग खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें मेलबर्न स्टार्स का प्रतिनिधित्व करते हैं राउफ, और बढ़िया रिकॉर्ड उनका रहा है बिग बैश लीग में। तो राउफ की अगली गेंद और इस बार बाहरी किनारा, लेकिन स्लिप में कैच लपक ही दिया और हैरिस राउफ ने एक बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में दे दिया है। अपने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर बहुत बड़ा विकेट, हिटमैन रोहित शर्मा को चलता किया, और जो तेजी और जो उछाल उस गेंद पर था, बाहरी किनारा लगा रोहित शर्मा के बल्ले का और गेंद चली गई एकमात्र स्लिप के हाथों में। मुश्किल कैच था, लेकिन बहुत बढ़िया पूर्वानुमान के साथ अपने दाहिनी तरफ डाइव करके हवा में गोता लगा के इफ्तिखार ने उस कैच को लपका और दूसरा विकेट टपका भारत का कप्तान रोहित शर्मा के रूप में। केवल 4 रन बनाकर वापस आ रहे हैं डगआउट में और मुसीबत में, संकट में भारत 10 रन 2 विकेट पर। Fantastic effort from Haris Rauf, and indeed a fabulous catch from Iftikhar Ahmed, diving away to his right, got both his hands to it. And as I've told all our listeners right in the beginning, this is not going to be a walk in the park. In fact, one has to say right now, Pakistan have a very strong grip on the game because they've sent back both openers, 10 runs on the board. Virat Kohli's just gotten there, and the third bowler on view, Haris Rauf, has picked up a wicket, as has Naseem Shah, and Afridi is of course very much there. So Pakistan in control, on top, one would have to say, in this innings right now, unless India are able to find a way out of this mess. And the man coming in is the man who might be able to shine some light on this innings. He goes by the name of Surya Kumar Yadav. और उनका निकनेम है अब स्काई, सूर्य कुमार यादव। लेकिन क्या कमाल का कैच वो लपका था। और क्रिकेट में कहा जाता है कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच और जीतो मैच, और यदि छोड़ा कैच तो छूटा मैच। लेकिन छोड़ा नहीं, अपना पूरा एफर्ट लगाया, दम लगाया और उस कैच को लपक ही लिया मोहम्मद इफ्तिखार ने, और दूसरा झटका दिया भारत को रोहित शर्मा के रूप में। केवल 4 रन बना पाए। जिस तरह से पाकिस्तान की पारी की शुरुआत हुई थी, लगभग वैसी ही शुरुआत भारत की पारी की। पाकिस्तान का पहला विकेट 1 पर गिरा था, दूसरा 15 पर गिरा था। तो वहीं भारत का भी अब दूसरा विकेट 10 के कुल योग पर गिर चुका है। तो सूर्य कुमार यादव आए हैं नंबर 4 पर और उनके सामने राउफ दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार ओवर पिच गेंद, बढ़िया ड्राइव और गेंद जा रही है सीमा पार, नहीं रोक पाएंगे फील्डर। बेहतरीन 4 सूर्य कुमार यादव के बल्ले से, ये बेहतरीन बाउंड्री ओवर पिच गेंद थी और गेंद के ठीक पीछे आकर
बल्ले का पूरा चेहरा गेंद को दिखाते हुए उस गेंद को भेज दिया सीमा पार। शानदार 4 सूर्य कुमार यादव का और बेहतरीन अंदाज में अपना खाता खोला है सूर्य कुमार यादव ने। तो 4 रनों का और इजाफा भारत के स्कोर में। 14 रन अब स्कोर हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। राहुल की ये गेंद जितनी तेजी से आई थी उसी तेजी से वापस भेजी बाउंड्री के बाहर सूर्य कुमार यादव ने। टाइमिंग कमाल की थी, बेमिसाल। और अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी और इस गेंद को गैप में खेल दिया है। पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, लेकिन बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगी और रिले थ्रो के माध्यम से गेंद वापस आ रही है। और तब तक 3 रन विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव ने पूरे कर लिए। विराट कोहली पूरी दुनिया जानती है कि विकेट के बीच में बहुत तेज दौड़ते हैं और अपने साथी खिलाड़ी को भी फोर्स करते हैं, विवश करते हैं कि वो रन के लिए दौड़े। सूर्य कुमार यादव भी तेजी के मामले में पीछे नहीं है, उनकी भी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत कमाल की है और उन्होंने भी साथ दिया और पूरे 3 रन पूरे कर लिए। तो स्कोर अब हुआ 17, 2 विकेट के नुकसान पर। पिछली 2 गेंदों में 7 रन भारत के खाते में आते हुए। और अगली गेंद को हल्के से टैप किया, पुश किया था, लेकिन फील्डर झपट रहे थे गेंद पर। शादाब खान, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन लेने के इरादे को खत्म किया विराट कोहली के। 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली। भारत का स्कोर 17, 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर ये चल रहा है राहुल का, ये पहला ओवर है और पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने आउट लिया था रोहित शर्मा को। स्लिप पर हैरत अंगेज सनसनीखेज कैच पकड़ा था इफ्तिखार अहमद ने। इस बीच अगली गेंद राहुल की और इस बार लेग स्टंप पर थी, टर्न किया उसे स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन सीधे फील्डर के पास रन लेने का मौका नहीं। 7 रन आए इस ओवर से, 1 विकेट भी आया राहुल को और 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 17, 2 विकेट पर। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. 17 for 2 at the end of 4 overs then. India. Afridi 2 overs, none for 8. Naseem Shah 1 over, 1 for 2. And Haris Rauf 1 over, 1 for 7. That's the bowling analysis. The 3 Pakistani quicks on view really have rocked India at the top of their order, just as India did against Pakistan. And so this is going to be, as often happens, another tight humdinger of a game between India and Pakistan. It will take a lot of good batting by India to get past this, and Pakistan will do their best. It's Naseem Shah who will now change ends and come into bowl from the end opposite to where he started, and the man on strike is Surya Kumar Yadav, who's on 7. Naseem Shah over the wicket to Yadav. He gets the outside edge, but the ball drops short of Rizwan. This could have been trouble. Looking to guide that ball down to third man. Surya Kumar Yadav, of course, one of those players who is very, very busy, wants to keep the scoreboard ticking along, has, of course, built a fantastic reputation in recent times. As a matter of fact, as I look at the replay, it looked like it didn't actually take the bat. Just a swing on the ball which moved after it had passed the batsman. I don't think that he nicked it, but it doesn't matter. In any event, it dropped well in front of Mohammed Rizwan. Here's Naseem Shah into Yadav, and this time he gets a leading edge. Very, very lucky that the ball didn't go up into the air. Looking to play his favourite whip through the mid-wicket region, Surya Kumar Yadav there, and lucky for him that the leading edge was thick enough to drop at shot where shot cover might have been, or shot silly mid-off might have been, and not go as far as the man at short cover who was lurking there for just that kind of a mistake. So he's got to be watchful here, Surya Kumar Yadav. There is movement in the air and off the pitch here, as we said right at the beginning of the game. Here's Naseem Shah to Yadav, and this time he's got some on it. It was in the air, he's whipped it away square of the wicket. This is a long boundary. They've run the second run, they will get the third. The ball will slow down, and that will allow the 2 batters to comfortably come back for the third run. So 3 more runs to India, 3 more to the total, and 3 more to Surya Kumar Yadav, who goes up to 10. India move up to 20 now for the loss of 2 wickets with those 3 runs. But the ball was in the air, Sunil, wide of the man at square leg, but in the air nevertheless. और जो नसीम शाह की गेंदों की तेजी है ना, वो थोड़ी सी दुश्वारी पैदा कर रही है भारतीय बल्लेबाजों को। सभी गेंदें 140 के ऊपर उन्होंने डाली हैं, 141, 142, और पिछली गेंद पर भी 142 की रफ्तार से ही गेंद की थी, जिस पर 3 रन लिए। और अब विराट कोहली हैं स्ट्राइक पर।
Virat Kohli waits for Naseem Shah. Naseem Shah is in from the middle of the crease, balls, and Kohli opens the face of his bat and beats a man diving at backward point. He takes the first run, thinks of the second. Fielder gets there very quickly. That's Rahul from the third man boundary, prevents a possible second run. Kohli is up to 3 now. India 21 for 2. He won't be too bothered about it, Virat. He's got 3 of 8. Suryakumar Yadav has got 10 out of on just 5 balls. But what is important for India now is, just like Pakistan, to have a partnership. The 76-run partnership really between Iftikhar Ahmed and Shan Masood is the one that allowed Pakistan to get to 160. Here's Naseem Shah into Suryakumar Yadav, who drives, doesn't get all off it, gets the thickish inside part of the bat. Ball goes out towards mid-on, who's much straighter than he earlier was, and does the fielding. There is no run. So Pakistan putting a lot of pressure on India in the power play. 1 ball of the 5th, and then just 1 more over to come after that. Pakistan got 32, and I remember Sunil mentioning that in 32 runs in the power play for the loss of 2 wickets meant that India had completely dominated. Looks like Pakistan are doing just that, if not more. Here's Naseem Shah into Yadav, and Yadav gets a ball that's rising. He glides it down to third man. He'll retain the strike, pick up a single, and the Indian total now is 22 for 2 at the end of 5 overs. Just the 1 boundary so far. तो 5 ओवर के बाद 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर दोनों आरंभिक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल वापस जा चुके हैं पवेलियन में, और अब विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव की जोड़ी है मैदान पर। तो ये जो T20 विश्व कप है ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेला जा रहा है, और इसी धरती पर आज भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। तो धरती भले ही ऑस्ट्रेलिया की हो, लेकिन इस धरती पर MCG के इस मैदान पर भारत और पाकिस्तान के धरती पुत्र नजर आ रहे हैं, जिनके बीच की कांटे की टक्कर को देखने के लिए बड़ी संख्या में लगभग 1 लाख दर्शक मौजूद हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर। तो पावर प्ले का अंतिम ओवर करने के लिए आ रहे हैं। तुलनात्मक स्कोर देखें तो 5 ओवर के बाद पाकिस्तान की 24 थे, भारत 22 2 विकेट पर, और अब रऊफ अपने दूसरे ओवर की शुरुआत करते हुए पहली गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप पर अंदर की तरफ आती हुई, लेकिन उससे ठीक पीछे आकर रक्षात्मक ढंग से खेला सूर्यकुमार यादव ने। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो राउफ जिन्होंने पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर बड़ा विकेट दिलाया था पाकिस्तान को, रोहित शर्मा को आउट गिरा करके उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गेंद इफ्तिखार के अहमद के हाथ में गई थी पहली स्लिप में, जिन्होंने बहुत मुश्किल कैच को लपक लिया था। और इस बार शॉर्ट पिच गेंद और पुल कर दिया उसे, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, सीमा पार, बेहतरीन चौकार। ये सूर्यकुमार यादव के बल्ले से आता हुआ कड़क शॉट, झन्नाटेदार स्ट्रोक। इस बार पूरा मौका मिला अपने हाथ खोलने का। खराब गेंद थी, ढीली गेंद थी, और उसे सही नसीहत देते हुए सीमा पार पहुंचाया सूर्यकुमार यादव ने, और उस चौके के साथ भारत का स्कोर अब हुआ 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो सूर्यकुमार यादव यदि 2-4 ओवर टिक जाते हैं तो वो ऐसे खतरनाक गेंदबाज हैं जो मैच का रुख पलट के रख देते हैं अपनी आतिशी बल्लेबाजी से। मिस्टर 360 डिग्री कहे जाते हैं। एबी डिविलियर्स को एक वक्त वो खिताब था, लेकिन इस समय वो खिताब सूर्यकुमार यादव के खाते में। लेकिन ये विकेट एक और सूर्यकुमार यादव, जिनकी शान में मैं कसीदे पढ़ रहा था, उनको चलता किया राउफ ने। एक उठती हुई गेंद जिस पर बाहरी किनारा लगा बैठे गाइड करना चाह रहे थे सूर्यकुमार यादव को, और गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा चूमा और गेंद चली गई सीधे विकेट के पीछे। राउफ को मिलने वाली एक और कामयाबी, और विकेट कीपर ने मोहम्मद रिजवान ने ऊंचे उठकर उस गेंद को लपक लिया, और तीसरा विकेट पाकिस्तान को मिलता हुआ। राउफ को मिलने वाला दूसरा विकेट सूर्यकुमार यादव, कॉट रिजवान, बोल्ड राउफ 15, और बहुत मुश्किल में, खतरे में, संकट के बादल मंडराते हुए भारत की पारी पर 26 रन 3 विकेट पर। Absolutely, and in a lighter vein, Sunil, you were in the middle of a great spell, all 3 wickets. But really, it was a fantastic delivery from Haris Rauf, close to the body, and Suryakumar Yadav looking to play the ramp shot
just edging that one into the gloves of Rizwan, who took a well-judged catch. It was travelling that ball. It was also going over his head, and he took it very, very comfortably. But now Pakistan really got a stranglehold over the Indian innings. It's going to need a special batting effort from a couple of players to be able to take this forward. Patel has been promoted in the order, and he has come in as a left-hander, maybe just to mix things up, but he is the man who's come out to replace the rampant Kumar Yadav. Pakistan right on top and looking like crushing India at the moment. बिल्कुल, अक्षर पटेल चूंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इसी वजह से उन्हें शायद ऊपर भेजा है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन कुछ परेशानी पैदा करे, और आते ही अपना खाता खोला अक्षर पटेल ने। ये गेंद ऑफ और मिडिल स्टंप पर थी, पुश किया उसे डीप कवर की तरफ और 2 रन मिल जाएंगे अक्षर पटेल को। तो 2 के साथ खाता खोला अक्षर पटेल ने और स्कोर भारत का हुआ 28 रन 3 विकेट पर। और अपने बॉडी के, अपने शरीर के काफी नजदीक से उस गेंद को खेलने का प्रयास किया था सूर्य कुमार यादव ने, और एक बेहतरीन कैच लपका मोहम्मद रिजवान ने विकेट के पीछे ऊपर उछलकर बेहतरीन टाइमिंग के साथ अपने दस्ताने ला दिए गेंद के पीछे और चलता किया सूर्य कुमार यादव को। राउफ को मिलने वाला दूसरा विकेट। अगली गेंद राउफ की अक्षर पटेल को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार लेग स्टंप पर, और लेग बाई के रूप में ये रन आना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि बैट और गेंद का संपर्क नहीं हुआ, तो 1 रन और जुड़ता हुआ भारत के खाते में, और स्कोर अब बढ़कर 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली को चाहिए एक साथी, एक साझेदार, एक ऐसा खिलाड़ी जो विकेट पर रुक सके, टिक सके। तो देखते हैं कितना साथ निभा पाते हैं अक्षर पटेल विराट कोहली का। विराट 8 गेंदों पर 3 रन अब तक बना चुके हैं और सामना करेंगे आखिरी गेंद जो कि दूसरा ओवर है राउफ का, उसकी। राउफ की अगली गेंद और इस बार मिडिल और लेग स्टंप पर थी, कलाइयों का खूबसूरत इस्तेमाल किया और फ्लिक कर दिया उसे। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करें थ्रो करें। 2 रन विराट कोहली और भारत को मिलते हुए पावर प्ले खत्म हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद, पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर है 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं पाकिस्तान का स्कोर था 6 ओवर के बाद 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। The difference, I think, is if you look at the batting lineup, the 2 wickets that Pakistan had lost, of course, were very, very important, both Rizwan and their skipper Babar Azam. If you look at the 3 that India have lost, probably even more important, Rohit Sharma, Rahul, and the man who really one felt is in the best form of his life, Kumar Yadav. That was a really important wicket, and this is again a brilliant move by Babar Azam. He's brought Shadab Khan into the attack, so Shadab will make the batsman take on the bowler, and this is again a brave move to have him come on when Akshar Patel, the left-hander, is there. So what he's telling Akshar is, you want to go after me, take the chances, and we'll see what happens. And Shadab Khan is a very intelligent bowler, bowls a lot of googlies to the left-hander, and of course has a great degree of variation as well. So slowing, signalling that the first power play is over. 31 for 3, 6 overs have been bowled. India needing 160. Now suddenly that 160 looks like a very long way away at the moment. Here Shadab Khan, first ball, and it's played away by Akshar Patel. There could be trouble here. I think he may be gone. He may have just, no, I think Rizwan has messed it up. Whoa, collecting it. Couldn't collect the ball. And that is Virat Kohli. Yes, no, wait, maybe. And almost having to say sorry at the end, but I think Akshar Patel may have survived. This is very unlike Virat Kohli. He is apologizing now, saying I had a brain fade. But Akshar Patel might have just survived. Will he make something of it? Just shows that the Indian batsmen, Sunil, are a little bit tense here. They're not able to really come to grips with the situation. Big occasion. Did well with the ball here. This is going to tell us. I don't know. It's going to be a third umpire's call. The ball was not in the hands of the keeper. I think his gloves broke the wicket. The ball may have broken the wickets. We don't know. It's a tough call. What do you think, Sunil? लेकिन रिजवान की भी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी यही लगता है कि रिजवान के हाथ में गेंद नहीं थी और पॉप अप हो गई गेंद ग्लव्स से, और उस वजह से ग्लव्स
this frame, Sunil, but it's not important what you and I think. Yeah, It is what the umpire thinks. This is the moment. It's going to come up on the screen. Will it be? Oh, it's out. He's been given out. The third umpire has signaled that Akshar Patel is out, run out, and that means he has concluded that the ball hit the stumps before the gloves. Now there will be controversy about this for sure, but the fact of the matter is Pakistan are all over this Indian batting, and India are in really, really deep trouble, and Virat Kohli must take some responsibility. है और अक्सर पटेल बहुत ही अटपटी विचित्र परिस्थिति में रन आउट होकर वापस आ रहे हैं और अक्सर पटेल वापस आते हुए लगातार जाइंट स्क्रीन की तरफ देख रहे थे कि कहीं गलती से लाल बटन तो नहीं दब गया टीवी अंपायर से, थर्ड अंपायर से, लेकिन बहुत ही निराश और हताश होकर वापस आते हुए अक्सर पटेल. Well, Hardik Pandya is coming out to bat now. And technically, with Hardik Pandya coming in here and then Dinesh Karthik after this, that is pretty much the sort of specialist batting lineup for India. Virat Kohli, this is a situation tailor-made for the old Virat Kohli. Whether it is tailor-made for the new Virat Kohli or not, we will find out. India will want to make a fight of this game and will want to push Pakistan really close. It's not something that they can't do, but Pakistan at the moment hold all the trump cards. They're really in control. It was just the first ball of Yadav's over, quite unnecessary really, this attempted run, and the end of it is clear as the man is out, and Hardik Pandya pulls away and then with a big grin on his face tells Yadav, "Main tayar nahi tha," and both of them smile at each other. That's the spirit really. And here we watch that replay again. Difficult to say whether it was bat or gloves, but that's all gone now as this one's played away on the offside straight to the man. That's I think it's Iftikhar Ahmed, who again had a hand in this throw. Akshar Patel was more than half the pitch down really, so he had given up anyway, and Yadav bowls, and this one's punched away off the back foot in the gap this time. He'll pick up one run. Will Hardik Pandya, 23 dot balls we are being told in what is now the seventh over. So 23 out of 42, that tells you the kind of domination that Pakistan have exerted over India in these early overs. Yadav in bowls to Virat Kohli, who's defeated by the wrong run, didn't know, was looking to play on the offside. The ball took the inside part of the bat and went to short mid-wicket. He's a wily customer. Pakistan on top. India backs to the wall, struggling here. Yadav goes in bowls to Virat Kohli, comes forward, pushes it up towards long on and will take a single. India just need a bit of a period of calm here. They need about 4 or 5 runs and over, and just keep things moving, keep it quiet if they want to make a match of this. Otherwise, Pakistan are running away with it at the moment. Last ball of the 7th over coming up, 33 for 4. The sound inside the stadium must be absolutely deafening. Yadav bowls and Pandya defends of the back foot. There is no run. So 7 overs gone, 33 for 4. India in trouble at the MCG. 7 ओवर के बाद 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर बेहतरीन ओवर रहा शादाब का. पहला ही ओवर केवल 2 रन दिए और एक विकेट उस ओवर में मिलता हुआ. तो इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं बिल्कुल भारत की पारी पर, और इस संकट से उबरने के लिए एक साझेदारी की, एक भागीदारी की जरूरत है. और क्रीज पर मौजूद हैं विराट कोहली और हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या अक्सर पटेल के आउट होने के बाद आए हैं और विराट कोहली 11 गेंदों में 6 रन अब तक बना चुके हैं. तो अब दोनों छोर से स्पिन आक्रमण. मोहम्मद नवाज 28 वर्षीय बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, 37 उनकी रैंकिंग है T20 आईज में गेंदबाजी के मामले में ICC रैंकिंग. तो मोहम्मद नवाज अपना पहला ओवर करेंगे. पहली गेंद उनके सामने विराट कोहली, और ये गेंद लेग स्टंप पर थी. टर्न किया उसे मिड विकेट की तरफ. काफी डीप है फील्डर, जब तक आए फील्ड करें. 1 रन आसानी से विराट कोहली को मिलता हुआ. उस 1 रन के साथ स्कोर अब 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर. विराट कोहली ने 7 पारियों में इस बीच अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं विराट कोहली, जबकि नवाज उनके सामने, बल्कि हार्दिक पांड्या है और
हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की इस जोड़ी ने किस तरह से भारतीय पारी को, लड़खड़ाती पारी को संभालेगी, ये देखने लायक बात होगी, क्योंकि गहरी मुसीबत में है, गहरे संकट में है भारतीय टीम। 4 विकेट खो चुकी है, एक के बाद एक, और पहला विकेट 7 पे, दूसरा 10 पे, तीसरा 26 पे और चौथा 31 पे। इस बीच अगली गेंद को, जो कि ऑफ और मिडिल स्टंप पर थी, उस गेंद को खेला कवर की दिशा में 1 रन के लिए। तो स्कोर अब बढ़कर 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक 160 का जो लक्ष्य है, अब वो पहाड़ जैसा लक्ष्य नजर आ रहा है प्रकाश, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है और हावी है तमाम पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर। और इस बार ये गेंद मिडिल और लेग स्टंप पर थी, उसे खेला मिड ऑन की तरफ और पीछे दौड़ कर गए गेंदबाज खुद मोहम्मद नवाज, गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक छोर बदल चुके थे कोहली और पांड्या। 36 रन 4 विकेट पर, टारगेट है, लक्ष्य है 160 का। तो ये मुकाबला लो स्कोरिंग होते हुए भी काफी दिलचस्प। लो स्कोरिंग इस लिहाज से कि 160 T20 क्रिकेट में कोई बहुत बड़ा स्कोर या लक्ष्य नहीं माना जाता। इस बीच अगली गेंद को खेला है डीप मिड विकेट की तरफ और 1 रन और, तो 1-1 रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है भारत का। 37 रन इस समय 4 विकेट पर। आने वाले बल्लेबाजों में शुमार है दिनेश कार्तिक का, रविचंद्रन अश्विन है, फिर शमी, भुवनेश्वर और अर्शदीप। तो दिनेश कार्तिक तक तो निश्चित रूप से भारत की उम्मीदें बरकरार हैं। इस बीच अगली गेंद को बहुत बढ़िया आगे आकर ड्राइव किया हार्दिक पांड्या ने 1 रन के लिए। स्ट्राइक हार्दिक के पास ही रहेगा और ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर है 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 38 for 4. Om Prakash Sharma just pointing out that when he took that first run in this over, Virat Kohli became the highest scorer in T20 World Cups, beating Rohit Sharma, who was previously the highest with 851. So on top of his game, but India right now in all kinds of trouble. 38 for 4, and 7 overs have already gone. 8 overs, I beg your pardon, have been bowled. So 12 overs left. India still more run to the total. India not able to really show any dominance. We've seen 2 boundaries in this innings so far, and both I think from Kumar Yadav. The straight drives first and then the stroke on the onside in the air, but played well. He's really, no one else has got going. Here's Shadab Khan bowls, and this time Pandya of the back foot punches, but punches it only as far as extra cover coming off the boundary. Only 1 more run to the total. So 2 runs of 2 balls of Shadab, and the total moves up to 40 for 4 now. Interesting how India will proceed from here, because it was India's bowling that was considered to be the weak suit. Shadab bowls, leg break, good turning ball. Virat wants a run. Pandya is not interested and very firmly says no, and that's okay, because as long as the calling is clear, it's fine. What really caused the was Virat first responding and then saying no and leaving him hang high and dry, as they say. Here's Shadab bowls to Virat, goes back, who pushes it to short mid-wicket, won't get a run. This is good bowling, can't get him away. Something's going to have to give. The dot balls are mounting up. I'm sure Lange will tell us at the end of this over how many dot balls have been bowled by Pakistan so far. Here's Shadab into Kohli. Kohli comes forward again, can't get it off. We're in trouble. 29 dot balls coming up on the screen in front of us, telling us that 29 is almost 5 overs out of 9 have been dot balls, and that tells you the kind of domination that Pakistan have expressed over India, as 1 run is taken by Virat down towards wideish mid on. 9 overs gone, 41 for 4. India are not even 5 runs and over at the moment. This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders.
तो 9 ओवर के बाद 41 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर। पाकिस्तान के 159 के जवाब में 160 का लक्ष्य भारत के सामने है और शादाब ने बहुत ही कसी हुई नपीतुली गेंदबाजी की है। 2 ओवर में केवल 5 रन दिए हैं। हालांकि विकेट नहीं मिला है लेकिन बांध करके जकड़ के रखा है उन्होंने दोनों भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और हार्दिक पांड्या को। तो 10वें ओवर की शुरुआत करने के लिए मोहम्मद नवाज और ये गेंद आगे आकर उसे खेला। अच्छी गेंद थी, गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए थे और जब देखा कि पिच पे नहीं है तो अपने आप को रोका और शॉट को भी कंट्रोल किया, नियंत्रित किया और सामने की तरफ खेल दिया। अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में नवाज की और स्कोर अभी भी 41 4 विकेट पर। नवाज अगली गेंद और इस बार लेग स्टंप पर टर्न किया उसे मिड विकेट की तरफ। डीप है फील्डर, जब तक फील्ड करें एक ही रन विराट कोहली को मिलेगा। उस एक रन के साथ विराट अब पहुंचे 12 पर और भारत का स्कोर धीरे धीरे सरकता हुआ आगे बढ़ता हुआ 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और कितनी गेंदें हो गई हैं सुनील जानना चाहेंगे जब से बाउंड्री नहीं आई है। तो भारत को 64 गेंदों में 118 रन चाहिए और जो आवश्यक रन औसत है वो 11.06 का है। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर नवाज के सामने और फिर से ऑन साइड में रन स्क्वायर लेग की तरफ मिल जाएगा और दूसरा रन भी ले लिया बहुत तेजी के साथ, अच्छी समझबूझ और तालमेल के साथ पांड्या और विराट कोहली ने। तो 2 रनों का और इजाफा। तो अच्छी रनिंग विकेट, इस बार अच्छी समझबूझ और तालमेल, कॉलिंग बहुत अच्छी और दोनों ही काफी तेज हैं विकेटों के बीच में। तो 44 4 विकेट पर भारत 160 रन कुल मिलाकर बनाने हैं। तो जब पाकिस्तान की पारी समाप्त हुई थी तब लग रहा था कि ये लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगी भारतीय टीम, लेकिन पाकिस्तान के जो तेज गेंदबाज हैं उन्होंने कहर बरपाते हुए एक के बाद एक विकेट निकाले। इस बीच अगली गेंद बाहरी किनारा थर्ड मैन की तरफ, रन के लिए जाना चाह रहे थे, विराट कोहली ने मना किया और सही फैसला, कदम वापस खींचे क्रीज में हार्दिक पांड्या ने। तो सुनील लांगे हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि पिछली 27 गेंदों से एक भी बाउंड्री अब तक नहीं आई है भारतीय पारी में। तो बहुत कसी हुई, अनुशासित, नियंत्रित गेंदबाजी और इसकी वजह यह भी है कि कुछ दबाव में है, तनाव में है भारतीय बल्लेबाज। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक लेकिन अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में। रन्स बिल्कुल नहीं आ रहे और इक्का दुक्का रनों से ही काम चल रहा है भारत का। नवाज का ये दूसरा ओवर है और उनका भी बढ़िया नियंत्रण, केवल 8 रन अब तक दिए हैं। तो रन्स बनाने बहुत मुश्किल साबित हो रहे हैं तमाम भारतीय बल्लेबाजों को और काफी सहम कर बल्लेबाजी हो रही है भारतीय बल्लेबाजों द्वारा। इस बार डिफ्लेक्ट होकर गेंद जा रही है वाइडिश मिडॉन की तरफ और उसका लाभ उठाकर 1 रन हार्दिक पांड्या को मिला। सामने की तरफ स्ट्रोक खेला था, फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश की नवाज ने और डिफ्लेक्ट होकर गेंद गई थी मिडॉन की तरफ। तो 10 ओवर पूरे, आधा सफर खत्म हुआ भारतीय पारी का और स्कोर है 45 रन 4 विकेट पर। And that tells a story because at the end of 6 overs the difference in scores was just 1 run and 1 wicket extra India had lost. Now at the end of 9 overs or 10 overs rather, Pakistan were 60 for 2 and India find themselves at 45 for 4. 34 dot balls, 32 dot balls, I'm not sure what that statistic is. 34 dot balls for Pakistan, 32 dot balls for India, but the number of boundaries that India have hit is much lower. Only 2 4s, no 6s so far. But the reality is that India now have a mountain to climb because they need 115 runs in 60 balls, which is almost 12 runs and over. Pakistan, on the other hand, got exactly 100 runs or 99 runs in the last 10. So it's not impossible, but India will have to find somebody who can get moving. If Kumar Yadav remained there, one felt that there was momentum, but with the break and the drinks on the field, it will allow the Indian team just to get a few thoughts, calm the minds a little bit, have a drink. Virat Kohli and Hardik Pandya there, along with the support staff, gets the chance for Rahul to get a word in. But at the moment, Pakistan holding all the trump cards, Sunil, and in total control of what looked like a relatively
low target. I think India gave away about 20 runs too many. That one over from Aksar, of course, hurting India, but more importantly, I think India just tended not to be able to put the pressure and close the innings out. Shah Afridi got 10 runs of 2 balls in the last over from Arshdeep, and those sort of 30 odd runs could well be the difference in this game. जी डिफरेंस तो जरूर है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों में भी वो क्षमता है कि वो 2-3 बड़े ओवर निकाल सकते हैं पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने, और यदि वो 2-3 बड़े ओवर आ गए तो वो जो डिफरेंस है वो खत्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है पार्टनरशिप, ये जोड़ी टिकी रहे मैदान पर. Absolutely, very important. At the moment, Hardik Pandya has faced how many balls? He's faced a total of 11 balls for his 7 runs, and Virat Kohli, on the other hand, has faced 21 balls for his 12 runs. So that's showing you that even when Shan Masood was holding the innings together and Iftikhar Ahmed got those 18 runs towards the end, the beauty was that they were getting at least the singles. The number of dot balls, as Lange has just pointed out to us, is not really big. In fact, India have got less dot balls bowled to them. But the problem is India haven't been able to get the big shots away, which Pakistan were able to do, even though they began slowly. So interestingly poised, tight game. India will have to play really well if they are to win. Pakistan at the moment just will be wanting to do more of what they've been doing. And this is very intelligent, because what Babar Azam is doing, he's keeping his spinners on, getting their overs through and saying to the Indians, you have to make the pace. And he will leave the fast bowlers, the 3 quicks that he has, Naseem, Rauf and Afridi, for later in the innings. Yadav is about to start a fresh over, the 11th of the innings, and he's going to bowl to Hardik Pandya, who is on 7. One of these two will have to start taking a few risks. If they come off, India will feel good. If they don't, India will sink a little bit deeper into the mess that they find themselves in. 45 for 4 India. The drinks break is over and we're into the last part of the game. Bowls does Shadab, shot wide and played straight to the fielder. Hardik Pandya on 5 occasions has played good shots and has played it straight to the fielder. That can also be frustrating. And here he is now. He's an experienced campaigner, Pandya. Shadab goes in, bowls, tosses it up, and Pandya drives straight as a bullet, but there will be a fielder there. No, he's hit it so beautifully. My word, he really timed that, and Babar Azam knows that if Hardik Pandya gets on song, there can be trouble. The expression on his face conveying a lot more. 49 for 4 now, and this boundary, I suspect, is probably after about 35-36 balls. I'm sure Lange will tell us. 32 balls before that boundary, so Pandya breaks the shackles for the moment, and 49 for 4. A lovely shot, straight past the bowler, hit ramrod straight, no chance for the fielder on the boundary. Here's bowls again, and this one's off the back foot, punched away into the deeper cover region. They'll get 1. This man comes off the boundary and fields. India's 50 comes up in the 11th over of 63 balls. I think Pakistan's 50 probably came off 51 or 52 balls. We'll confirm that. 54 balls, says our scorer, Lange. So India 9 or 10 balls behind the ball game at the moment. Here's Shadab into Kohli. Kohli makes some room and hits it off the back foot. But I don't know if he's going to get more than a single. No, he won't, because the ball went straight to the man at sweeper cover. So 1 more to the total. 51 for 4 now. India need a few big hits to get some pressure off and relieve some of the pressure. Both these batsmen, of course, very experienced. Hardik Pandya is on 12 of 14, Kohli 13 of 22. 2 balls to come in the 11th over of the innings. Here's Shadab into Pandya. Pandya cuts powerfully, but again, I think just for a single, as the man moves around quickly and ensures that there is no chance of a second run. So a boundary and 3 singles so far. Last ball of the 11th over from Shadab coming up. Hardik and Virat Kohli having a bit of a word in the middle, just deciding how the calling is going to be, who is going to be the lead caller, are we going to push the fielders or not. Shadab into Virat Kohli. Down the wicket comes Virat, takes it on the full, whips it through the vacant mid-wicket area. There will be at least 2 here. Good bit of fielding there. And there will be a combination stop, but 2 runs is all that Virat will get for it. This has been probably one of the better overs, maybe the best of the innings so far. 9 runs coming off it. India up to 54 for 4 in the 11th over. तो 54 पे 4 11 ओवर के बाद, और हमारे सांख्यिकी विशेषज्ञ ओम प्रकाश शर्मा बता रहे हैं कि जब 12 पर थे हार्दिक पांड्या, तब वो 10वें भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने
1000 या उससे अधिक रन T20 में, T20 इंटरनेशनल में बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश। तो 12वीं ओवर की शुरुआत अब होगी, जबकि भारत का स्कोर है 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी एक लंबा सफर तय करना है भारतीय टीम को। जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा, कड़ा परिश्रम करना होगा और एक संकल्प के साथ खेलना होगा, एक इरादे के साथ खेलना होगा आने वाले इस जोड़ी को और आने वाले खिलाड़ियों को। तो नवाज अपने तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। 2 ओवर में 9 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं। उनके सामने हार्दिक पांड्या 13 के व्यक्तिगत योग पर। नवाज बाएं हाथ से और इस बार उठाकर मारा है, हवाई हल्ला। हार्दिक पांड्या ने दिखाया उस गेम को हवाई रास्ता और पहुंचा दिया स्टैंड्स में। एक लंबा छक्का हार्दिक पांड्या के बल्ले से आता हुआ और 6 रनों का उछाल भारत के स्कोर में। अब स्कोर हुआ 60, 4 विकेट के नुकसान पर 100 रन चाहिए अब जीतने के लिए। और पहली ही गेंद पर छक्का जड़ करके दबाव में ला दिया है नवाज को और हार्दिक पांड्या ने वो छक्का लगाया 87 मीटर लंबा। मिड विकेट के ऊपर से गेंद लहराती हुई चली गई सीमा पार। शानदार षटकार हार्दिक पांड्या का। तो 32 गेंदों के बाद चौका आया था और छक्का भी काफी देर बाद आया, क्योंकि ये पहला ही छक्का है और पाकिस्तान की पारी में भी पहला छक्का काफी देर बाद आया था। तो कुछ एक जैसी ही जो पारी है वो चल रही है भारत और पाकिस्तान की। ये बुद्धिमानी का परिचय दिया, एक रन और लिया हार्दिक पांड्या ने और स्ट्राइक को रोटेट किया। विराट अब 15 के निजी स्कोर पर सामना करेंगे नवाज का। 12वां ओवर ये चलता हुआ 61 रन भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की जोड़ी कोशिश कर रही है एक साझेदारी बनाने की। अगली गेंद लेग स्टंप पर थी और देखना है बैट से लगी या पैड से। अपील कर रहे हैं लेकिन रिजवान आश्वस्त नजर नहीं आ रहे। वो DRS ले या न ले, इस बात को लेकर चर्चा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बीच में। टाइमर चल रहा है, 7 सेकंड बचे हैं और आखिरकार 4 सेकंड शेष रहते बाबर आजम ने DRS का इशारा कर ही दिया। लेकिन गेंदबाज और विकेटकीपर दोनों ही आश्वस्त नजर नहीं आ रहे थे और विराट कोहली की बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी नजर आती है कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, पैड से ही गेंद लगकर उछली थी। We'll have to wait and see, Sunil. It was Naseem Shah who was fielding at square leg, who came charging in, and the exuberance of youth or the sharpness of youth, we'll find out as the third umpire takes a look. But on the face of it, it looks fairly innocuous. Looks like it's come straight off the pad. But that's what we thought when we thought the ball had not hit the stumps, but the gloves had. So we'll wait for technology to confirm. But for the moment, it looks like it's okay. But who knows? जी हाँ, अभी भी निर्णय का इंतजार। जो टीवी एम्पायर हैं वो क्या फैसला लेते हैं। अक्सर पटेल के मामले में तो बहुत ही आश्चर्यचकित कर दिया था उस फैसले ने। विराट कोहली भी नजरें गड़ाए बैठे हैं जाइंट स्क्रीन पर कि क्या फैसला आता है और अल्ट्रा एज पर देखा जा रहा है। जी हाँ, वहाँ पर कोई हरकत नहीं। तो जब बल्ले को छोड़कर गेंद पैड पर लगी तब हरकत हुई अल्ट्रा एज में। तो इस वजह से अब ये निर्णय तो निश्चित रूप से पक्ष में जाना चाहिए भारत के। और I think it's Richard Kettleborough who is the third umpire. तो नॉट आउट का इशारा और राहत की सांस ली होगी विराट कोहली ने भी। 61 पे 4 भारत, विराट 15 पर सामना करते हुए नवाज का। तीसरा ओवर है नवाज का। 20 के कोने से और हवा में गेंद सीधा सामने की तरफ पूरी ताकत के साथ भेज दिया है उसे सीमा पार। शानदार षटकार विराट कोहली के बल्ले से आता हुआ, पलटवार किया, जवाबी हमला विराट कोहली का। पिछले गेंद पर अपील होने के बाद विराट कोहली ने ये झन्नाटेदार शॉट लगाकर अपने स्कोर को पहुंचाया 21 और भारत का स्कोर अब आगे बढ़कर 67 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लेकिन क्या बढ़िया फुटवर्क, क्या बढ़िया गेंद की लेंथ को पिक किया और बिल्कुल सीधे बल्ले से तीर की तरह सीधा वो छक्का गया सीधे साइड स्क्रीन पर। 85 मीटर लंबा वो छक्का जड़ा था विराट कोहली ने और अगली गेंद खेलने के लिए तैयार। इस बार ऑफर मिडिल स्टंप की गेंद को टर्न किया है, मिड विकेट की तरफ खुद दौड़ कर गए हैं। नवाज गेंद को फील्ड किया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए विराट कोहली को।
तो रन अब पिछले कुछ 1-2 ओवर्स में तेजी से आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने उसकी शुरुआत की और अब उनके नक्शे कदम पर विराट कोहली भी चलते हुए, और नवाज के इस ओवर में एक शानदार छक्का जो कि बहुत ही दिलकश अंदाज में खेला था विराट कोहली ने। 68 स्कोर 4 विकेट पर। 12वां ओवर, अंतिम गेंद। हार्दिक पांड्या है सामने। 17 गेंदों में 20 रन अब तक बना चुके हैं हार्दिक पांड्या। नवाज की इस गेंद के साथ क्या करेंगे हार्दिक, और उठाकर मारा है, एक और हवाई हल्ला और एक और छक्का, सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचाते हुए बेहतरीन काउंटर अटैक अब कर रहे हैं विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। और उस This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. तो 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और पिछले ओवर में 29 रन आए। धन्यवाद सुनील लांडगे। पिछले 2 ओवर में, माफ कीजिएगा, तो पिछले 2 ओवर में 29 रन आए हैं, और जिसका जिक्र कर रहा था कि हार्दिक पांड्या ने उसकी शुरुआत की थी और फिर विराट कोहली ने भी उनको फॉलो किया। So 9 runs of the 11th over and 21 runs of the 12th. That has been the story. The 2 overs where India picked up the momentum a little bit around the same time that Pakistan did, just before, and the left arm spinner on both occasions has been hit for 3 sixes. Both was Akshar Patel on India's side, and the answer is Shaheen Shah Afridi has been brought back into the attack and unleashed on the Indian batsman. What will Shaheen Shah Afridi do? Here he is, into Virat Kohli, comes in bowl. Virat comes down the ground, down the wicket, I beg your pardon, and sort of half-heartedly plays that. I thought that was a very strange shot from Virat. If he just let it go, it may well have been a wide from Afridi. But nevertheless, no damage done. He gets a single down to third man. But it was a bit of a loose shot, I thought, from Virat. Quite taken by surprise, I think, as he came down the wicket, and Afridi, seeing Virat coming down, just bowled it a little bit wide. But one more run to the total, nevertheless. The total moves up now to 75 for 4, with Hardik Pandya now on strike. Here's Afridi into Pandya. Pandya works it on the onside. He takes the first run quickly to think about the second run. Are they going to come for it? Should be able to get it comfortably, and they do. Very well placed, very nicely and perfectly placed by Hardik Pandya. 77 now for 4. 83 from 46 balls is now the equation. It's still a tall ask, because you need to go at about 11 runs and over from here, or thereabouts anyway. And India will desperately want to try and get as close as they can. Yeah, 10.83 if you're very statistically minded is the number of runs per over required. There's Afridi now into Hardik Pandya, comes in, both full toss. Pandya drives and he's been dropped. He's been dropped at extra cover. It was a full toss. He drove it. Shadab Khan reached it, I think, with both hands and put it down. That could be a decisive movement in this game, because it was a attempted yorker which became a low full toss. Pandya drove it through the offside. Shadab dived away, took the catch for a minute, and then it looked like it just popped out of his hand. So close shave for Hardik Pandya. Afridi bowled, and this time Virat Kohli's worked it away nicely backward a square. He's going to get 4 runs for it. The fielder won't get there. 4 important runs to Kohli and to India. He goes to 27. India move up to 82 now with those 4 runs in the 13th over. So 8 runs coming off the first 4 balls, and a little bit of momentum now just building for India. This one was angled by Afridi round the wicket into the pads, and Virat just worked it off his hip wide of the man with 45 inside the ring. Once he'd beaten that fielder, it was only going to the boundary. So Afridi looking and thinking about what he's going to do next. Comes in and bowls to Kohli. Kohli comes down the wicket and he chips it in the air, but safe, because he will get a single down to the man coming off the mid-wicket region. So this over so far has given 9 runs, and India need a boundary or thereabouts. The current partnership now moves into the 50s. It's 52 of 40 balls. So they have a long way to go, these two. Got to continue to keep the pressure on Pakistan. Look at the breeze as we see the pictures in front of us.
the flags blowing very, very strongly, and that breeze, you have to at the MCG, because it's such a tall ground, you have to choose which direction you're hitting, with or against the breeze, can make a big difference. Here's Afridi in for the last ball of his over. His third it is to Pandya, looking for the Yorker, nails the Yorker, and Pandya nails the defensive shot, and both of them look at each other, I think with some respect. End of over 13 overs gone, it's 83 for 4. 83 रन 4 विकेट पर, और जिस तरह से पिछले 3 ओवर में रन आए हैं, ऐसा लग रहा है कि एक ऑक्सीजन मिल गई है भारत की पारी को। भारत की पारी जिसकी सांसें उखड़ रही थी, लेकिन पिछले 3 ओवर में जिस तरह से चौके और छक्के लगाए हैं विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने, उस आतिशी बल्लेबाजी ने ऑक्सीजन का काम किया है और जान फूंक दी है भारतीय पारी में। 13 ओवर के बाद तुलनात्मक स्कोर 96 था पाकिस्तान का स्कोर 3 विकेट पर, वहीं भारत का स्कोर है 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो रनों के मामले में अभी भी पिछड़ रही है भारतीय टीम, लेकिन जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि पिछले 3 ओवर ने एक नई जान फूंक दी है और नई उम्मीदें जगाई है। ये साझेदारी 50 से ऊपर की भले ही हो चुकी है। इस बीच नए ओवर की पहली गेंद शादाब की, और उस गेंद को खेल दिया है डीप कवर बाउंड्री की तरफ। फील्डर उसके पीछे नहीं रोक पाएंगे, कोशिश पूरी की, नहीं रोक पाए, और एक और बाउंड्री आती हुई विराट कोहली के बल्ले से। और पहली गेंद पर जब चौका पड़ता है गेंदबाज को, तो निश्चित रूप से उस पर दबाव आता है। झंडे भारतीय तिरंगा लहराता हुआ बड़ी संख्या में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर क्रीज की गहराई का बढ़िया इस्तेमाल किया विराट कोहली ने। पीछे चले गए काफी डीप, और उस गेंद को शॉट में कन्वर्ट किया और उस गेंद को कट कर दिया कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो उस बेहतरीन दिलकश चौके के साथ स्कोर अब 87 4 विकेट पर, और इस बार आगे आकर ड्राइव किया डीप मिड ऑफ पर, केवल 1 रन मिलेगा। तो भारत की पारी जिसकी सांसें उखड़ रही थी, उन्हें एक संजीवनी बूटी मिली है, ऑक्सीजन मिली है, एक नई जान मिली है, ऊर्जा मिली है। इस साझेदारी को लेकिन और पुख्ता और मजबूत करना होगा, और मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लेना होगा। अगली गेंद करने के लिए तैयार, शॉर्ट पिच गेंद कट किया, लेकिन सीधे फील्डर के पास गेंद, और ये चौथा 5वां अवसर है प्रकाश जब कट किया है हार्दिक पांड्या ने, लेकिन सीधे फील्डर के पास गैप नहीं ढूंढ पाए। जी, it's been absolutely, you're absolutely right. He's hit the fielder. इस बीच अगली गेंद, और इस बार ऑन साइड में खेला है मिडिल और लेग स्टंप की गेंद को डीप मिड विकेट पर। शान मसूद फील्डर, केवल 1 रन मिलेगा। 6 रन आ चुके हैं इस ओवर में। शादाब का ये चौथा और अंतिम ओवर है, केवल 20 रन खर्च किए हैं शादाब ने, और हालांकि विकेट नहीं मिला है, लेकिन बहुत अनुशासित और नपी तुली सटीक गेंदबाजी की है। और इस बार कदमों का इस्तेमाल, और आगे निकल आए थे काफी ज्यादा, और रन भी लेना चाह रहे थे, लेकिन गेंद को फील्ड किया गया, थ्रो किया गया, और कदम वापस खींच लिए समय रहते विराट कोहली ने क्रीज में। कोई नुकसान नहीं, और खेलना चाह रहे थे ऑन साइड में, गेंद गई ऑफ साइड में, और गेंद किधर गई समझ में नहीं आया विराट कोहली को। रन की मांग करते रहे पांड्या से कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और पांड्या ने कहा नहीं भाई, अब खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है, हम जम चुके हैं, बस जमे रहे यही काफी है। इस बीच अगली गेंद, और इस बार खेला है उसे ऑन साइड में मिड विकेट की तरफ। शान मसूद जब तक गेंद को फील्ड करे 1 रन, और कोटा खत्म हुआ शादाब खान का। 4 ओवर में 21 रन, कोई विकेट नहीं, और इस ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर है 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो बाकी प्रकाश पिछले 4 ओवर्स में एक नई उम्मीदें जगाई है, नई जान फूकी है, और अब जो काउंटर अटैक पलटवार इन दोनों ने मिलकर किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में भारत की उम्मीदें बरकरार हैं। Well, 70 runs required in 7 overs, or 6 overs, I beg your pardon, and the last 4 overs India have got 45 runs, says scorer Lange. But the work is a long way still to be taken. Naseem Shah is being brought into the attack, and this is where Pakistan, I think, have a lot of options. They Babar Azam used his 2 spinners well, because their wickets fallen. The Indian batsman couldn't take too many chances, and now Naseem Shah, having started things off with the wicket of KL Rahul, really is back into the attack. 2 overs, just 7 runs so far in his 2 overs.
but this is going to be a decisive spell. I just get the feeling these 2 overs from Naseem Shah will be very, very crucial, whichever way the result is. Naseem Shah bowls, slower ball, intelligently bowled, and Virat saw it early, tapped it away into the onside. They will come back for the second run. It will be tight, but they'll make it. And this is very intelligent batting by Virat Kohli, just tapping the ball, using all his experience, and the batsman scampering through for 2 runs. Remember, you can get 12 runs an over if you just get 2 runs a ball. You don't have to necessarily hit the ball in the air, and that's what Virat Kohli did on that occasion. So 2 more to the total. India 92 now for 4, and the equation becoming tighter and tantalizing. Naseem Shah into Virat Kohli, comes in, bowls short bouncer, slower ball bouncer. Virat Kohli rides the bounce and hits it into the ground down to deep mid wicket, and they will pick up 1 run. So 93 for 4. Now this is where Naseem Shah's ability to bowl the variations is really crucial. जी हाँ, और गेंद की रफ्तार में जिस तरह से उन्होंने अचानक गिरावट लाई है, पहले 2 ओवर में 140 से ऊपर की गेंद डाल रहे थे और अभी 107, 110. That's skill. 67 of 34 is the equation. Still, one just gets the feeling that Pakistan have the upper hand because India need to score at almost 2 runs a ball. Naseem Shah bowls slower ball again, dug into the ground, and the batsman will probably not be able to take the second. No, they can't. So just 1 run. Doing a great job, Naseem Shah. And this is always an interesting tactic on Australian grounds because of the big square boundaries. If you dig the ball into the ground, you are unlikely to allow the batsman the room to be able to really hit the big lofted shots, and if you do, then you take a chance. So this has been a very good over so far from Naseem. Now India need exactly 2 runs per ball. 66 from 33. Naseem Shah into Kohli. Kohli comes down the wicket. He flicks it away. He's going to get 4 runs for this one. Beautifully played by Virat Kohli. Saw him coming down. Naseem Shah fired it in. It was at his toes, and Virat was just able to clip it away backward to square, beating the man inside the ring at 45. And that brings India to 98 now for 4. 62 from 32. Still very much Pakistan's game to lose. One gets the feeling as Virat Kohli plays it. It was in the air, just sufficiently away from the man at the 45 inside the ring on the onside. Here's Naseem Shah into Kohli. Kohli comes down the wicket this time, nice and full. He'll only get 1. And that will take India to 99 for 4. This was a quick ball, 141 kilometers. So like Sunil said, changing the pace of his deliveries, changing the length of his deliveries. Naseem Shah in this over has gone for 9 so far. Last ball of the over coming up. Pandya will want a big hit. Naseem Shah will want a dot ball, or even better, a wicket. Let's see what happens as India's current run rate is not even 7. They require almost 12. Naseem Shah bowls to Pandya. Short, slower bouncer. Pandya not able to get hold of it fully. They'll just get 1 down to the man at deep square. So 10 runs coming off that over. But India's target is only mounting. Now it's exactly 100 runs for the loss of 4 wickets. 15 overs are gone. So India need precisely 12 runs and over in 5 overs to get 60 runs to win this game. बिल्कुल 15 ओवर के बाद 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और ये साझेदारी लगातार मजबूती प्रदान कर रही है और उम्मीदें जगा रही है। और अब आखिरी 5 ओवर में 60 रनों की जरूरत है भारत को। पाकिस्तान के 114 थे बॉल्स पर 50। पहले 50 रन 63 गेंदों में आए भारत के, और दूसरे 50 रन 27 गेंदों में आए हैं। और इसकी वजह है जो काउंटर अटैक किया है विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने शुरुआत की थी, और उनके लक्ष्य कदम पर चलते हुए विराट कोहली ने भी कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स लगाए हैं, जिसकी वजह से 100 पर पहुंच गया है भारत का स्कोर। 4 विकेट पर 16वें ओवर की शुरुआत कर रहे हैं राउफ। बहुत ही खतरनाक तेज गेंदबाज राउफ, उनके सामने है हार्दिक पांड्या। राउफ के नए ओवर की पहली गेंद, और ये तेज गेंद कॉट बिहाइंड की अपील कर रहे हैं रिजवान, लेकिन कोई साथ नहीं दिया गेंदबाज राउफ ने। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, लेकिन तेजी उस गेंद में राउफ की काफी अच्छी दिखाई दी, और एक बार फिर अपनी तेजी से उन्होंने बीट किया बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को, लेकिन कोई नुकसान नहीं। तो ठीक 100 पर भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 16वां ओवर ये किया जा रहा है।
और आमने सामने है गेंदबाज राउफ और बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। तीसरा ओवर है, 15 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं राउफ ने और अगली गेंद इस बार दिशा दे दी थर्ड मैन की तरफ। 2 रन मिलेंगे, दोनों काफी तेज हैं लेकिन नहीं, एक के साथ ही संतुष्ट, ये देखते हुए कि गेंद सीधे फील्डर के पास गई है, अपना इरादा बदला और दूसरा रन लेने का जो विचार था उसे त्यागा। तो 42 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने भी आने के बाद बखूबी साथ दिया है विराट कोहली का। तो राउफ गेंदबाजी कर रहे हैं, जो पिछले विश्व कप के बाद से पाकिस्तान के हैरिस राउफ ने दुनिया के तमाम तेज गेंदबाजों में से सबसे ज्यादा 37 विकेट लिए हैं 26 मुकाबलों में 7.71 की औसत से। और अगली गेंद तेज गेंद और उसके ठीक पीछे तो आ गए थे विराट कोहली, लेकिन खेलना चाह रहे थे ऑन साइड में और गेंद तेजी की वजह से 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गेंद की थी, इस वजह से जो बल्ला था वो मुड़ गया और विराट कोहली भी वहां पर भौचक रह गए उस रफ्तार से, उस तेजी से। लेकिन बढ़िया कॉन्टेस्ट ये देखने को मिल रहा है, गेंद और बल्ले के बीच में 2 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं आमने सामने, राउफ और विराट कोहली। अगली गेंद राउफ की और इस बार बढ़िया शॉट, गैप में भी खेला लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर 102, 4 विकेट के नुकसान पर विराट कोहली पहुंच गए 43 पर। 16वां ओवर ये चल रहा है, तीसरा ओवर है राउफ का, 17 रन दिए हैं और 2 विकेट अब तक मिले हैं राउफ को। तो पावर प्ले जो मिडिल ओवर्स है उसमें भारत ने 69 रन बनाए हैं 7 से 15 ओवर के बीच में और उसी वजह से उम्मीदें बरकरार है भारत की। हार्दिक पांड्या हैं स्ट्राइक पर, राउफ की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस बार लेग स्टंप के बाहर कोशिश की थी रिजवान ने लपकने की, लेकिन गेंद उनके ग्लव से लगकर डिफ्लेक्ट होकर जा रही है फाइन लेग की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए 2 रन का और इजाफा पांड्या और भारत के स्कोर में और गेंद निश्चित रूप से हार्दिक पांड्या के ग्लव से लगकर जा रही थी, जी हाँ, और अपनी बाईं तरफ डाइव करके हवा में गोता लगा के पूरी कोशिश की थी रिजवान ने गेंद तक पहुंचने की, पहुंच भी गए थे लेकिन गेंद उनके ग्लव से डिफ्लेक्ट होते हुए चली गई थी सीमा रेखा की तरफ। 2 रन और पांड्या और भारत को। अगली गेंद और इस बार नीचे रही थी गेंद टप्पा खाने के बाद और जितनी उम्मीद की थी उतनी उठी नहीं, उस वजह से वो टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को, धीमी भी की थी 130 की रफ्तार से वो गेंद करी थी राउफ ने। तो रफ्तार में तब्दीली कर रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं राउफ। उनका ये तीसरा ओवर है, इसके बाद 1 ओवर और बचेगा राउफ का। तो आवश्यक रन औसत इस समय 13.20 का है। 105 भारत 4 विकेट पर, 25 गेंदों में 55 रन चाहिए। 16वें ओवर की अंतिम गेंद लेकर आ रहे हैं राउफ, उनके सामने हार्दिक पांड्या। काफी शोर उठ रहा है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर। इस बार धीमी गेंद एक बार फिर और उसे टर्न किया है मिड विकेट की तरफ, काफी डीप है फील्डर, फंबल किया लेकिन केवल 1 के साथ ही संतुष्ट भारत के बल्लेबाज। 16वें ओवर की समाप्ति हुई और भारत का स्कोर 106 रन 4 विकेट पर। This commentary is brought to you by All India Radio in association with Channel 2, exclusive audio global right holders. So the challenge mounting for India. Only 24 balls remain. India are 54 runs behind. And just getting confirmation of the attendance at the MCG. So not the 125,000 that was expected or was talked about by Sunil, nor the 100,000 that I talked about. But in excess of 90,000 people anyway at the MCG, and 90,000 people can make a lot of noise. 54 from 24. The Pakistani supporters clearly must be having a bigger voice right now, because after that flurry of 2 or 3 overs where India got some extra runs going, it's been pulled back by Haris Rauf in that previous over. Just 3 runs of the bat and 1 leg by, and that has made India face a really big target now. And this, the 17th over, as it often is in my mind the most critical over now.
If Pakistan concede no more than 5 or 6 runs, India are going to be in serious trouble. Here's Naseem. First ball down the leg side. Pandya scoops it but controls it. Might not get the second run. He'll probably be content with just a single. Yes, he couldn't do more than that. Pushed away on the onside. Shadab Khan was also a brilliant fielder, limiting the scoring to just a single. And the win predictor, of course, has been consistently in favour of Pakistan. 65%, 85% and right now 79%. And that's true because the asking rate is really a tall order. But cricket is a game of glorious uncertainties, they say. Here's Naseem Shah into Virat Kohli. Virat Kohli makes some room, goes on the offside over the man at cover. This time they'll run at least 2. It won't be enough because he didn't really time it, because once again Naseem Shah had bowled that slower, and that didn't allow the batsman to generate much pace. But 2 runs nevertheless. 2 more to the total. 109 for 4 now. And the lax Indian bowling maybe towards the end, conceding 100 runs in the last 10 overs India, and that might just prove to be expensive. 4 hits over the fence. Naseem Shah to Kohli. Kohli has a big swing at a ball that barely reaches the keeper. This young lad, who is 19 years old, really has learned a lot of tricks of the trade. Gets a big handshake and encouragement from Shaheen Shah Afridi. The change of pace with the slow ball bouncer is doing the trick right now. 51 of 21 required now. Doesn't look to be going India's way at the moment. Pakistan very much pulling it back after that flurry, but the mystery is going to be that 1 over that remains from the left arm spinner, I beg your pardon. This one's whipped away on the onside. Again, just 1 run. This is fantastic bowling by Naseem Shah. This is exactly what India missed with that last over from Arshdeep, which went for 10. Or rather from Bhuvaneshwar, I beg your pardon, I keep saying Arshdeep. It was actually Bhuvaneshwar who got hit for those 10 runs. And that really did add the momentum, because 150 was looking tough at one time for Pakistan. They went on to get 159, including the 2 runs of the last ball, which were totally unnecessary. But Naseem Shah bowls to Pandya. Pandya really is completely caught unawares. But what terrific bowling, Sunil. You have to just take your hat off and salute this young man. वाकई, और इस कम उम्र में जो मैच्योरिटी, जो परिपक्वता अपनी गेंदबाजी में दिखाई है, वो वाकई काबिल तारीफ। और जिस तरह से गति में मिश्रण किया है, पहला स्पेल तो फायरी स्पेल किया था, लेकिन ये आखिरी जो 2 ओवर हैं वो लगातार धीमी गेंदें करके अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल साबित कर रहे हैं बल्लेबाजों के सामने। Naseem Shah into bowl to Pandya, who's now standing like a baseball batter. This time he might just look for the second run. It might be tight. They're going for the second, and just about makes his ground. I think he's made his ground comfortably in the end, but we'll wait. 48 runs required of 18 balls. So 3 overs, 48 runs. That's the equation for India. तो 17 ओवर के बाद 112 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और ये साझेदारी लगातार मजबूती प्राप्त कर रही है और ठोस साझेदारी ये रही है। और 112 स्कोर है 4 विकेट पर 17 ओवर के बाद। मंजिल को हासिल करना और मंजिल को पाना अभी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जिस तरह से T20 क्रिकेट में 1 ओवर फर्क पैदा कर देता है, वो 1 ओवर यदि बड़ा ओवर आ गया 25 रन का, तो जो अंतर है वो काफ़ी पट जाएगा और राह आसान हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो बड़ा ओवर आना ज़रूरी है। तो विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की जोड़ी पर सबकी निगाहें। 3 ओवर में 48 रन चाहिए, यानी जो आवश्यक रन औसत है वो 16 रन प्रति ओवर है। यदि 1 ओवर 24-25 रन का आ गया तो वो समीकरण बदल जाएगा और काम आसान हो सकता है, लेकिन उसके लिए पलटवार करना होगा, काउंटर अटैक करना होगा। और उसकी शुरुआत कर दी है विराट कोहली ने मिड विकेट के ऊपर से ये शॉट खेल करके। देखना है 4 होते या 6। यही ऐसा लगता है सीधे जाकर बाउंड्री लाइन पर ही गिरी। कंफर्म करना होगा कि वो 4 है या 6। तो अब गेंद को जमीन नहीं आसमां दिखाना होगा भारतीय बल्लेबाजों को, और इसकी शुरुआत कर दी है विराट कोहली ने उस शानदार शॉट को खेल करके। कंफर्मेशन आना अभी बाकी कि वो 4 है या 6। गेंद सीधे जाकर
ऐसा लगा बाउंड्री लाइन पर ही गिरी, और इस एंगल से जो हम मॉनिटर देख रहे हैं कमेंट्री बूथ में, लग तो यही रहा है कि एक टप्पा खाकर गिर गई है बाउंड्री के बाहर। तो 4 रनों का इशारा, और उसके साथ ही 50 रन पूरे हुए विराट कोहली के। 34वां अर्धशतक T20I में और 11वां T20 वर्ल्ड कप में। शुक्रिया ओम प्रकाश शर्मा। अगली गेंद आफरीदी की वाइड, 1 रन और मुफ्त में मिल गया। तो अब रन आसानी से आ रहे हैं भारत के लिए। 117 इस समय स्कोर है 4 विकेट पर। विराट कोहली 43 गेंदों में 50 रन अब तक बना चुके हैं। वहीं हार्दिक पांड्या 32 गेंदों में 37। विराट कोहली के कितने चौके और छक्के हैं 50 में, आप बोल भी सकते? 4 चौके और 1 छक्का। इस बीच अगली गेंद, और इस बार लो फुल टॉस थी और इसे खेला है डीप कवर बाउंड्री की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद, तब तक 2 रन और लेते हुए विराट कोहली। अब हर गेंद पर रन लेना ही होगा और कोई विकल्प मौजूद नहीं है। 44 गेंदों में 52 पर नाबाद है। 4 चौके 1 छक्का अब तक जड़ चुके हैं विराट कोहली, जो कि उनका 34वां अर्धशतक T20I में और 11वां T20 विश्व कप में। और जहां तक मैं सही हूं, ओम प्रकाश शर्मा से कंफर्म करूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ चौथा अर्धशतक T20 विश्व कप में। इस बीच अगली गेंद को भेज दिया है सीमा पार, बेहतरीन 4 विराट कोहली के बल्ले से। इस बार भी ये लो फुल टॉस की थी और उसको बढ़िया टाइम किया विराट कोहली ने और गैप में खेला, जिसकी वजह से गेंद चली गई सीमा पार, बेहतरीन चौकार के लिए। और इस चौके की बदौलत भारत का स्कोर अब 123 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 11 रन आ चुके हैं पहली 4 गेंदों में। बढ़िया टाइम किया था लो फुल टॉस को विराट कोहली ने, इनसाइड आउट उससे खेला था, कवर के ऊपर से गेंद चली गई और दर्शक बने रह गए वहां पर फील्डर, और गेंद चली गई सीमा पार। तो उस चौके की मदद से स्कोर उछलकर भारत का पहुंच चुका है 123 4 विकेट पर। 15 गेंदों में 37 रन चाहिए। इस बार पुल किया लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए और केवल 1 ही रन मिलेगा। तो ये 5वां अर्धशतक था T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का। शुक्रिया ओम प्रकाश शर्मा। तो भारत को अब 36 रन चाहिए 14 गेंदों में। जो शॉट था उसे ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, उस वजह से केवल 1 ही रन मिला। दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे विराट, लेकिन संभव नहीं था और उस वजह से मना किया पांड्या ने। 18वां ओवर चल रहा है, 124 4 विकेट पर। अगली गेंद, और इस बार धीमी गेंद फिर से, और जिसकी वजह से केवल 1 ही रन मिलेगा। तो धीमी गेंदों का बहुत बढ़िया चतुराई से इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम पाकिस्तानी गेंदबाज। पहले हमने देखा नसीम शाह को, और अब आफरीदी भी धीमी गेंदें ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक खेलने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी और वो ताकत लगाने के लिए अतिरिक्त गति नहीं है गेंद में। तो उस वजह से चौके या बड़े शॉट लगाना आसान नहीं है। 13 गेंदों में 35 रन चाहिए। 57 पर विराट कोहली सामने आफरीदी के, और ये गेंद शॉट पिच, और इस बार उस गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए सीमा पार, बेहतरीन 4 ये विराट कोहली के बल्ले से आता हुआ, और इस चौके की बदौलत स्कोर अब पहुंच चुका है 129 4 विकेट के नुकसान पर। Over completed, I think 16 or 17 runs. 18? 16 runs. 16 runs coming off this over. So 12 balls remain now. And the required runs are 31. 31 to win. 31 to win. 30 to tie for a super over. 129 runs on the board now. 31 runs of 2 overs. That's the equation. Who will bowl that 1 over? Because you've got Naseem Shah, who's Haris Rauf, who's got the 1 over. He'll bowl that now, and then you have 1 more over to be bowled either by Mohammed Nawaz or somebody else. Wait and watch. 31 from 12, but this over from Haris Rauf now
is the one. He's been the one bowler that India really haven't been able to do much with. 3 overs for 21 runs. And Naseem Shah 4 overs for 23. Afridi 4 overs for 34. And Shadab Khan 4 overs for 21. So Haris Rauf, can Pandya find an answer? Rauf bowls the first ball and Pandya whips it through the onside. They'll get one. Maybe he's timed it too well, and as a result they get only one because Shadab Khan does the fielding. Now every ball and every stroke is going to be worth a discussion. India need multiple strokes of every ball, and 2 of Virat's boundary strokes just falling inside the cushions there. Can India do the impossible? It looks pretty much impossible right now because India need 30 runs now to win and 29 to take it to a super over. If indeed India are to get there. Right now, I think it's still Pakistan's game. Here's Haris Rauf into Virat Kohli, comes in, bowls, and Kohli drives this with an open face of the bat out towards deep point. He's only going to get one because there is a man there. And Pandya walks to the other end. This is again unbelievably good bowling by Haris Rauf. Really, the Indian bowlers have to look at this. The 100 of the partnership gets a big hand from the Indian dugout, but I don't think Pandya or Kohli are thinking about it. They are not interested in the 100 partnership. They are looking at the fact that India need 29 runs of 10 balls. Dinesh Karthik, the finisher, sits in the dugout waiting. Rauf bowls and Pandya swings and misses. This is where Pandya's weakness has been found, I think. The slow ball or the one that rises outside the off stump. He struggled there. Anything on his body or anything on the leg and middle stump, and Pandya is absolutely murdering that. But he's missed at least 8 or 9 deliveries there. And even a single there would make a big difference. But I think at the moment Pakistan have his number. Haris Rauf, you are a champion. You are showing what to do at the MCG. And he's doing it brilliantly. Again, just rolling his fingers and bowling that cutter. Can Pandya find some magic here? Rauf into Pandya, and Pandya this time gets no timing on the ball, but as a result will probably get, won't get more than one, just the one run. So what an over. What an over from Haris Rauf. 4 balls and I think 3 runs so far, if my memory serves me right. 28 required from 8 balls. So 4 balls have been bowled, 3 runs have been scored in this over after something like 16 odd came from the previous over from Shah Afridi. Virat Kohli, can he conjure up some magic? He's got 2 balls against Rauf to do it and then 1 over to come. Rauf bowls and this time Kohli goes straight over the bowler's head. Has he got enough on it? Yes, he has. So he's got a big 6 standing firm, and Virat Kohli really turning on the clock, turning back the clock I should say, showing that this is his favourite format, his favourite opponents. And really, what a marvellous shot that is. The shot of the day, just standing there and putting it straight past over the bowler's head. Om Prakash Sharma telling me Virat Hardik 107 runs, best fifth wicket partnership for India in T20 International, surprising MS Dhoni and Yuvraj versus Australia in 2013. Please tell us if that partnership led India to win or lose. That would be an important statistic to add to this one. 138 for 4. Last ball of the 19th over coming up. 22 from 7 required. And here's Rauf into Kohli. And Kohli has lifted this one in the air. There's a man there. Is it going into the stands? It's gone into the stands. Virat Kohli, you champion. Back-to-back 6s. 16 runs of the last over. That's where he's brought it down to. And this former India captain really is standing tall today and telling all of those who were criticizing him that you can talk about all kinds of class. That is permanent. Form is what is temporary. But he won't be bothered how many he's got. He knows that India needs 16 to win this game and India needs 15 to take it to a super over. Can Pandya match it now? It's going to be the privilege of Sunil Vaidya to describe that last over for you and see if India get there or Pakistan just squeeze it over. But 12 runs of the last 2 balls have made it a straightforward equation now. 15 to take it to a super over, 16 to win the game. बिल्कुल, और क्रिकेट का जो रोमांच है और जो उत्तेजना है वो अपनी चरम सीमा पर। भारत को चाहिए 16 रन 6 गेंदों में
19 ओवर में 144 4 विकेट पर, और पिछले ओवर के आखिरी 2 गेंदों पर 2 जो गगनभेदी छक्के जड़े विराट कोहली ने, छक्के छुड़ा दिए उन्होंने हैरिस राउफ के, और राउफ भी हक्के बक्के भौचक्के रह गए। जिस तरह से पलटवार किया, काउंटर अटैक किया विराट कोहली ने राउफ की गेंदों पर, और कुल मिलाकर 15 रन उस ओवर में आए राउफ के। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, और जो तजुर्बा है, जो अनुभव है, और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है विराट कोहली का, उसने कमाल किया। और फिर से उम्मीदें जग गई हैं। केवल अब 16 रन चाहिए 6 गेंदों में। 19 ओवर पूरे हो चुके हैं, और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय और पाकिस्तानी समर्थक काफी शोर कर रहे हैं, और ज्यादातर दर्शक भारतीय और पाकिस्तानी ही हैं। 90,000 से ऊपर दर्शक यहां पर मौजूद हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इस महामुकाबले को देखने के लिए। और अब सबकी नजरें अंतिम ओवर पर, और वो करने वाले हैं नवाज, और उनके सामने है हार्दिक पांड्या। 40 के व्यक्तिगत योग पर 16 रन चाहिए 6 गेंदों में। और बाउंड्री राइडर्स देखें तो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ है, और डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, और फाइन लेग सीमा रेखा पर भी एक फील्डर है। तो देखते हैं कि इन बाउंड्री राइडर्स को क्या भेद पाते हैं हार्दिक पांड्या, और हवाई हल्ले करके रन बटोर पाते हैं नवाज के सामने। दुआओं में हाथ जुड़े हुए हैं भारतीय समर्थकों के, प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत मंजिल तक पहुंचे। और ये पहली गेंद, और टॉप एज लगाए गेंद, फील्डर उसके नीचे आसानी से उस कैच को लपक लेंगे, और अक्रॉस द लाइन इस गेंद को मारने के लिए गए थे हार्दिक पांड्या, और गेंद टॉप एज लेकर सीधे चली गई एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और एक आसान कैच लपका, और ये 5वां विकेट टपका भारत का हार्दिक पांड्या के रूप में 144 के ही कुल योग पर। और अब 5 गेंदों में 16 रन बनाने हैं। ये गेंद जो कि अंदर की तरफ आ रही थी, उस गेंद को खेलने के लिए गए, और गेंद टॉप एज लेकर गई सीधे फील्डर बाबर आजम के हाथ में, जिन्होंने एक आसान कैच लपक लिया। तो हार्दिक पांड्या 40 रन बनाकर आउट हुए 37 गेंदों में। कॉट बाबर बोल्ड नवाज, और भारत 144 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अब फिनिशर के रूप में अब जिनकी ख्याति दुनिया भर में है, दिनेश कार्तिक, वो आए हैं, जबकि केवल 5 गेंदें बची हैं भारतीय पारी की, और मंजिल अभी भी दूर है। 16 रन अभी भी चाहिए। पहली गेंद तो डॉट बॉल गई, विकेट भी खो दिया भारत ने। तो डीके क्या वो चमत्कार कर पाएंगे विराट कोहली के साथ मिलकर, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। सभी की सांसें रुकी हुई और धड़कनें तेज हो गई हैं। यहाँ पर मौजूद 90,000 से ज्यादा दर्शक, और कमेंट्री करते हुए हम भी और तमाम श्रोता भी इस समय काफी उत्सुक होंगे, रोमांचित होंगे कि आखिर इस मैच का नतीजा क्या होने वाला है। तो नतीजे के लिए 5 गेंदों का इंतजार अभी और करना पड़ेगा, और नवाज ने 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर यह कामयाबी दिलाई और इस साझेदारी को तोड़ा। कितने रन आए 5वें विकेट के लिए? 31 पर गिरा था, 113 रन आए, और इस बीच अगली गेंद पर केवल 1 रन मिला दिनेश कार्तिक को, लेकिन अपना खाता खोल लिया। और अच्छा ये किया कि विराट कोहली को स्ट्राइक पर ले आए हैं। 4 गेंदों में 15 रन चाहिए। सबकी निगाहें विराट कोहली पर लगी हुई कि क्या विराट कोहली इस असंभव से जीत को संभव बना पाते हैं। क्या विराट कोहली पाकिस्तान के जबड़े से इस मुकाबले को खींचकर भारत के पक्ष में कर पाते हैं। 15 रन चाहिए 4 गेंदों में। 19.2 ओवर हो चुके हैं। विराट कोहली पर सबकी निगाहें, सबकी नजरें। काफी बड़ा लंबा मैदान है और बाउंड्री राइडर्स काफी ज्यादा तादाद में। अगली गेंद करने के लिए तैयार नवाज। विराट कोहली को 145 भारत 4 विकेट पर, और ये गेंद और इस बार सीधा मारा है। केवल 1 रन ही मिलेगा। दूसरे रन के लिए भी पलट रहे हैं, खतरा हो सकता है। डायरेक्ट थ्रो मुश्किल में डाल सकता था, लेकिन नजदीकी मामला नजर आ रहा है। केवल 2 ही रन भारत के खाते में जुड़ते हुए, और स्कोर अब हुआ 147 5 विकेट पर, और अब 3 गेंदों में 13 रन चाहिए। ये जो गेंद होगी
गेंद नंबर 4 20वें ओवर की, ये निर्णायक साबित हो सकती है जहां तक इस मैच के नतीजे का सवाल है। अगर कोई बड़ा स्ट्रोक आ गया, गेंद को आसमां दिखा दिया लंबा, तो उम्मीदें बरकरार रहेंगी। नवाज की अगली गेंद विराट कोहली को फुल टॉस और भेज दिया उसे मिड विकेट के ऊपर और 6 रन, और नो बॉल का भी इशारा अंपायर ने किया है, तो 7 रन जुड़ते हुए भारत के खाते में। नवाज ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिरी ओवर में ये नो बॉल नवाज की और गेंद चली गई 6 रनों के लिए, तो 7 रन भारत के खाते में एकदम से जुड़ गए। नो बॉल का इशारा, 153 अब स्कोर हो गया है 5 विकेट पर, और अब 2 गेंदों में 7 रन चाहिए। इस एक गेंद ने, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि ये गेंद निर्णायक साबित हो सकती है। और बाबर नवाज इस समय कुछ पूछ रहे हैं रॉड टकर से कि आखिर वो गेंद नो बॉल क्यों करार दी गई। इरेस्मस से भी वो चर्चा कर रहे हैं, रॉड टकर, इरेस्मस, कप्तान बाबर आजम। काफी बहस होती हुई मैदान पर, क्योंकि वो गेंद नो बॉल भी हुई और उस पर छक्का भी आ गया, तो 7 रन आ गए भारत के खाते में। इसका मतलब अब 3 गेंदें बची हैं और 3 गेंदों में भारत को बनाने हैं 6 रन। 6 160 का टारगेट है, तो 3 गेंदों में 6 रन अब चाहिए भारत को, और ये काम अब काफी आसान हो गया है। यदि एक बड़ा हिट आ गया इस गेंद पर या एक छक्का भी लग गया, तो वो काम तमाम हो जाएगा पाकिस्तान का इस मुकाबले में। जबकि स्ट्राइक पर हैं खुद विराट कोहली, जो जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 82 नाबाद 52 गेंदों में, और इस बार बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के वाइड होनी चाहिए। जी हाँ, तो काम आसान किए दे रहे हैं नवाज भारत का, और अब केवल 5 रन चाहिए 3 गेंदों में। तो मोहम्मद नवाज ने नवाजा है एक तरह से भारत को, अपनी दिशाहीन गेंदबाजी करके, नो बॉल करके, फुल टॉस करके विराट कोहली को, और काम आसान कर दिया है। 3 गेंदों में 5 रन चाहिए मोहम्मद नवाज उनके सामने, जबकि फ्री हिट है ये। देखते हैं फ्री हिट का कितना लाभ उठा पाते हैं विराट कोहली। लेकिन आउट तो नहीं होंगे, और गेंद चली गई है थर्ड मैन की तरफ। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी मिल जाएगा, और तीसरे रन के लिए भी पलट गए हैं विराट कोहली। तो अब केवल 2 रन चाहिए 2 गेंदों में। विराट कोहली उस गेंद की लाइन को पढ़ नहीं पाए थे, अक्रॉस द लाइन खेलने गए थे और गेंद स्टंप्स पे जा लगी, लेकिन चूंकि फ्री हिट है इसलिए आउट तो हो ही नहीं सकते किसी भी परिस्थिति में विराट कोहली। और ये रन और मिल गए भारत को, जिसने 2 रन के करीब ला दिया है, मंजिल को नजदीक ला दिया है भारत के लिए। 158 अब स्कोर, 5 विकेट पर 2 गेंदें अभी भी शेष हैं, और भारत को बनाने हैं केवल 2 रन। 19.4 ओवर हो चुके हैं, और 22 के रूप में ये रन भारत को मिले हैं, जो 3 रन पिछली गेंद पर आए फ्री हिट में। तो रन कैसे भी आए, बस आने चाहिए, और वो आ गए हैं, भारत का काम बन गया है। तो काफी विचार विमर्श हुआ, और उसके बाद ये 22 के रूप में रन दिए गए 3। तो उन 3 रनों ने भारत को अब जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया है। 2 रन चाहिए 2 गेंदों में, और अभी भी काफी चर्चा आपस में हो रही है मोहम्मद नवाज, कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के बीच में, जबकि स्ट्राइक पर होंगे दिनेश कार्तिक, क्योंकि 3 रन दौड़े थे। 2 गेंदों में 2 रन चाहिए। इस मैच का जो रोमांच है और जो उत्तेजना है वो देखने लायक। सबकी सांसें थमी हुई। बयासी पर नाबाद हैं, और ये अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर की बराबरी की है विराट कोहली ने पाकिस्तान के विरुद्ध T20 विश्व कप में। 81 था पहले, और अब 82 पर नाबाद है।
लेकिन अब स्ट्राइक पर हैं दिनेश कार्तिक और काफी लंबी चर्चा बाबर आजम और तमाम फील्डर्स के बीच हो रही है कि गेम को, फील्ड को कहां सेट किया जाए, लेकिन 2 रन बचाना अब यहां से बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान को। दिनेश कार्तिक फील्डिंग का मुआयना कर रहे हैं कि कहां से रन आ सकते हैं। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ है, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और कवर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है। तो दिनेश कार्तिक, उनके सामने नवाज, 5वीं गेंद इस ओवर की और उसे बाहर निकल आए थे दिनेश कार्तिक और रिजवान ने काफी चुस्ती दिखाई, फुर्ती दिखाई और न सिर्फ ये डॉट बॉल हुई बल्कि विकेट भी हासिल होता हुआ स्टंपिंग आउट किया है रिजवान ने अपने अपोनेंट विकेट कीपर दिनेश कार्तिक को। तो 6ठा विकेट भारत ने खोया दिनेश कार्तिक के रूप में और अब एक गेंद में 2 रन चाहिए। तो अगर 1 रन आ जाता है आखिरी गेंद पर तो स्कोर टाई हो जाएंगे और सुपर ओवर में जाएगा ये मैच। तो वाकई भारत पाकिस्तान के मैच की जो उत्तेजना है, जो रोमांच है, वो साफ दिखाई दे रही है। लेकिन कमाल की फुर्ती दिखाई रिजवान ने, ये देखते हुए कि काफी बाहर निकल गए हैं दिनेश कार्तिक, फुर्ती दिखाई, गेंद को कलेक्ट किया और स्टंप्स बिखेर दिए और काफी बाहर। दिनेश कार्तिक को मौका ही नहीं था वापस आने का, जब तक बल्ला रखा तब तक काम तमाम हो चुका था दिनेश कार्तिक की पारी का। लेकिन इस डिसमिसल ने, इस विकेट ने फिर से इस मैच को बहुत ही रोमांचक बना दिया है। आउट का इशारा आया रिचर्ड कैटलबरा का, जो कि 3rd अंपायर हैं, टीवी अंपायर हैं, और अब अश्विन आए हैं अंतिम गेंद का सामना करने के लिए। तो अश्विन देखते हैं क्या करते हैं इस अंतिम गेंद के साथ। यदि 1-2 रन आ गए भारत के पक्ष में तो भारत के नाम ये मैच हो जाएगा, ये मुकाबला भारत जीत जाएगा। लेकिन कहीं केवल 1 ही रन आया तो ये मैच टाई हो जाएगा और सुपर ओवर का इंतजार करना होगा। तो वाकई ये मैच इतना दिलचस्प होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। 160 ही का ही लक्ष्य भारत के सामने है, लेकिन उसे हासिल करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है भारत को। अंतिम गेंद और वाइड, 1 रन और आ गया, स्कोर अब टाई हो गए हैं और अब एक गेंद में 1 रन चाहिए। और वाकई मोहम्मद नवाज ने जिस तरह से नवाजा है, वाइड गेंदे करके, नो बॉल करके, फुल टॉस करके, शुक्रिया अदा करेगी भारतीय टीम मोहम्मद नवाज का कि इस अंतिम ओवर में उन्होंने काम आसान कर दिया है भारत का। और अब केवल 1 रन चाहिए आखिरी गेंद पर। बस अश्विन कैसे खेलते हैं उस गेंद को ये देखना होगा और निश्चित रूप से नवाज पर भी काफी प्रेशर होगा, दबाव होगा। आखिरी ओवर वो भी स्पिनर कोई करे और वो भी दिग्गज बल्लेबाजों के सामने, विराट कोहली हो या अश्विन हो, अनुभवी खिलाड़ी। तो सर्कल के अंदर अब काफी खिलाड़ी हैं सिंगल रोकने के लिए। तो देखते हैं अश्विन क्या करते हैं इस आखिरी गेंद के साथ। नवाज काफी वक्त ले रहे हैं गेंद करने के लिए। आखिरी गेंद, निर्णायक गेंद, और ये गेंद और उसे उठाकर मारा है और उसके साथ ही भारत ने इस रोमांचक मुकाबले को जीत लिया है बड़े ही सनसनीखेज अंदाज में। आखिरी गेंद पर चिप करके रविचंद्रन अश्विन ने उस गेंद को भेजा सीमा पार और एक और जीत ऐतिहासिक भारत ने दर्ज कर ली है। मिशन मेलबर्न का इस विश्व कप का शानदार आगाज भारत ने किया है, पाकिस्तान को शिकस्त देकर 4 विकेट से इस मुकाबले में पराजित करके एक धमाकेदार शुरुआत की है भारत ने अपने इस विश्व कप अभियान की और एक असंभव सी जीत के संभव करके दिखाया है भारतीय टीम ने। और इसका श्रेय पूरी टीम को जाता है, खासतौर पर विराट कोहली को, जिस तरह से उन्होंने उस पारी को एंकर किया, भारतीय पारी को, और अंत तक नॉट आउट रहे, नाबाद रहे। और इस पारी की बदौलत भारत ने इस मुकाबले को 4 विकेट से जीत लिया है। तो बहुत ही निराश और मायूस होगी पाकिस्तानी टीम। एक तरह से पाकिस्तान के जबड़े से उस मुकाबले को खींच लिया भारत ने और उलट दिया, इस मैच को पलट दिया और इस मुकाबले को जीत करके अपनी शानदार शुरुआत की है इस विश्व कप क्रिकेट में।
तो सभी खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली को बधाई देते हुए उस शानदार पारी के लिए। तो इस सूचना के साथ कि इस T20 विश्व कप का पहला मैच भारत ने अपनी परंपरागत कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 4 विकेट से पराजित करके अपनी विजयी शुरुआत की है। मैं सुनील वैद्य अपने साथी कमेंटेटर प्रकाश वाकणकर, स्कोरर सुनील लांडगे, सांख्यिकी विशेषज्ञ ओम प्रकाश शर्मा के साथ इजाजत चाहूंगा। लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रसारण के बाद अब से कुछ ही देर बाद स्टूडियो से एक दिलचस्प कार्यक्रम होगा हीरो ऑफ द 2020, जिसमें भाग लेंगे